लिन हैंग एक साधारण युवक था जिसने हमेशा बेहद सामान्य और संघर्ष भरा जीवन जिया था। उसकी जिंदगी बिना किसी खास उम्मीद के आगे बढ़ रही थी, लेकिन एक दिन सब कुछ अचानक बदल गया। पूरी दुनिया एक अंधीन महासागर में तब्दील हो गई। रहस्यमयी सिस्टम ने कुछ चुनिंदा लोगों को एक शुरुआती नाव दी, जिसकी बदौलत वे प्रलय से बच सके। उस समय हर नाव की कीमत $10 मिलियन रखी गई थी, और अधिकांश लोगों की तरह लिन हैंग ने भी लालच में आकर अपनी नाव बेच दी। 3 दिन बाद विनाशकारी बाढ़ आई और समुद्र में रहने वाले जीव भयानक उत्परिवर्ती राक्षसों में बदल गए। जिन लोगों ने अपनी नावें बचाकर रखी थीं, वे नए संसार के शक्तिशाली लॉर्ड बन गए, जबकि नाव बेचने वाले लोग उनकी दया पर जीने को मजबूर हो गए। लिन हैंग भी उन्हीं बदनसीब लोगों में था। वो नाइट स्नैक नाम के एक निर्दयी लॉर्ड का गुलाम बन गया। केवल जिंदा रहने के लिए वो दिन रात कठिन मेहनत करता रहा, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार साबित हुई। एक दिन नाइट स्नैक ने उसे ताना मारते हुए कहा कि हाल के दिनों में उसका समर्पण कम हो गया है और उसे शिकायत करना बंद कर देना चाहिए। लिन हैंग ने मजबूरी में कहा कि वो अपनी छोटी बहन को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। इस पर लॉर्ड ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी बहन की अच्छी तरह देखभाल की जा रही है। उसी समय उसकी बहन ने चीखते हुए अपने भाई से भाग जाने की विनती की। बहन की वो दर्द भरी आवाज सुनकर लिन हैंग का खून खौल उठा। उसने गुस्से में नाइट स्नैक को श्राप देते हुए कहा कि उसे अपने हर पाप का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन लॉर्ड अहंकार से हंसते हुए बोला कि वो उसका क्या बिगाड़ सकता है। 2 वर्षों तक अपमान और कठिनाइयों के बीच जीने के बाद लिन हैंग को लगा कि उसका जीवन इसी दुखद अंत तक सीमित रह जाएगा। उसने मन ही मन स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाए। उसी क्षण उसके भीतर उठी तीव्र भावनाओं को सिस्टम ने महसूस किया। अचानक एक चेतावनी सुनाई दी कि अत्यधिक भावनात्मक उतार चढ़ाव का पता चल चुका है। संसाधन अलर्ट सक्रिय हो गया है और सिस्टम उससे बंद रहा है। अगले ही पल टाइम रिवाइंड सक्रिय हो गया और समय पीछे लौटने लगा। जब लिन हैंग ने दोबारा आंखें खोली तो वो हैरान रह गया। वो सचमुच समय में पीछे लौट चुका था। उसके सामने वही पुरानी दुनिया थी, लेकिन इस बार उसे पता था कि केवल 3 दिन बाद पूरी दुनिया विनाशकारी बाढ़ में डूब जाएगी। उसने अविश्वास से चारों ओर देखा और समझ गया कि उसे अपनी पिछली जिंदगी की सभी यादें अब भी याद हैं। तभी सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी। उसने लिन हैंग का स्वागत करते हुए बताया कि वो इस बार एक विशेष चुना हुआ खिलाड़ी है। उसे अपना पहला सिस्टम मिशन और शुरुआती इनाम प्राप्त करना होगा। लिन हैंग समझ गया कि इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया है। उसने बिना देर किए इनाम स्वीकार करने का निर्णय लिया। सिस्टम ने घोषणा की कि मिशन सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया गया है। मिशन पूरा होने पर उसे भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और साथ ही एक दुर्लभ दिव्य कौशल भी प्रदान किया जाएगा। ये सुनकर लिन हैंग अत्यंत उत्साहित हो गया, क्योंकि अपने पिछले जीवन में उसने देखा था कि पूरे संसार में केवल सबसे शक्तिशाली और दुर्लभ लॉर्ड्स के पास ही 1 या 2 दिव्य कौशल होते थे। इसके बाद सिस्टम ने उसका शुरुआती इनाम प्रदान किया। उसकी ताकत में 100 अंकों की वृद्धि हुई, गति में 100 अंकों का इजाफा हुआ और उसकी रक्षा शक्ति भी 100 अंक बढ़ गई। अचानक उसके पूरे शरीर में अपार ऊर्जा दौड़ने लगेगी। उसे महसूस हुआ कि वो पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली बन चुका है। लिन हैंग ने मन ही मन दृढ़ संकल्प लिया कि इस बार वो वही गलती कभी नहीं दोहराएगा। वो अपनी शुरुआती नाव को बेचने के बजाय लगातार अपग्रेड करेगा और उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली प्रलयकालीन यॉट में बदलेगा। उसने कसम खाई कि इस जीवन में वो किसी का गुलाम नहीं बनेगा, बल्कि इतना शक्तिशाली बनेगा कि भविष्य का हर राजा उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर होगा। कुछ ही क्षण बाद पूरी दुनिया के हर चुने हुए खिलाड़ी के सामने सिस्टम की आवाज गूंज उठी। सिस्टम ने घोषणा की कि प्रत्येक खिलाड़ी को एक शुरुआती नाव प्रदान की गई है। अब उनके पास केवल 5 मिनट हैं ये निर्णय लेने के लिए कि वे अपनी नाव अपने पास रखना चाहते हैं या $10 मिलियन लेकर उसे बेच देना चाहते हैं। 5 मिनट पूरे होते ही उनका फैसला हमेशा के लिए तय हो जाएगा। अचानक पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। एक खिलाड़ी घबराकर पूछने लगा कि अचानक क्या हो रहा है। दूसरा हैरान था कि उसके सामने यह नाव कहां से आ गई और आखिर उसका पीछा क्यों कर रही है। तीसरे ने डरते हुए सोचा कि कहीं ये कोई भूत तो नहीं है। चारों ओर लोग भय और उलझन में चिल्ला रहे थे। कुछ लोगों ने जल्दी ही इस अवसर को धन कमाने का साधन समझ लिया। किसी ने कहा कि केवल भाग्यशाली लोगों को ही ये शुरुआती नाव मिली है। दूसरे ने $10 मिलियन का नाम सुनते ही खुशी से कहा कि ये तो मानो स्वर्ग से मिला हुआ उपहार है, इसलिए वो बिना सोचे समझे नाव बेच देगा। किसी और ने नाव को बेकार कबाड़ बताते हुए कहा कि आखिर ऐसी छोटी नाव किस काम आएगी। कुछ ही पलों में जिन लोगों ने नाव बेचने का विकल्प चुना, उनके बैंक खातों में सचमुच $10 मिलियन पहुंच गए। पैसे देखते ही वे खुशी से उछल पड़े और विश्वास ही नहीं कर पाए कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। देखते ही देखते भीड़ एक दूसरे को नाव बेचने के लिए उकसाने लगी और हर तरफ एक ही आवाज सुनाई देने लगी, बेच दो, जल्दी बेच दो। लिन हैंग ये सब शांत भाव से देख रहा था। उसके मन में पिछले जीवन की दर्दनाक यादें ताजा हो गईं। उसने सोचा कि यह सब अभी भले ही अवास्तविक लग रहा हो, लेकिन बैंक खाते में पहुंचा पैसा पूरी तरह असली है। फिर भी वो जानता था कि यह भगवान का एक क्रूर मजाक है, जिसकी कीमत बाद में पूरी मानवता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। कुछ ही देर बाद सिस्टम ने घोषणा की कि खिलाड़ी लिन हैंग ने अपनी नाव नहीं बेची है। उसी क्षण उसकी शुरुआती नाव अपग्रेड सिस्टम से बंध गई। सिस्टम ने बताया कि अब उसे नाव को लगातार अपग्रेड करने के लिए आवश्यक शर्तें पूरी करनी होंगी। जितनी ऊंची स्तर की नाव होगी, वो उतनी ही अधिक शानदार और शक्तिशाली बनती जाएगी। इसके साथ ही सिस्टम ने उसका पहला मिशन पूरा होने की घोषणा की। शुरुआती नाव का स्वामी बनने के इनाम के रूप में उसे एक दिव्य कौशल प्रदान किया गया। यह विशेष क्षमता उसकी नाव को अत्यधिक तेज गति से चलाने में सक्षम बनाती थी। हालांकि इसे हर 24 घंटे में केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता था। लिन हैंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो अच्छी तरह जानता था कि यही कौशल आने वाले समय में उसे बाकी सभी खिलाड़ियों से कई कदम आगे पहुंचा देगा। इस बार उसकी किस्मत बदल चुकी थी और उसने ठान लिया था कि वो इस नए अवसर को किसी भी कीमत पर व्यर्थ नहीं जाने देगा। दिव्य कौशल प्राप्त करने के बाद लिन हैंग ने अपनी नई क्षमता को ध्यान से समझा। पिछले जीवन का अनुभव उसे साफ बता चुका था कि प्रलय आने के बाद केवल ताकत ही नहीं, बल्कि गति भी जीवन और मृत्यु का फैसला करेगी। उसने बिना देर किए अपनी विशेष क्षमता सक्रिय कर दी। सिस्टम ने तुरंत सूचना दी कि उसकी शुरुआती नाव अब उसके निजी स्पेस से जुड़ चुकी है और जब चाहे वो उसे तुरंत बुला सकता है। इसका मतलब था कि अब उसे नाव को हर समय अपने साथ रखने की आवश्यकता नहीं थी। उसी समय उसके पीछे से एक परिचित आवाज सुनाई दी। उसका पुराना सुपरवाइजर लोन शूडोंग मुस्कुराते हुए उसके पास आया और ताने मारते हुए बोला कि आज वो बिना नमस्ते किए ही इतनी जल्दी ओवरटाइम करने क्यों भाग रहा है। लिन हैंग ने शांत निगाहों से उसकी ओर देखा। ये वही आदमी था जिसने उसके पिछले जीवन में उसे वर्षों तक अपमानित किया था। इस बार उसके चेहरे पर डर या झिझक का कोई नामो निशान नहीं था। उसने ठंडे स्वर में कहा कि अब समय बदल चुका है और बेहतर होगा कि लोन शूडोंग खुद अपना ख्याल रखे। ये जवाब सुनकर लोन शूडोंग चौंक गया। उसने व्यंग्य करते हुए कहा कि उसका छोटा सा चमचा अब उससे उल्टा जवाब देने लगा है। क्या उसे अपनी नौकरी की कोई परवाह नहीं रही। लिन हैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया कि उसने तय कर लिया कि अब वो किसी का गुलाम बनकर काम नहीं करेगा। लोन शूडोंग हंस पड़ा। उसने कहा कि अगर वो नौकरी छोड़ देगा तो अपनी बहन और अपनी प्रेमिका का खर्च कैसे उठाएगा। ये सुनते ही लिन हैंग की आंखों में ठंडा गुस्सा भर गया। उसे अपने पिछले जीवन की सारी घटनाएं याद आ गईं। उसकी प्रेमिका ही शुगवांग ने विश्वासघात करके उसके सारे संसाधन छीन लिए थे और उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। उसने मन ही मन कसम खाई कि इस बार वही लोग उसके सामने घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांगेंगे। अब उसके सामने सबसे महत्वपूर्ण काम था छिपे हुए संसाधनों को सबसे पहले ढूंढना। सिस्टम के प्रकट होने के बाद पूरी दुनिया में अनेक गुप्त संसाधन दिखाई देने लगे थे, लेकिन अधिकांश लोगों को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। केवल अपने पिछले जीवन की यादों के कारण लिन हैंग जानता था कि कौन सी जगह पर क्या छिपा हुआ है। उसका पहला लक्ष्य था रैप्टर इंजन। पिछले जीवन में किसी भाग्यशाली व्यक्ति को यह इंजन संयोग से मिल गया था और उसी की मदद से वह शुरुआती दौर में लगभग अजेय बन गया था।
लिन हैंग जानता था कि नाव को लगातार अपग्रेड करने के लिए सिस्टम के मिशन पूरे करने होंगे और पानी में छिपे संसाधनों की खोज करनी होगी। यही इस समय उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। उसने मन ही मन सोचा कि बाढ़ आने के बाद पूरी दुनिया समुद्र में बदल जाएगी, पता नहीं फिर इंसानों को कभी जमीन देखने का मौका मिलेगा भी या नहीं। इसलिए अभी जो कुछ भी करना है इन्हीं 3 दिनों के भीतर करना होगा। वो अपने पुराने अनुभव के आधार पर एक सुनसान स्थान पर पहुंचा। उसे पूरा विश्वास था कि यहीं कहीं एक महत्वपूर्ण छिपा हुआ संसाधन मौजूद है, लेकिन वो ये भी जानता था कि ऐसे संसाधनों के आसपास अक्सर खतरनाक उत्परिवर्ती जीव छिपे रहते हैं। उसने आसपास का हर कोना ध्यान से देखा और आखिरकार उसे वो छिपा हुआ संसाधन मिल गया। उसने उत्साहित होकर सोचा कि यही वो रैप्टर इंजन होगा जिसके सहारे पिछले जीवन में एक साधारण खिलाड़ी शुरुआत से ही लगभग अजेय बन गया था। लेकिन जैसे ही उसने उसे ध्यान से देखा, वो कुछ क्षणों के लिए हैरान रह गया। यह रैप्टर इंजन नहीं था। उसके सामने उससे भी कहीं अधिक दुर्लभ सांजी इंजन रखा था। लिन हैंग की आंखों में उत्साह चमक उठा। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसकी किस्मत इस बार पिछले जीवन से भी कहीं बेहतर है। उसने मन ही मन हिसाब लगाया कि सांजी इंजन की शक्ति रैप्टर इंजन से लगभग 3 गुना अधिक है। यदि इसे उसके दिव्य उच्च गति कौशल के साथ जोड़ दिया जाए तो उसकी नाव पानी पर ऐसी गति से दौड़ेगी कि बाकी सभी खिलाड़ी उससे बहुत पीछे रह जाएंगे। उसने बिना एक पल गवाए सिस्टम को आदेश दिया कि इंजन तुरंत उसकी नाव में स्थापित कर दिया जाए। सिस्टम ने आदेश स्वीकार किया और घोषणा की कि सांजी इंजन सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है तथा उसकी स्थापना पूरी हो चुकी है। उसी क्षण उसकी शुरुआती नाव की गति कई गुना बढ़ गई। इंजन की अतिरिक्त शक्ति के कारण अब उसकी नाव पहले से कहीं अधिक तेज और शक्तिशाली हो चुकी थी। लिन हैंग संतुष्ट होकर मुस्कुराया। वह जानता था कि जैसे ही बाढ़ आएगी वह संसाधन बिंदुओं तक सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति होगा। तभी सिस्टम की एक और सूचना उसके सामने प्रकट हुई। सिस्टम ने उसे बधाई देते हुए बताया कि उसने पहला छिपा हुआ संसाधन सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। इस उपलब्धि के पुरस्कार स्वरूप उसकी नाव का पहला अपग्रेड पूरा हो गया। कुछ ही क्षणों में उसकी साधारण शुरुआती नाव बदलकर एक छोटी यॉट में परिवर्तित हो गई। नई यॉट पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत, विशाल और उपयोगी थी। अब उसमें काफी अधिक सामान रखा जा सकता था। सिस्टम के अनुसार उसमें कम से कम 1 महीने तक चलने लायक भोजन, पानी और अन्य आवश्यक आपूर्तियां सुरक्षित रखी जा सकती थी। अपनी नई यॉट को देखकर लिन हैंग के मन में आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उसने महसूस किया कि इस बार उसकी हर योजना बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही है। तभी उसका फोन लगातार बजने लगा। उसने मन ही मन निश्चय किया कि इस जीवन में वही लोग एक दिन उसके सामने घुटनों के बल गिरकर दया की भीख मांगेंगे। दूसरी ओर लोन सुडोंग था। उसने गुस्से से पूछा कि लिन हैंग उसके संदेशों का जवाब क्यों नहीं दे रहा। उसकी आवाज में वही पुराना अहंकार साफ झलक रहा था। लिन हैंग बिना डरे उसके सामने पहुंचा और शांत स्वर में कहा कि आज से वो किसी का गुलाम नहीं बनेगा। वो यहाँ केवल अपना सामान लेने आया है और इसके बाद हमेशा के लिए यह जगह छोड़ देगा। लोन सुडोंग उसकी बात सुन हंस पड़ा। उसने व्यंग्य करते हुए पूछा कि क्या उसने कोई गलत दवा खा ली है। उसने धमकी दी कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो पूरे उद्योग में उसे ब्लैकलिस्ट करवा देगा, जिससे उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। इतना कहकर उसने अपने पास खड़ी ही शुगवांग की ओर इशारा किया। वो वही लड़की थी जिसे लिन हैंग ने पिछले जीवन में पूरे दिल से चाहा था। लोन सुडोंग ने घमंड से कहा कि अब वो उसकी प्रेमिका भी उसकी हो चुकी है। ही शुगवांग ने भी बिना किसी शर्म के लिन हैंग का अपमान किया। उसने तिरस्कार से कहा कि वो लोन सुडोंग के बराबर तो क्या, उसके पैरों के बाल के बराबर भी नहीं है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि उसने इतने वर्षों तक लिन हैंग जैसे इंसान के साथ रिश्ता निभाया था। उसे लगा कि उस समय उसका दिमाग ही खराब हो गया होगा। उन दोनों की बातें सुनकर भी लिन हैंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा कि वे दोनों वास्तव में एक दूसरे के लिए ही बने हैं। फिर उसने ही शुगवांग की आंखों में देखते हुए कहा कि सच तो यह है कि उसने उसे कभी सच्चे दिल से पसंद ही नहीं किया। ये सुनते ही लोन सुडोंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने लिन हैंग को निकृष्ट और नाकारा कहकर धमकाया कि अगर उसने दोबारा उसके सामने आने की कोशिश की तो वो उसे सड़क पर सोने के लिए मजबूर कर देगा। फिर उसने अपने गुंडों को आदेश दिया कि वे इस लड़के को ऐसा सबक सिखाएं जिसे वो कभी न भूल सके। आदेश मिलते ही कई गुंडे लिन हैंग की ओर बढ़ने लगे, लेकिन इस बार सामने वही कमजोर युवक नहीं था। सिस्टम द्वारा मिली 100 अतिरिक्त ताकत, 100 अतिरिक्त गति और 100 अतिरिक्त रक्षा ने उसे सामान्य इंसानों से कहीं अधिक शक्तिशाली बना दिया था। जैसे ही पहला गुंडा उस पर झपटा, लिन हैंग बिजली की तरह हरकत में आया। एक ही बार में उसने दूर फेंक दिया। दूसरा हमला करने आया तो वह भी कुछ समझ पाता, उससे पहले जमीन पर पड़ा था। कुछ ही क्षणों में सभी गुंडे दर्द से कराहते हुए इधर उधर बिखर चुके थे। जो लोग ये दृश्य देख रहे थे वे हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सुडोंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चीख कर कहा कि लिन हैंग की हिम्मत कैसे हुई उसके लोगों को हाथ लगाने की। उसने धमकी दी कि अगर वो इसी तरह उसके खिलाफ जाता रहा तो वो उसे पूरी तरह मिटा देगा। लिन हैंग ने उसकी ओर देखा और पूरी शांति से कहा कि वो पीछे हट जाए। उसे इन जैसे लोगों से उलझने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसके लिए ये लड़ाई केवल शुरुआत थी। असली युद्ध अभी 3 दिन बाद आने वाला था। उसे अच्छी तरह पता था कि अब केवल 1 दिन बचा है। समय का हर पल अमूल्य था। उसने बिना देर किए इंटरनेट के माध्यम से बड़ी मात्रा में आवश्यक सामान का ऑर्डर देना शुरू कर दिया। उसके मन में अपनी छोटी बहन मैंगमिंग की यादें उमड़ने लगी। पिछले जीवन में प्रलय शुरू होने से पहले वो उसके साथ बहुत कम समय बिता पाया था। केवल प्रलय के बाद के कठिन दिनों में ही भाई बहन कुछ समय तक साथ रह सके थे, लेकिन वो भी अधिक दिनों तक नहीं चला। अपनी बहन को खो देने का दर्द आज भी उसके दिल में ताजा था। उसने मन ही मन दृढ़ संकल्प लिया कि इस बार ऐसा कभी नहीं होगा। इस जीवन में वो किसी भी कीमत पर मैंगमिंग की रक्षा करेगा। क्योंकि अभी प्रलय शुरू नहीं हुआ था, इसलिए बाजार में हर चीज आसानी से उपलब्ध थी। लिन हैंग ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। उसने इतना राशन इकट्ठा कर लिया कि वो और मैंगमिंग कम से कम 3 महीने तक आराम से जीवित रह सकते थे। इसके अलावा उसने विभिन्न प्रकार के हथियार, सुरक्षा उपकरण और आवश्यक गियर भी तैयार कर लिए ताकि किसी भी आपात स्थिति का सामना किया जा सके। उसने विशेष रूप से दवाइयों का भी बड़ा भंडार इकट्ठा किया। वो जानता था कि प्रलय के बाद दवाइयां सोने से भी अधिक मूल्यवान हो जाएंगी। एक छोटी सी दवा की गोली के बदले भारी मात्रा में संसाधनों का व्यापार किया जा सकेगा। सारी तैयारी पूरी करने के बाद उसने आसमान की ओर देखा। उसे पता था कि आज ही वो दिन है जब पूरी मानव सभ्यता बदल जाएगी। इंसानों द्वारा बनाई गई हर इमारत, हर सड़क और हर शहर समुद्र के नीचे समा जाएगा। कुछ समय बाद उसकी बहन मैंगमिंग वहां पहुंची। उसने अपने भाई को चिंतित देखकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। उसे बताया गया था कि कोई बहुत जरूरी काम है, इसलिए वो तुरंत चली आई थी। लिन हैंग ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है। उसने केवल इतना कहा कि अब से वे दोनों हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी दुनिया बदल देगा। मैंगमिंग उसकी बात सुनकर उलझन में पड़ गई। उसने मजाक करते हुए पूछा कि क्या उसके भाई ने फिर से कोई नई यॉट खरीद ली है। लिन हैंग हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि वो अपने भाई पर भरोसा रखे। उसने साफ कहा कि आज वे कहीं बाहर नहीं जाएंगे और यहीं साथ रहेंगे। मैंगमिंग को अपने भाई की बातें पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उसने हमेशा की तरह उस पर भरोसा किया। उसने बताया कि वो पहले ही स्कूल में सूचना दे चुकी है कि आज दोपहर वो बाहर रहेगी, इसलिए अब उसे कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं है। लिन हैंग ने राहत की सांस ली। वो आने वाले विनाश का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसे पता था कि कुछ ही घंटों बाद पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। समय तेजी से बीत रहा था। लिन हैंग ने अपनी घड़ी पर नजर डाली और गहरी सांस ली। अब प्रलय आने में केवल आधा घंटा बाकी था।
उसने मैंगमेंग को गंभीर स्वर में समझाना शुरू किया। सबसे पहले उसने कहा कि किसी भी हालत में एक्वेरियम के पास नहीं जाना है, क्योंकि बाढ़ शुरू होते ही वहां मौजूद जलीय जीव रहस्यमयी ऊर्जा के प्रभाव से उत्परिवर्ती राक्षस बन जाएंगे। वे सामान्य इंसानों को देखते ही हमला करेंगे। इसके बाद उसने बताया कि पानी बहुत तेजी से शहरों में फैल जाएगा और कुछ ही मिनटों में अनगिनत इमारतें पूरी तरह डूब जाएंगी। जिन लोगों के पास नाव होगी वे भी सुरक्षित नहीं रहेंगे यदि वे सही समय पर ऊंची जगह नहीं पहुंचे। इसलिए बाढ़ शुरू होते ही तुरंत सुरक्षित स्थान छोड़ना होगा और समय बर्बाद नहीं करना होगा। लिन हैंग ने आगे चेतावनी दी कि बाढ़ आने के लगभग 10 मिनट बाद बिजली घर पूरी तरह पानी में डूब जाएगा। जैसे ही बिजली का करंट पानी में फैलेगा, आसपास का पूरा इलाका मौत का जाल बन जाएगा। उस समय वहां से बच निकलना लगभग असंभव होगा। मैंगमेंग अभी भी अपने भाई की बातों को पूरी तरह समझने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक उनके सामने लोन सुडोंग दिखाई दिया। उसके साथ कई गुंडे भी थे। लोन सुडोंग ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि आखिरकार लिन हैंग खुद उसके सामने आ जाएगा। तभी मैंगमेंग ने डरते हुए पूछा कि ये लोग कौन हैं और इतने खतरनाक क्यों लग रहे हैं। लिन हैंग ने शांत स्वर में अपनी बहन को आश्वासन दिया कि उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोन सुडोंग ने हंसते हुए बताया कि उसने पहले ही मैंगमेंग की लोकेशन का पता लगा लिया था। वो चाहता था कि वो अपनी आंखों से देखे कि डोंग जी किस तरह उसके भाई को पूरी तरह कुचल देगा। इतने में लोन सुडोंग ने अपने साथ खड़े डोंग जी को इशारा किया और आदेश दिया कि पहले लिन हैंग के पैर तोड़ दिए जाएं। डोंग जी घमंड से आगे बढ़ा। उसने खुद को इस इलाके का सबसे ताकतवर आदमी बताते हुए लिन हैंग से मरने के लिए तैयार रहने को कहा। ये सब देखकर मैंगमेंग घबरा गई। उसने अपने भाई का हाथ पकड़कर कहा कि उन्हें तुरंत वहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन लिन हैंग बिल्कुल शांत था। उसने अपनी बहन की ओर देखकर कहा कि उन्हें भागने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस चीज का वो इंतजार कर रहा था वो अब आने ही वाली है। उसी क्षण अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगी। चारों ओर मौजूद लोग घबराकर चीखने लगे। किसी को लगा कि भूकंप आ गया है। इमारतें हिलने लगी, सड़कें कांप उठी और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कि शुगवांग डरते हुए डोंग जी से पूछने लगी कि आखिर हो क्या रहा है। मैंगमेंग ने भी घबराकर अपने भाई की ओर देखा और पूछा कि ये सब क्या है। लिन हैंग ने शांत स्वर में केवल इतना कहा कि अब सब कुछ शुरू होने वाला है। अगले ही पल धरती का कंपन और भी भयानक हो गया। दूर दूर तक समुद्र की गर्जना सुनाई देने लगी। विशाल लहरें शहर की ओर बढ़ रही थी और मानव सभ्यता के अंत की उल्टी गिनती पूरी हो चुकी थी। प्रलय आखिरकार शुरू हो चुका था। भयानक कंपन के बाद कुछ ही क्षणों में चारों ओर से समुद्र का पानी शहर में घुसने लगा। विशाल लहरें सड़कों, इमारतों और वाहनों को अपने साथ बहाती चली गई। देखते ही देखते पूरा इलाका चीख पुकार से भर गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन पानी इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाए। ही शुगवांग घबराकर डोंगजी के पास पहुंची और कॉम्पती आवाज में उससे कुछ करने की गुहार लगाने लगी। उसे उम्मीद थी कि डोंगजी हमेशा की तरह कोई रास्ता निकाल लेगा, लेकिन इस बार डोंगजी भी घबराया हुआ था। उसने झुंझलाकर उसे चुप रहने को कहा और बोला कि इतनी बड़ी आपदा को वो कैसे रोक सकता है। तभी अचानक उसे कुछ दिन पहले सिस्टम की आवाज याद आई, जिसने उसे एक शुरुआती नाव दी थी। ये याद आते ही उसके चेहरे पर उम्मीद लौट आई। उसने सबको शांत रहने को कहा और विश्वास दिलाया कि उसके पास बचने का उपाय है। ही शुगवांग ने राहत की सांस ली और खुशी से कहा कि उसे पहले से ही पता था कि डोंगजी सब संभाल लेगा। उसने विश्वास जताया कि जब तक वो उसके साथ है वो हमेशा सुरक्षित रहेगी। आसपास खड़े कई लोग भी डोंगजी से विनती करने लगे कि वो उन्हें भी अपनी नाव में जगह दे दे। उनका कहना था कि नाव के बिना वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। डोंगजी ने घमंड से अपनी छोटी सी नाव की ओर देखा और तिरस्कार से बोला कि नाव पहले ही बहुत छोटी है, उसमें उनके लिए कोई जगह नहीं है। उसने सबको दुत्कारते हुए वहां से दूर हो जाने को कहा। यह सुनकर लोन सुडोंग घुटनों के बल बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर विनती की कि अब नाव में थोड़ी सी जगह तो बची ही होगी। उसने कहा कि वो पूरे रास्ते चप्पू चलाएगा और हर आदेश मानेगा, बस उसे अपने साथ ले लिया जाए। डोंगजी ने कुछ देर सोचा और आखिरकार उसे अपने साथ आने की अनुमति दे दी। लोन सुडोंग ने राहत की सांस ली और जल्दी से नाव पर चढ़ गया। दूसरी ओर शुगवांग ने लिन हैंग की ओर देखकर जहर भरी मुस्कान के साथ उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा कि अब लिन हैंग निश्चित रूप से मर जाएगा। वह और उसका बेकार भाई इस बाढ़ में डूबकर खत्म हो जाएंगे। लोन सुडोंग ने भी व्यंग्य करते हुए कहा कि अब उनके पास कुछ नहीं बचा और उनका अंत तय है। लेकिन लिन हैंग बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने मैंगमेंग की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब आखिरकार उनकी बारी आ गई है। डोंगजी की नाव धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ने लगी। लोन सुडोंग हंसते हुए बोला कि लिन हैंग हमेशा से मूर्ख था और अब तो उसका अंत निश्चित है। उसे पूरा विश्वास था कि वो अब तक पानी में डूब चुका होगा। तभी लिन हैंग ने शांत मुस्कान के साथ कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके बड़े भाई ने सब कुछ पहले से तैयार कर रखा है। अगले ही क्षण वो और मैंगमेंग सुरक्षित रूप से अपनी यॉट पर सवार हो गए, जबकि बाकी लोग अपनी छोटी सी नाव में जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसने घबराकर पूछा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। लिन हैंग ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि बाढ़ अब पूरी तरह शुरू हो चुकी है और आज के बाद दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। मानव सभ्यता का पुराना युग समाप्त हो चुका है और अब एक नए क्रूर संसार की शुरुआत हो रही है। मैंगमेंग ने चारों ओर फैले अनंत समुद्र को देखा और फिर अपने भाई से पूछा कि अब वे आगे कहां जाने वाले हैं। उधर दूसरी ओर डोंगजी की छोटी नाव विशाल लहरों के बीच बुरी तरह डगमगा रही थी। वो लगातार लोन सुडोंग पर चिल्ला रहा था कि तेजी से चप्पू चलाता रहे और किसी भी हालत में नाव को पलटने न दे। वो बार बार चेतावनी दे रहा था कि अगर वो पानी में गिर गया तो उसका बचना असंभव होगा। लोन सुडोंग पूरी ताकत से चप्पू चला रहा था। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उनकी छोटी नाव को हर पल डुबाने की कोशिश कर रही थी, फिर भी वो किसी तरह नाव को आगे बढ़ा रहा था। डोंगजी ने व्यंग्य से कहा कि केवल ये सोचकर ही उसे सुकून मिल रहा है कि लिन हैंग जैसा निकम्मा इस समय कहीं पानी में डूब रहा होगा। ये शुगवांग भी हंसते हुए बोली कि ये बाढ़ उनके लिए अच्छी साबित हुई। कम से कम उन्हें लिन हैंग जैसी मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। लेकिन उनकी ये खुशी कुछ ही क्षणों की थी। अचानक ही शुगवांग की नजर समुद्र की सतह पर पड़ी। उसने डर के मारे चीखते हुए देखा कि कई विशाल शार्क उनकी नाव की ओर तेजी से बढ़ रही थी। उसे समझ ही नहीं आया कि शहर के बीचों बीच इतनी बड़ी शार्क आखिर आई कहां से। इसी बीच उसकी नजर दूर से आती एक विशाल यॉट पर पड़ी। वो आश्चर्य से चिल्ला उठी। सामने वही शानदार यॉट थी जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। वो मजबूत, सुरक्षित और बेहद तेज गति से समुद्र को चीरती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। यॉट पर खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लिन हैंग था। दूसरी ओर लिन हैंग ने भी अपने पुराने दुश्मनों को पहचान लिया। उसने हल्की मुस्कान के साथ सोचा कि दुश्मनों से इतनी जल्दी फिर मुलाकात हो जाएगी, इसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उसने मन ही मन तय किया कि क्यों न उनके साथ थोड़ा खेल खेला जाए। ये देखकर डोंगजी घबरा गया। उसने समझ ही नहीं पाया कि लिन हैंग आखिर क्या करने वाला है। उसकी यॉट तेजी से उनकी छोटी नाव की ओर बढ़ रही थी। वो डरकर चिल्लाने लगा कि ये आदमी पागल है और आखिर करना क्या चाहता है। अगले ही पल लिन हैंग ने अपनी शक्तिशाली यॉट को उनकी छोटी नाव के बेहद करीब ले जाकर ऐसी लहर पैदा की कि उनकी नाव जोर से हिल गई। संतुलन बिगड़ते ही डोंगजी पानी में जा गिरा। पानी में गिरते ही वो बुरी तरह घबरा गया। चारों ओर शार्क और अन्य उत्परिवर्ती समुद्री जीव मंडरा रहे थे। उसने जान बचाने के लिए चीखते हुए लिन हैंग से मदद मांगी। उसने कहा कि उसके पास बहुत पैसा है, वो जो चाहे दे देगा, बस उसे बचा लिया जाए। उसने वादा किया कि वो कुछ भी करने को तैयार है। लिन हैंग ने उसकी ओर ठंडी नजरों से देखा और शांत स्वर में कहा कि अब उसे उसके पैसे, उसके वादों या उसकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसने अपनी यॉट आगे बढ़ा दी और डोंगजी को उसके कर्मों के परिणाम के साथ अकेला छोड़ दिया। पीछे समुद्र में उसकी दर्द भरी चीखें गूंजती रहीं, जबकि लिन हैंग बिना पीछे देखे अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ गया। डोंगजी ने गुस्से और डर में अपने साथियों पर चिल्लाते हुए उन्हें निकम्मा और बेकार गुंडा कहा। लोन सुडोंग, जो अभी कुछ समय पहले तक डोंगजी की खुशामद कर रहा था, अचानक उसी पर भड़क उठा।
उसने ताना मारते हुए कहा कि उसे दूसरों को बेकार कहने का कोई हक नहीं है। उसने मन ही मन सोचा कि अच्छा हुआ उसने पहले ही सही फैसला लेकर खुद को बचा लिया था। उसके अनुसार सारी बर्बादी की वजह खुद डोंगजी था। ये सुनकर ही शुगवांग भी अपना रंग बदलने लगी। उसने तुरंत लिन हैंग की ओर देखा और भावुक बनने का नाटक करते हुए कहा कि वो आज भी उससे प्यार करती है। उसने दावा किया कि डोंगजी ने उसे धोखा दिया था और वो मजबूरी में उसके साथ थी। लोन सुडोंग ये सुनकर आग बबूला हो गया। उसने ही शुगवांग को बेवकूफ औरत कहते हुए गुस्से में उसे मारने की कोशिश की, लेकिन अब उनके बीच विश्वास पूरी तरह खत्म हो चुका था। शुगवांग रोते हुए उसकी यॉट की ओर तैरने लगी। उसने हाथ जोड़कर विनती की कि वो उसे ऊपर चढ़ा ले। उसने कहा कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी और इस बार हमेशा उसके साथ रहेगी। लिन हैंग की आंखों में पिछले जीवन की सारी यादें घूम गईं। उसे याद आया कि कैसे इसी औरत ने उसके भरोसे का फायदा उठाकर उसके सारे संसाधन छीन लिए थे और उसे मौत के मुंह में छोड़ दिया था। उसने ठंडी आवाज में कहा कि उसने पहले ही वादा किया था कि एक दिन वो उसे अपने सामने घुटनों के बल भीख मांगने पर मजबूर करेगा। आज वही दिन था, लेकिन अब वो उसे अपनी आंखों के सामने भी नहीं देखना चाहता। उसने साफ कहा कि उसने सचमुच उसे निराश किया है। कि शुगवांग रोती रही। उसने बार बार उससे विनती की कि उसे अपने साथ ले चले। उसने कहा कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है और वो उसे दया की भीख मांग रही है, लेकिन लिन हैंग का दिल अब बिल्कुल नहीं पिघला। उसने अपनी यॉट को आगे बढ़ा दिया। कुछ ही क्षण बाद ही शुगवांग की चीख समुद्र में गूंज उठी। वो उत्परिवर्ती समुद्री जीवों के बीच फंस गई और उसकी आवाज धीरे धीरे लहरों में खो गई। दूसरी ओर लोन सुडोंग अभी भी किसी तरह बचने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने पानी के भीतर कई अजीब और डरावने जीवों को अपनी ओर आते देखा। वो घबराकर चीखने लगा कि आखिर इतने सारे राक्षस यहाँ क्यों हैं। उसे अचानक पिछले जीवन की एक घटना याद आई। उसने कभी देखा था कि लिन हैंग घंटों तक पानी के नीचे सांस रोककर केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष करता था। उस समय उसने मन ही मन सोचा था कि एक दिन वो खुद अपने हाथों से लिन हैंग को मार डालेगा, लेकिन आज किस्मत पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस इंसान को वो कभी कमजोर समझता था, वही अब समुद्र पर सबसे सुरक्षित और सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक बन चुका था। वो जानता था कि प्रलय के बाद केवल जीवित रहना ही काफी नहीं होगा, बल्कि संसाधनों पर कब्जा करना ही असली शक्ति का आधार बनेगा। उसने मैंगमेंग को समझाया कि इस विनाशकारी बाढ़ ने केवल दुनिया का नक्शा ही नहीं बदला, बल्कि समुद्र के जीवों को भी भयानक उत्परिवर्ती राक्षसों में बदल दिया है। इन जीवों के शरीर के भीतर क्रिस्टल कोर नाम की एक दुर्लभ वस्तु होती है। यही क्रिस्टल कोर भविष्य में नावों और जहाजों के लिए ईंधन का काम करेगी। इसलिए जो भी व्यक्ति अधिक से अधिक क्रिस्टल कोर इकट्ठा करेगा, वही लंबे समय तक समुद्र पर टिक पाएगा। मैंगमेंग चारों ओर फैले अंतहीन पानी को देखकर घबरा गई। उसने धीरे से पूछा कि क्या यह जगह अब सुरक्षित है और क्या वे कभी अपनी पुरानी दुनिया में वापस लौट पाएंगे। लिन हैंग ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि वो नाव पर आराम करे और अपनी ताकत बचाकर रखे। मैंगमेंग सिर हिलाकर आराम करने चली गई, जबकि लिन हैंग डेक पर खड़ा समुद्र का निरीक्षण करता रहा। उसे अपने पिछले जीवन की हर महत्वपूर्ण जगह याद थी। वो जानता था कि इस समुद्र में कुछ विशेष क्षेत्र ऐसे हैं जहां बहुत बड़ी मात्रा में दुर्लभ संसाधन मिलने वाले हैं। आने वाले दिनों में बचे हुए सभी लोग इन्हीं स्थानों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन समस्या ये थी कि संसाधन सीमित होंगे। जब संसाधन कम पड़ेंगे, तब लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें हासिल करने के लिए एक दूसरे की हत्या तक कर देंगे। यही इस नई दुनिया का कठोर नियम बनने वाला था। लिन हैंग ये भी जानता था कि कुछ असाधारण शक्तिशाली लोग समुद्र के बीच अपने जल आधार वाटरबेस बना लेंगे। ऐसे ठिकाने उन्हें अपने क्षेत्र की रक्षा करने और दूसरे लोगों पर शासन करने की क्षमता देंगे। उसकी नजर दूर दिखाई दे रहे एक विशेष क्षेत्र पर पड़ी। वह मुस्कुराया क्योंकि उसे पहचानने में देर नहीं लगी। यही उन स्थानों में से एक था जहां भविष्य में जल आधार बनाया जा सकता था। इतना ही नहीं, उसे यह भी याद था कि ठीक 3 दिनों बाद सिस्टम पहली बार यहां विशेष आपूर्ति गिराएगा। उस विशेष आपूर्ति में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होगी सबमरीन ब्लूप्रिंट, पनडुब्बी का निर्माण नक्शा। एक बार ये ब्लूप्रिंट मिल जाए तो आवश्यक सामग्री इकट्ठा करके कोई भी व्यक्ति अपनी स्वयं की पनडुब्बी बना सकता है। उसने दूर समुद्र की सतह पर नजर दौड़ाई। कोई उनकी ओर बढ़ रहा था। कुछ ही क्षणों बाद दूर से एक व्यंग्यपूर्ण हंसी सुनाई दी। किसी अनजान व्यक्ति की आवाज समुद्र में गूंज उठी। भागने की कोई जगह नहीं बची। हा। उनमें से कुछ समुद्री डाकुओं ने सामने मौजूद व्यक्ति को घेर रखा था और लगातार उसकी ओर इशारा कर रहे थे। तभी सिस्टम की चेतावनी सुनाई दी कि रक्षा प्रणाली जल्द ही सक्रिय होने वाली है। लिन हैंग ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। समुद्री डाकुओं में से एक ने अपने नेता को रोकने की कोशिश करते हुए कहा कि अगर सामने वाला और करीब आया तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। उनका नेता हाउ वैन था। उसने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा कि उसे हुक से डर नहीं लगता, क्योंकि उसके पास उनसे कहीं अधिक गोलियां हैं। दूर खड़ा लिन हैंग ये सब ध्यान से देख रहा था। अपने अनुभव के आधार पर उसने जल्दी ही समझ लिया कि ये लोग शायद पहले साधारण मछुआरे रहे होंगे, लेकिन प्रलय आने के बाद वे झुंड बनाकर अकेले लोगों को लूटने और उनका शिकार करने लगे थे। उसने ये भी समझ लिया कि जिस व्यक्ति को उन्होंने घेर रखा था वो केवल बदकिस्मती से इनके हाथ लग गया था। समुद्री डाकुओं का नेता लगातार अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था। उसे विश्वास था कि कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अगले ही क्षण परिस्थितियां बदल गईं। कुछ ही पलों में लड़ाई शुरू हुई और कई समुद्री डाकू घायल होकर गिर पड़े। दर्द से कराहते हुए वे समझ ही नहीं पाए कि आखिर क्या हुआ। जब धूल बैठी तो लिन हैंग की नजर एक विशेष चिन्ह पर पड़ी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वो चिन्ह उसके लिए परिचित था। अपने पिछले जीवन में उसने यही निशान एक प्रसिद्ध भाड़े के समुद्री डाकू दल के पास देखा था। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये लोग भविष्य में साधारण समुद्री डाकू नहीं रहेंगे। समय के साथ वे एक शक्तिशाली भाड़े की सेना में बदल जाएंगे जो समुद्र के विभिन्न क्षेत्रों में काम करेगी। ये सोचकर उसके मन में एक नया विचार आया। उसने सीधे हाउ वैन की ओर देखते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि वही इन लोगों का नेता है, इसलिए क्यों न वे एक सौदा कर लें। हाउ वैन ने सतर्क निगाहों से उसकी ओर देखा और पूछा कि वह क्या कहना चाहता है। लिन हैंग ने प्रस्ताव रखा कि वह उन्हें कुछ संसाधन देगा, बदले में उन्हें उसके लिए जानकारी इकट्ठा करनी होगी और आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए काम भी करना होगा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर वे ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन वो यहाँ से किसी अजनबी को जिंदा जाने भी नहीं देगा। हाउ वैन कुछ देर चुप रहा। वो समझ गया था कि सामने खड़ा युवक साधारण व्यक्ति नहीं है। आखिरकार उसने पूछा कि उसे वास्तव में क्या करवाना है। लिन हैंग ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें उसके लिए विभिन्न प्रकार की आपूर्तियां खोजनी होंगी और समुद्र में मिलने वाली हर महत्वपूर्ण खबर उसके पास पहुंचानी होगी। बदले में वो उन्हें संसाधन देगा। हाउ वैन ने कुछ देर सोचने के बाद प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन अगले ही पल उसने हंसते हुए कहा कि फिलहाल उसे एक ड्रिंक की जरूरत है। क्या लिन हैंग के पास कुछ ऐसा है? लिन हैंग मुस्कुराया और बोला कि उसके पास सामान तो है, लेकिन बदले में उनके पास क्या जानकारी है। तभी हाउ वैन ने एक महत्वपूर्ण खबर दी। उसने बताया कि दक्षिण दिशा से एक बड़ा बेड़ा उनकी ओर बढ़ रहा है। वो अच्छी तरह सुसज्जित है और असामान्य रूप से तेज गति से यात्रा कर रहा है। यदि रास्ते में कुछ नहीं हुआ तो वो जल्द ही यहाँ पहुंच जाएगा। ये सुनकर लिन हैंग गंभीर हो गया। उसने सोचा कि क्या लोग इतनी जल्दी होकर बेड़े बनाने लगे हैं। उसने जानकारी को ध्यान से याद रखा और बदले में कुछ मूल्यवान सामान हाउ वैन को दे दिया। हाउ वैन ये देखकर हैरान रह गया कि लिन हैंग के पास वास्तव में दुर्लभ संसाधन मौजूद थे। उसने महसूस किया कि इस युवक के साथ सहयोग करना फायदे का सौदा हो सकता है। लिन हैंग ने आखिरी बार चेतावनी दी कि जब भी उन्हें नई जानकारी या उपयोगी संसाधन मिले वे उसके पास लेकर आएं।
लेकिन अगर उन्होंने दोबारा उससे चालाकी करने की कोशिश की तो वो अगली बार इतना दयालु नहीं होगा। हाउ वेन जोर से हंसा। उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि उसका नाम हाउ वेन है और उम्मीद है कि वे जल्द ही फिर मिलेंगे। इतना कहकर उसका दल समुद्र की ओर बढ़ गया। लेकिन हाउ वेन द्वारा दी गई सूचना लिन हैंग के दिमाग में घूमती रही। उसी समय पास में मौजूद घायल व्यक्ति ने धीरे धीरे उठने की कोशिश की। उसने कमजोर आवाज में कहा कि प्रलय आने के बाद बहुत से लोग समुद्र में भटकते हुए इधर उधर घूम रहे हैं और शायद वो भी उन्हीं में से एक है। लिन हैंग ने उसकी हालत देखकर कहा कि अब उसके लिए भी यहाँ से निकलने का समय आ गया है। घायल व्यक्ति ने दर्द से कराहते हुए बताया कि वो इस समय गंभीर रूप से घायल है और फिलहाल जेट्स की भी नहीं चला सकता। कुछ क्षण सोचने के बाद उसने अपनी जेट्स की लिन हैंग की ओर बढ़ाते हुए कहा कि यदि वो चाहे तो इसे अपने पास रख सकता है, क्योंकि वो स्वयं अब इसका उपयोग नहीं कर पाएगा। फिर उसने धीरे से कहा कि वैसे भी अब हर तरफ केवल पानी ही पानी है, उसके पास जाने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं बची। कुछ देर रुककर उसने कहा कि बदले में वह लिन हैंग को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता है। उसने बताया कि दक्षिण से जो बेड़ा उनकी ओर बढ़ रहा है वह साधारण लोगों का समूह नहीं बल्कि प्रशिक्षित भाड़े की नौसेना है। ये सुनकर लिन हैंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसे तुरंत अपने पिछले जीवन की याद आ गई। उसे याद था कि ऐसे भाड़े के नौसैनिक दल प्रलय के काफी समय बाद दिखाई दिए थे, लेकिन इस बार वे उम्मीद से कहीं पहले सक्रिय हो चुके थे। घायल व्यक्ति ने आगे बताया कि जो भी सामान्य जहाज उनके रास्ते में आता है उसका पूरी तरह सफाया कर दिया जाता है, कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता। ये जानकारी सुनते ही लिन हैंग गहरी सोच में डूब गया। उसी समय उसके सामने अचानक सिस्टम की स्क्रीन प्रकट हुई। लिन हैंग ने तुरंत पूछा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। सिस्टम ने कुछ क्षण जानकारी संसाधित की और फिर उत्तर दिया कि वो अब उस भाड़े की नौसेना का मिशन टारगेट बन चुका है। ये सुनते ही लिन हैंग चौंक गया। उसने अविश्वास से पूछा कि वो तो एक भाग्यशाली खिलाड़ी है, फिर अचानक वो किसी का मिशन टारगेट कैसे बन गया। सिस्टम ने विस्तार से समझाया कि उस भाड़े की नौसेना के पास एक विशेष हंटर स्किल है। यह कौशल उन्हें 1000 मील के दायरे में मौजूद सबसे मूल्यवान जहाज का पता लगाने की क्षमता देता है और इस समय उस पूरे क्षेत्र में सबसे मूल्यवान जहाज लिन हैंग की यॉट ही थी। इसलिए सिस्टम ने उसे उनका आधिकारिक लक्ष्य घोषित कर दिया। उसने गंभीर स्वर में पूछा कि वो उस भाड़े की नौसेना के बारे में इतनी सारी बातें कैसे जानता है। फिर उसने सीधा प्रश्न किया, तुम आखिर हो कौन? वो उस युवती ने शांत स्वर में अपना परिचय दिया। उसने बताया कि उसका नाम येन जीचेन है और वो एक अनुसंधान संस्थान में काम करती थी। प्रलय आने से पहले उसका मुख्य कार्य जैविक अनुसंधान करना था। ये सुनते ही लिन हैंग की रुचि बढ़ गई। उसने तुरंत पूछा कि क्या वो अब भी उत्परिवर्ती जलीय जीवों पर शोध कर सकती है। येन जीचेन ने बिना झिझक उत्तर दिया कि यदि उसे पर्याप्त उपकरण और पर्याप्त नमूने मिल जाएं तो वह निश्चित रूप से उन जीवों का अध्ययन कर सकती है। लिन हैंग कुछ क्षण सोच में पड़ गया। उसके मन में आया कि यह महिला भविष्य में बहुत उपयोगी साबित हो सकती है, लेकिन उसने यह भी सोचा कि यदि वो भाड़े की नौसेना के साथ मिली हुई या अंदर से विश्वासघात करने वाली निकली तो उसे अपने साथ रखना बहुत बड़ा जोखिम होगा। इसी दौरान अचानक एक परिचित आवाज सुनाई दी। किसी ने आश्चर्य से पुकारा, अरे जीचेन, क्या सचमुच तुम हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगले ही पल उस व्यक्ति की नजर मैंगमैंग पर पड़ी। वो मुस्कुराकर बोली, रुको, तुम तो लिन मैंगमैंग हो, तो बहुत अच्छी बात है। बहन, तुम भी सुरक्षित हो। मैंगमैंग ने आश्चर्य से अपने भाई की ओर देखा और पूछा कि क्या वो जीचेन को जानता है। लिन हैंग ने समझाया कि येन जीचेन उसके पुराने शिक्षक की बेटी है। वो पहले कई बार उन्हें जीव विज्ञान पढ़ाने भी आती थी। ये जानने के बाद उसका संदेह कुछ कम हो गया। उसने जीचेन से कहा कि यदि ऐसी बात है तो वो उनके साथ रह सकती है, लेकिन बदले में उसे उत्परिवर्ती जीवों पर जैविक अनुसंधान करके उसकी मदद करनी होगी। येन जीचेन ने बिना किसी आपत्ति के उसकी शर्त स्वीकार कर ली। इसके बाद लिन हैंग ने सभी को चेतावनी दी कि भाड़े की नौसेना कुछ ही दिनों में यहाँ पहुंच जाएगी। अब उनके पास तैयारी के लिए बहुत कम समय बचा है। किसी ने उससे पूछा कि क्या वो यहाँ से भागने की योजना नहीं बना रहा। लिन हैंग ने सिर हिलाकर कहा कि भागने से कोई लाभ नहीं होगा। जब कोई व्यक्ति मिशन टारगेट बन जाता है तो केवल भागकर अपनी जान नहीं बचा सकता। इसके अलावा इस क्षेत्र में बहुत अधिक संसाधन मौजूद हैं, इसलिए ये जोखिम उठाना उचित होगा। उसने तुरंत अपने अस्थायी शेल्टर का निर्माण पूरा करवाया। इसके बाद उसका पूरा ध्यान रक्षा व्यवस्था पर चला गया। उसने किनारे के चारों ओर कई हुक शॉट पहले से ही लगा दिए ताकि दुश्मनों की नावें आगे बढ़ते ही फंस जाएं। साथ ही उसने कई स्थानों पर विस्फोटक भी बिछा दिए। उसे पूरा विश्वास था कि भाड़े की नौसेना की पहली हमला लहर इन जालों को पार नहीं कर पाएगी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि सबमरीन ब्लूप्रिंट किसी भी कीमत पर उसी के हाथ लगेंगे। इसी दौरान येन जीचेन कुछ उत्परिवर्ती शार्कों का निरीक्षण कर रही थी। जांच करने के बाद उसने गंभीर स्वर में कहा कि इन शार्कों के शरीर पर किसी रहस्यमयी पदार्थ का प्रभाव दिखाई दे रहा है। लिन हैंग ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। येन जीचेन ने आगे कहा कि उसे शक है कि ये केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, संभव है कि इसके पीछे किसी इंसान का भी हाथ हो। उसने बताया कि लगभग 3 महीने पहले अपनी प्रयोगशाला में उसे दुर्घटनावश बिल्कुल इसी तरह के पदार्थ का विश्लेषण करने का अवसर मिला था। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक बाहर से जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। लिन हैंग तुरंत सतर्क हो गया। उसे पहले से अंदाजा था कि दुश्मन जल्दी या देर से यहाँ जरूर पहुंचेंगे। अगले ही क्षण कई गोलियां उनकी ओर बरसने लगी। लिन हैंग ने दांत भींचते हुए कहा कि उसने दुश्मनों की मारक क्षमता को कम आंक लिया था। उसने तुरंत मैंगमैंग और बाकी लोगों को आदेश दिया कि वे सभी नीचे बने सुरक्षित कमरे में चले जाएं और उसके बाहर आने के संकेत का इंतजार करें। सभी के सुरक्षित होते ही लिन हैंग अकेला बाहर निकल आया। उसने चारों ओर फैले समुद्र की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा कि इस समुद्र पर अब उसे कोई नहीं हरा सकता। उसने तुरंत अपना गति कौशल सक्रिय कर दिया। उसकी यॉट बिजली की तरह समुद्र पर दौड़ने लगी। दुश्मनों ने उस पर लगातार गोलियां चलाईं, लेकिन वो अविश्वसनीय गति से उनके बीच से निकल गया। उसी समय सिस्टम ने चेतावनी दी कि 500 मीटर आगे एक बड़ी बाधा मौजूद है। ये सुनकर लिन हैंग मुस्कुराया। उसने कहा कि यही बाधाएं उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली हैं। अपने पिछले जीवन को याद करते हुए उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की, इस जीवन में मैं किसी को भी मुझसे कुछ भी दोबारा छीनने नहीं दूंगा। भाड़े की नौसेना के साथ भीषण संघर्ष के बाद समुद्र कुछ देर के लिए शांत हो गया। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर गूंज उठी। सिस्टम ने घोषणा की कि लिन हैंग ने एक और भाग्यशाली खिलाड़ी के दल का सफाया कर दिया है। इस उपलब्धि के पुरस्कार स्वरूप उसे गॉड लेवल हंटर स्किल प्राप्त हुई। इसके साथ ही उसकी यॉट का एक और अपग्रेड पूरा हो गया। सिस्टम ने बताया कि जहाज को अब अतिरिक्त तोपें मिल गई हैं और उसकी मारक क्षमता पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ चुकी है। इसके बाद सिस्टम ने पुष्टि की कि सबमरीन ब्लूप्रिंट सफलतापूर्वक उसके अधिकार में आ चुके हैं। दूसरी ओर बचे हुए भाड़े के सैनिक बुरी तरह घबरा गए थे। एक सैनिक गुस्से से चिल्लाया कि उस लड़के ने पहले से इतने सारे जाल बिछा रखे थे कि उन्हें समझने का मौका ही नहीं मिला। उसने झुंझलाकर कहा कि ये सोचकर ही उसे गुस्सा आ रहा है। दूसरे सैनिक ने अपने बॉस से पूछा कि क्या इस बार उनका पूरा मिशन घाटे का सौदा साबित होने वाला है। उनका नेता गंभीर चेहरे के साथ बोला कि वो लड़का सचमुच आसान प्रतिद्वंदी नहीं है। उसने इतने सारे युद्धपोतों का सामना करने के बाद भी जीवित लौटकर दिखा दिया। एक सैनिक ने याद दिलाया कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि उस लड़के के साथ उसकी छोटी बहन भी रहती है। इतना ही नहीं, उनके पास मौजूद सारी आपूर्तियां भी बेहद मूल्यवान है। उसने लालच से कहा कि अब वे सब चीजें उनकी होनी चाहिए। उधर लिन हैंग अपने ठिकाने पर लौट ही रहा था कि उसे किसी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। एक युवती मदद के लिए पुकार रही थी। लिन हैंग तुरंत उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां लुओना मौजूद थी। वो घबराई हुई थी और बार बार मदद की गुहार लगा रही थी। लिन हैंग को सुरक्षित लौटता देखकर उसने राहत की सांस ली। उसने कहा कि उसे लगा था कि शायद वो वापस नहीं आएगा। लिन हैंग ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि उसे केवल उन लोगों की चिंता थी जो उसके साथ थे।
उसी समय दुश्मन पक्ष का नेता जल्दी से आगे आया और बोला कि उसके पास लिन हैंग के लिए एक और चीज है। लिन हैंग ने ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखा और कहा कि उसे मारने के बाद वो उसकी सारी चीजें खुद भी खोज सकता है। यह सुनते ही वो आदमी घबरा गया। उसने जल्दी से कहा कि पहले वो उसकी बात सुन ले। फिर उसने अपने पास से एक विशेष हार निकाला। उसने बताया कि यह हार उत्परिवर्ती जलीय जीवों को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। उसे यह वस्तु अभी अभी किसी दूसरे व्यक्ति से मिली थी। हार को देखते ही लिन हैंग की आंखों में पहचान की चमक आ गई। उसे याद था कि अपने पिछले जीवन में भी लोगों ने इसी प्रकार के हार का उपयोग समुद्री राक्षसों को नियंत्रित करने के लिए किया था। हालांकि यह अत्यंत दुर्लभ वस्तु थी और सामान्यतः प्रलय के काफी समय बाद ही दुनिया में दिखाई देती थी। उसने मन ही मन सोचा कि यदि ये वस्तु वास्तव में असली है तो भविष्य में बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। लेकिन उसने ये भी समझ लिया कि सामने खड़े ये लोग इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। यदि उन्हें जीवित छोड़ दिया गया तो देर सवेर वे उसके लिए फिर से खतरा बनेंगे। कुछ क्षण सोचने के बाद उसने निर्णय लिया कि अभी इस हार का उपयोग उनसे एक और महत्वपूर्ण वस्तु हासिल करने के लिए किया जा सकता है। उसने हार अपने पास रख लिया और शांत स्वर में कहा कि यह वस्तु आज उनकी जान बचा सकती है। उसने कहा कि उसे बायोनिक रोबोट ब्लूप्रिंट चाहिए। ये नाम सुनते ही सामने खड़ा लॉर्ड हैरान रह गया। उसने उलझन में पूछा कि आखिर ये कौन सा रोबोट है। लिन हैंग ने शांत स्वर में समझाया कि प्रलय आने के बाद दुनिया में अनगिनत दुर्लभ वस्तुएं दिखाई देने लगी हैं। बायोनिक रोबोट भी उन्हीं में से एक है। ये साधारण मशीनें नहीं बल्कि सबसे विश्वसनीय सहायक होते हैं। इस नई दुनिया में इंसानों से ज्यादा भरोसा इन रोबोटों पर किया जा सकता है। लॉर्ड ने कुछ पल सोचकर कहा कि अगर ऐसी कोई चीज सचमुच मौजूद है तो वो उसे ढूंढकर जरूर लाएगा। लिन हैंग ने उसकी आंखों में देखते हुए चेतावनी दी कि उसे ऐसा करना ही होगा। साथ ही उसने साफ शब्दों में कहा कि भागने की कोशिश करने की भूल भी मत करना। अगर वो दोबारा उसके हाथ लग गया तो उसका केवल एक ही अंजाम होगा, मौत। डरा हुआ लॉर्ड तुरंत सिर हिलाकर वहां से चला गया। उसे जाते हुए देखकर लिन हैंग ने मन ही मन सोचा कि प्रलय के बाद इंसान कितनी जल्दी बदल जाते हैं। इस नई दुनिया में हर कोई केवल अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। विश्वास, दोस्ती और रिश्तों की कोई कीमत नहीं बची। इसी बीच उसकी नजर सामने चमकती हुई एक वस्तु पर पड़ी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिरकार सबमरीन ब्लूप्रिंट उसके सामने प्रकट हो चुका था। उसने तुरंत उसे अपने अधिकार में ले लिया। सिस्टम ने घोषणा की कि उसे सफलतापूर्वक सबमरीन ब्लूप्रिंट प्राप्त हो गया है। अब उसके लिए पनडुब्बी का निर्माण अनलॉक हो चुका है। लेकिन साथ ही सिस्टम ने आवश्यक निर्माण सामग्री की सूची भी दिखाई। पनडुब्बी बनाने के लिए उसे 1000 यूनिट स्टील, 500 सर्किट बोर्ड, 100 हाई प्रेशर कोटिंग और 300 यूनिट ठोस उछाल सामग्री की आवश्यकता होगी। सूची देखकर लिन हैंग तुरंत सोचने लगा। उसे याद आया कि अभी अभी नष्ट हुए युद्धपोतों के मलबे में बड़ी मात्रा में स्टील मौजूद होगा। यदि किस्मत ने साथ दिया तो कुछ सर्किट बोर्ड भी वहीं से मिल सकते हैं। इसके बाद उसने अपना ध्यान उस विशेष हार की ओर लगाया जो उसे अभी अभी मिला था। उसने मन ही मन सोचा कि क्या यह हार सचमुच उत्परिवर्ती जीवों को नियंत्रित कर सकता है। हालांकि उसे सिस्टम पर पूरी तरह भरोसा नहीं था, फिर भी उसने इसकी शक्ति आजमाने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने हार की शक्ति सक्रिय की उसे हल्का सा रुकावट जैसा महसूस हुआ। उसे समझ आ गया कि हार की ऊर्जा अभी बहुत कमजोर है। इस समय वो केवल कुछ ही उत्परिवर्ती जीवों को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन उसके लिए इतना ही पर्याप्त था। उसने तुरंत अपने नियंत्रण में आए उन समुद्री राक्षसों को आदेश दिया कि वे समुद्र में बिखरे हुए जहाजों के मलबे को खींचकर उसके पास लेकर आएं। कुछ ही देर में वे उत्परिवर्ती जीव आज्ञाकारी सेवकों की तरह काम करने लगे। लिन हैंग ये दृश्य देखकर संतुष्ट हो गया। यदि वो इसी तरह इन राक्षसों का उपयोग करता रहा तो पनडुब्बी बनाने के लिए जरूरी अधिकांश सामग्री अपेक्षा से कहीं जल्दी उसके हाथ लग जाएगी। यॉट के भीतर मैंग मैंग बेचैनी से अपने भाई का इंतजार कर रही थी। बाहर लगातार खतरे मंडरा रहे थे और हर बीतते पल के साथ उसका मन और अधिक घबराता जा रहा था। उसने येन जीचेन से चिंता भरे स्वर में पूछा कि क्या उसका भाई ठीक है। येन जीचेन ने उसे शांत करते हुए कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। लिन हैंग पूरी तरह सुरक्षित है। बाहर केवल कुछ चोरों को भगा दिया गया है। इतना कहकर वो मुस्कुराई और बोली कि अब वो उसके घाव की जांच करने की कोशिश करेगी। कुछ देर बाद मैंग मैंग ने हैरानी से पूछा कि वे लोग बार बार अपना जहाज क्यों बदल रहे हैं। उसी समय लिन हैंग वापस आ गया। उसने अपनी बहन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि जल्द ही उन्हें एक बार फिर जहाज बदलना होगा, लेकिन उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने वादा किया कि इस प्रलय में वो हर हाल में उसकी रक्षा करेगा। अपने भाई की बात सुनकर मैंग मैंग के मन में पहली बार पूरा विश्वास पैदा हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसका भाई पहले जैसा साधारण इंसान नहीं रहा। इसी बीच वह लॉर्ड जिसे लिन हैंग ने पहले जिंदा छोड़ा था वापस लौट आया। उसने उत्साहित होकर कहा कि उसे वो गुप्त हथियार मिल गया है जिसकी तलाश थी। फिर उसने अपने आदमियों से कहा कि उसके लिए सोने का डिब्बा लाया जाए। उसने ये भी बताया कि शुरेन राजधानी की दिशा में आगे बढ़ चुका है। लिन हैंग ने आश्चर्य से कहा कि उसने सचमुच ये काम कर दिखाया। कुछ ही देर बाद शुरेन भी वहां पहुंचा। उसने गर्व से बताया कि वो खून से भरे समुद्र को पार करके वापस आया है। उसने लिन हैंग को क्रिस्टल कोर सौंपते हुए कहा कि उसकी जरूरत की लगभग हर चीज वो लेकर आया है। लिन हैंग ने संतोष से सिर हिलाया। उसने गिनकर देखा कि कुल 10 क्रिस्टल कोर थे। फिर उसने आदेश दिया कि अब अगला लक्ष्य बायोनिक रोबोट ब्लूप्रिंट ढूंढना होगा। शुरेन ने बिना हिचकिचाए हामी भर दी, लेकिन उसने उत्सुकता से पूछा कि आखिर डॉक्टर को इस गुप्त हथियार की क्या जरूरत है। क्या वो कहीं हीट सीकिंग बम बनाकर गुजरने वाले जहाजों को उड़ाने की योजना तो नहीं बना रहा। डॉक्टर ने केवल इतना कहा कि इस विषय पर वो कोई टिप्पणी नहीं करेगा। शुरेन हंस पड़ा। उसने कहा कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस हथियार से क्या बनाया जाएगा। जब तक उसे उसका हिस्सा मिलता रहेगा वो चुप रहेगा, लेकिन अगर उसके साथ धोखा हुआ तो वो उसे शार्कों के हवाले करने में भी देर नहीं लगाएगा। ये सब सुनकर लिन हैंग शांत स्वर में बोला कि वो केवल दूसरे लोगों के लिए हथियार बनाने वाला एक साधारण आदमी है। किसी ने उससे इस हथियार का ऑर्डर दिया था। फिर उसने सामने खड़े लोगों की ओर देखकर कहा कि अगर वे उसे ये सामान नहीं देंगे तो बेहतर होगा। पहले ये सोच लें कि उसके बाद उनके साथ क्या होगा। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। उधर डॉक्टर उस विशेष सामग्री का निरीक्षण कर रहा था। उसने आश्चर्य से कहा कि उसने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसी धातु या सामग्री नहीं देखी। ये किसी देवता के उपहार जैसी लगती है। कुछ देर बाद उसने अपनी खोज का परिणाम बताया। उसने कहा कि ये वास्तव में हीट सीकिंग तकनीक है। इससे एक ऐसा सुपरसोनिक ट्रैकिंग बम बनाया जा सकता है जिससे बच निकलना लगभग असंभव होगा। फिर वह हंसते हुए बोला कि हाँ, वो सचमुच एक ट्रैकिंग बम तैयार कर रहा है। ये सुनकर लिन हैंग ने मन ही मन हिसाब लगाया। उसने महसूस किया कि उत्परिवर्ती शार्कों की सहायता से उसकी योजना उम्मीद से कहीं तेज गति से आगे बढ़ रही है। अब केवल थोड़ी और हाई प्रेशर कोटिंग सामग्री की आवश्यकता थी। जैसे ही वो सामग्री मिल जाएगी उसकी सबमरीन पूरी तरह तैयार हो जाएगी और एक बार पनडुब्बी बन जाने के बाद वो इस समुद्र की सीमाओं से आगे निकलकर दूसरे जल क्षेत्रों में जाएगा, जहां उससे भी अधिक दुर्लभ संसाधन, तकनीक और शक्तियां उसका इंतजार कर रही होंगी। समय बीतने के साथ लिन हैंग का ठिकाना पहले से अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित होता जा रहा था। अब केवल हथियार और रक्षा ही नहीं बल्कि लंबे समय तक जीवित रहने की तैयारी भी जरूरी थी। एक दिन उसने येन जीचेन से पूछा कि क्या वो खेती करना भी जानती है। येन जीचेन ने सिर हिलाते हुए कहा कि उसे इस बारे में अच्छी जानकारी है। उसने विशेष रूप से हाइड्रोपोनिक्स यानी बिना मिट्टी के पानी में खेती करने की तकनीक का अध्ययन किया है। उसने समझाया कि आने वाले समय में यही तकनीक समुद्र पर रहने वाले लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यापार बन जाएगी, क्योंकि जमीन लगभग पूरी तरह पानी में डूब चुकी होगी। ये सुनकर लिन हैंग संतुष्ट हो गया। उसने फिर उसके घाव की ओर देखते हुए पूछा कि अब उसकी तबीयत कैसी है।
इसके बाद उसने अपने पास मौजूद दवा उसे देते हुए कहा कि ये उसके काम आएगी। येन जीचेन ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। लिन हैंग ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है, जब तक वे सब मिलकर काम करेंगे तब तक उनके जीवित रहने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। लेकिन उसी क्षण उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसे अचानक कुछ असामान्य महसूस हुआ। ठीक उसी समय सिस्टम की चेतावनी सुनाई दी। सिस्टम ने बताया कि पास ही एक दुश्मन का जहाज दिखाई दिया। उसकी हंटिंग स्किल स्वतः सक्रिय हो चुकी है। लिन हैंग तुरंत समझ गया कि ये कौशल वास्तव में कैसे काम करता है। अब जब भी कोई दुश्मन उसकी निर्धारित सीमा के भीतर आएगा, उसे बिना देखे ही उसका पता चल जाएगा। उसने दूर समुद्र की ओर देखा। एक विशाल जहाज धीरे धीरे उनकी दिशा में बढ़ रहा था। पहली नजर में ऐसा लग रहा था जैसे कोई सामान्य जहाज वहां से गुजर रहा हो। लिन हैंग ने सोचा कि शायद उसे जाकर देखना चाहिए। उसने येन जीचेन से कहा कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है और उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने भरोसा दिलाया कि आसपास की सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं पहले से तैयार हैं और वो जल्दी वापस लौट आएगा। इतना कहकर वो अपनी यॉट लेकर आगे बढ़ गया। कुछ दूरी तय करने के बाद उसकी नजर सामने मौजूद एक अद्भुत संरचना पर पड़ी। वो कोई साधारण जहाज नहीं था, वो एक विशाल हवाई किला एरियल फोर्ट्रेस था। उसकी विशालता देखकर लिन हैंग भी कुछ पल के लिए हैरान रह गया। तभी सामने से एक घमंडी आवाज सुनाई दी। उस व्यक्ति ने स्वयं को व्हाइट फैंटम कहकर परिचित कराया। वो गर्व से बोला कि उसके किले को चलाने के लिए अनगिनत क्रिस्टल कोर लगे हैं। केवल अत्यधिक शक्तिशाली लोग ही इतनी बड़ी संपत्ति जुटा सकते हैं। फिर उसने लिन हैंग का मजाक उड़ाते हुए कहा कि केवल उसके जैसे निम्न स्तर के लोग ही समुद्र की सतह पर रहने के लिए मजबूर होते हैं। उसने गर्व से अपनी गॉड वेपन स्किल का जिक्र किया और दावा किया कि उसके सामने अंतहीन संसाधन भी झुक जाते हैं। उसकी नजर तुरंत लिन हैंग की यॉट पर पड़ी। वो बोला कि यॉट पर लगा अलॉय आर्मर बेकार है और उसे किसी भी तरह बचा नहीं पाएगा। उसने आदेश दिया कि लिन हैंग तुरंत अपनी सारी चीजें उसके हवाले कर दे। इसके बाद उसकी नजर सबसे मूल्यवान वस्तु पर गई, बायोनिक रोबोट ब्लूप्रिंट। वो व्यंग्य से हंसते हुए बोला कि ये ब्लूप्रिंट इस समय पूरी दुनिया में सबसे अधिक मूल्यवान चीजों में से एक है। उसने पूछा कि क्या लिन हैंग सचमुच उन्हें रखने की हैसियत रखता है। उसके साथ मौजूद बॉस बाई ने कहा कि उनके पास इतनी दौलत है कि वे इन ब्लूप्रिंटों को खरीद सकते हैं। लेकिन व्हाइट फैंटम ने सिर हिलाकर कहा कि अभी ये पर्याप्त नहीं है। उसने कहा कि पहले उन्हें ब्लूप्रिंट अपने हाथ में लेने होंगे, उसके बाद वे अंतहीन संसाधनों का उपयोग करके बायोनिक रोबोट बनाएंगे और फिर पूरी दुनिया उनकी होगी। इतना कहकर उसने लिन हैंग से पूछा कि वो आखिर चाहता क्या है। लिन हैंग ने बिना डरे उत्तर दिया कि वो केवल उस हवाई किले के अंदर प्रवेश करना चाहता है। उसने स्पष्ट घोषणा की कि आज के बाद बायोनिक रोबोटों का निर्माण केवल उसी के माध्यम से होगा। ये सुनते ही व्हाइट फैंटम क्रोधित हो उठा। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे लिन हैंग को तुरंत पकड़ लें और यदि वो ब्लूप्रिंट न दे तो उसे मार डालें। लेकिन अगले ही पल एक अप्रत्याशित घटना हुई। अचानक एक पागल सा दिखने वाला व्यक्ति वहां प्रकट हुआ। उसने बिना किसी डर के व्हाइट फैंटम के लोगों पर हमला कर दिया। सभी लोग स्तब्ध रह गए जब उन्होंने देखा कि उस अजनबी ने नंगे हाथों से बॉस का विशाल स्टील ट्राइडेंट पकड़ लिया। व्हाइट फैंटम क्रोध से चिल्लाया। उसने उस व्यक्ति से पूछा कि वो आखिर है कौन। अजनबी ने बिना झिझक उत्तर दिया, नरक में जाओ कमीने। उसकी उग्र हंसी पूरे समुद्र में गूंज उठी। व्हाइट फैंटम के सभी आदमी घबरा गए। उसी समय व्हाइट फैंटम ने एक और धमकी दी। उसने कहा कि यदि वो अपनी बहन को जिंदा देखना चाहता है तो पहले उस पागल आदमी को मार डाले। फिर उसने लिन हैंग को देखकर घोषणा की कि इस जीवन में उसकी मौत निश्चित है। उसी क्षण सिस्टम की आवाज फिर गूंज उठी। सिस्टम ने घोषणा की कि एक नया गैर भेदभावपूर्ण मिशन शुरू हो चुका है। इस 3 तरफा युद्ध में केवल एक ही विजेता होगा। जो भी अंत तक जीवित रहेगा उसे विशेष जहाज अपग्रेड इनाम प्राप्त होगा। यह सुनकर लिन हैंग ने गहरी सांस ली। उसने मन ही मन कहा कि अब वो थक चुका है। उसने व्यंग्य से कहा कि यदि सबको इतना ही चाहिए तो आकर सब कुछ छीन कर दिखाएं। लेकिन तभी अचानक समुद्र के भीतर से एक विशाल हलचल हुई। लिन हैंग की नजर नीचे गई। उसने दांत भींचते हुए कहा कि उसे उनकी शार्क साफ दिखाई दे रही है। फिर उसने चुनौती देते हुए पुकारा, अगर हिम्मत है तो सामने आकर मुझसे लड़ो। सामने से ठंडी हंसी सुनाई दी। दुश्मन ने तिरस्कार से उत्तर दिया, तुम्हारे जैसी बदबूदार मछली मुझे डरा नहीं सकती। लिन हैंग ने अपने लड़ाकू विमान का नियंत्रण मजबूती से संभालते हुए गहरी सांस ली और कहा, उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाओ। सामने आसमान में व्हाइट घोस्ट भागने की कोशिश कर रहा था। लिन हैंग ने उसकी ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, व्हाइट घोस्ट, सफेद भूत, तुम भागना चाहते हो? कोई रास्ता नहीं। फिर उसने दांत भींचकर कहा, कमबख्त जानवर। उसने अपने जहाज की गति और ऊंचाई बढ़ाते हुए घोषणा की, कोई भी यहां से नहीं जा रहा है। मेरे जहाज का स्तर लेवल बढ़ने दो। व्हाइट घोस्ट ने व्यंग्य से जवाब दिया, सपने देखते रहो। लिन हैंग ने बिना समय गंवाए आदेश दिया, जल्दी करो और हीट सीकिंग बम का इस्तेमाल करो। अगले ही पल विस्फोट हुआ और व्हाइट घोस्ट चीख उठा, बचाओ। लिन हैंग ने उसकी ओर देखते हुए कहा, राख में बदल जाओ। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। लिन हैंग हैरान होकर बोला, क्या? दफा हो जाओ तुम जानवर। उसने देखा कि दुश्मन का कवच अभी भी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। उसने गुस्से में कहा, अगर तुम्हारा कवच तोड़ा नहीं जा सकता तो नीचे गहराई में डूब जाओ। और तुम? अपनी जान बचाने के लिए व्हाइट घोस्ट तुरंत समुद्र की ओर भागा और बड़बड़ाया, भाड़ में जाइए सब, मैं खेलना बंद कर रहा हूं। किसी और दिन लड़ने के लिए जीवित रहूंगा। दूसरा मौका जरूर मिलेगा। जब तक मैं अपने वाटर अवॉइडेंस पानी से बचने का कौशल का उपयोग करूंगा तब तक पानी के नीचे एक्वामैन की तरह। ये क्या है? वो क्या है? हाँ, ये तुम हो। उसी समय लिन हैंग ने संतोष से कहा, अच्छा हुआ कि मैंने उस आदमी की थोड़ी मदद की। अब ऊपर जाने का समय है। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, होस्ट ने एक और भाग्यशाली खिलाड़ी को मार डाला। गॉट टियर स्किल, ईश्वरीय स्तर का कौशल मिला। इन्फिनिटी ओवर वाटर, पानी पर अनंतता। यह सुनकर लिन हैंग ने नीचे समुद्र की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, वो आदमी पहले ही डूब चुका है। व्हाइट घोस्ट का अंत होने के बाद लिन हैंग अपने ठिकाने की ओर लौट रहा था कि तभी मैंग मैंग की नजर सामने खड़ी एक पनडुब्बी पर पड़ी। वो हैरानी से बोली, है वो वही सबमरीन पनडुब्बी है जिसे मैंने बनाया था। इसे यहाँ कौन चला कर लाया? क्या आप ठीक हैं? आप यहाँ कैसे पहुंचे? सबमरीन का काम लगभग पूरा हो चुका है। मैं आपकी नाव नहीं चला सकती, इसलिए मैं बस इसे ले आई। लिन हैंग ने सामने पड़े लोगों की ओर देखते हुए संक्षेप में कहा, उन्हें बेहोश कर दिया। मैंग मैंग ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, हाँ, मैंने उन्हें मारा और वे बेहोश हो गए। ये सुनकर लिन हैंग मुस्कुराया और बोला, बहुत बढ़िया, चलो अब वापस चलते हैं। मैं उस कमीने को सबक सिखाने जा रहा हूँ। मैंग मैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, ठीक है। कुछ ही देर बाद दोनों न्या शाओ के सामने पहुंच गए। उसे देखते ही लिन हैंग गुस्से से चिल्लाया, तुम बदमाश, तुम क्या कर रहे हो? फिर उसने ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखते कहा, न्या शाओ, इस बार तुम नहीं बचोगे। डर के मारे न्या शाओ कांप उठा और बोला, तुम क्या चाहते हो? लिन हैंग ने बिना भाव बदले उत्तर दिया, मैं तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता हूं। तुमने मेरे ब्लूप्रिंट नक्शे लिए थे। न्या शाओ घबराकर बोला, हे नहीं, वो चीज तुम्हारे जीवन का सौदा कर सकती है। मुझे नीचे उतारो। लिन हैंग ने अपने हाथ में पकड़ी वस्तु दिखाते हुए कहा, तुम जानते हो ये क्या है? ये एक उत्परिवर्ती शार्क की विशेष सामग्री है। क्या होगा अगर मैं इसे तुम पर वार करूं? ये सुनते ही न्या शाओ का चेहरा सफेद पड़ गया। वो दया की भीख मांगते हुए बोला, नहीं, कृपया, वो सामान बहुत खतरनाक है।
मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, कृपया मुझे मत मारो। युवा मास्टर ले, यंग मास्टर ले। भाई ले, मैं हार मानता हूँ पूरी तरह से। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा कुत्ता बनने को तैयार हूँ। लेकिन लिन हैंग उसके स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। उसने तिरस्कार से कहा, हुम्फ, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम किस तरह के इंसान हो। अब मैं आराम कर सकता हूँ, कोई अधूरी बात मत छोड़ो। अलविदा जानवर। इतना कहकर उसने न्याशाओ की कहानी का हमेशा के लिए अंत कर दिया। न्याशाओ से प्राप्त वस्तुओं और ब्लूप्रिंट्स को देखने के बाद लिन हैंग के चेहरे पर संतोष की झलक दिखाई दी। उसने उन नक्शों को ध्यान से देखते हुए कहा, ये ब्लूप्रिंट बिल्कुल सही समय पर आए हैं। बेसिक बायोनिक रोबोट, इसमें बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। मेरे पास अभी जो कुछ भी है उससे मैं एक बैच बना सकता हूँ। सिस्टम, मुझे मेरे आंकड़े स्टैट्स दिखाओ। आदेश मिलते ही सिस्टम ने उत्तर दिया, समझ गया। वर्तमान खिलाड़ी कौशल, रैपिड हंट, तीव्र शिकार, इन्फिनिटी ओवर वाटर। गॉड टियर आइटम है, थंडर जजमेंट, बीस्ट मास्टर्स नेकलेस। उन्नत नावें, पेट्रोल बोट, गश्ती नाव, बेसिक सबमरीन। अपने आंकड़े देखने के बाद लिन हैंग ने संतोष से कहा, चूंकि मैंने सिस्टम का काम पूरा कर लिया है, मेरी यॉट एक पेट्रोल शिप गश्ती जहाज में अपग्रेड हो गई है। ये प्रलय में सबसे सुरक्षित सवारी है। पेट्रोल शिप में बुर्ज टरेट्स और ग्रैपलिंग गन है, सुपर स्ट्रॉन्ग इंजन। अब मैं आखिरकार अपनी रक्षा कर सकता हूँ। विशाल और शक्तिशाली जहाज को देखकर मिंगमिंग की आंखें चमक उठी। उत्साह से बोली, वाह, आपको एक और नया जहाज मिल गया। लिन हैंग ने मुस्कुराते हुए सुधार किया, नहीं, ये एक जहाज है। सही बात है, प्रलय में ये पहला पेट्रोल शिप होना चाहिए। ये सुनकर मिंगमिंग और भी प्रभावित हो गई। उसने कहा, वाह भाई, आप बहुत बढ़िया हैं। तो आगे क्या हम बड़ी जमीन की तलाश कर सकते हैं? लिन हैंग ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, जरूर, लेकिन पहले हमें थोड़ी तैयारी करनी होगी। तैयार हो जाओ। न्याशाओ से आर्मर शिप की सामग्री इकट्ठा करके अब हमारे पास बहुत सारा स्टील है और मेरे स्टॉक में मेरे पास कुछ बैटरियां हैं। एक बार जब मैं पहला बायोनिक रोबोट बना लूंगा तो मैं आसानी से उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता हूं। और मेरे इन्फिनिटी कौशल का 1 महीने का कूल डाउन है। ये एक बार में 100 मील के भीतर सभी क्रिस्टल कोर एकत्र कर सकता है। वो पागलपन है। लिन हैंग की आंखों में भविष्य की योजनाओं की चमक थी। वो आगे बोला, जल्द ही ये जगह एक वाटर सिटी, पानी का शहर बन जाएगी। हमारे पास भारी मात्रा में संसाधनों और जानकारी का प्रवाह होगा। पहला गॉड टियर ब्लूप्रिंट भी दिखाई देगा, लैंड मेकर मशीन। इसके अलावा वो बायोटेक जो येन जी जानती है और जो मिट्टी उसने इकट्ठा की है, वो हमारे संसाधनों को पूरी तरह से फिर से भर सकती है। हम यात्रा जारी रखेंगे और मेरे उत्परिवर्ती जलीय जीव, वे संख्या में भी बढ़ रहे हैं। हमें सुरक्षा की एक और परत देता है। ये कयामत की बाढ़ अब मेरा दुस्वप्न नहीं है। अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देने के बाद लिन हैंग ने जहाज को आगे बढ़ाया। वो सोचते हुए बोला, मैं पानी में गश्त करने जा रहा हूँ। पेट्रोल शिप बहुत चमकीला है। एक छोटी नाव पर स्विच किया। अगर कुछ अजीब नहीं हुआ तो हम कल चलेंगे। खतरनाक नहीं लगता। अभी भी कुछ मछलियां सुरक्षित बची हैं। उसके सामने फैला अंतहीन जलक्षेत्र शांत दिखाई दे रहा था। लेकिन लिन हैंग जानता था कि इस प्रलयकारी दुनिया में शांति कभी भी लंबे समय तक नहीं टिकती। अगले दिन लिन हैंग अपनी छोटी नाव में बैठकर शांत पानी के बीच गश्त कर रहा था। दूर उसे एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। वो हल्का सा हंसा और व्यंग्य करते हुए बोला, हा, मुझे देखने दो कि ये कौन सा बदकिस्मत आदमी है। ये तुम हो। खैर, वो ब्लूप्रिंट अभी तक मिला या नहीं? ओ, रुको, कोई जल्दी नहीं है। अपनी नाव खो दी? अब तुम इस तरह की छोटी नाव का इस्तेमाल कर रहे हो। सामने वाला व्यक्ति घूरते हुए बोला, वो सोचता है कि मैं बर्बाद हो चुका हूं। हुम्फ, इससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है। तुम्हें वो सामान मिला या नहीं? लिन हैंग ने शांत स्वर में पूछा। लेकिन सामने वाला, जिसे सब लॉर्ड कहते थे, तिरस्कार से हंस पड़ा और बोला, सामान? अब तुम्हें कौन सा सामान चाहिए? तुम खुद की रक्षा तक नहीं कर सकते। दोस्तों, इसे खत्म करो। हा, बॉस मरना चाहता है। लॉर्ड के आदमी तुरंत हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन लिन हैंग ने बिना घबराए उनका सामना किया। कुछ ही पलों में उसने परास्त कर दिया और लॉर्ड को भी अपने सामने झुका दिया। मौत सामने देखकर लॉर्ड कांपते हुए बोला, मुझे बख्श दो। मैं गलत था बॉस। उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजी। खिलाड़ी ने एक और भाग्यशाली खिलाड़ी को मार डाला। गॉड टियर कौशल प्राप्त हुआ, लोकेटर दिशा सूचक। अब आप जहाज के स्थानों को सटीक रूप से इंगित कर सकते हैं। नया कौशल प्राप्त करने के बाद लिन हैंग ने कहा, तो ये वाटर बैंडेड पानी के डाकू का कौशल है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो हमेशा मुझे ढूंढ लेता है। कुछ और? मरने से पहले लॉर्ड ने जल्दी कहा, यह एक गन ब्लूप्रिंट है। रूइन सिटी बर्बाद, शहर नीलामी टिकट। लिन हैंग ने टिकट और ब्लूप्रिंट को ध्यान से देखा और बुदबुदाया, ये क्या है? रूइन सिटी। वहीं लैंड मेकर मशीन दिखाई देती है। ये मेरा अगला पड़ाव है। बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। मुझे और भी दुर्लभ संसाधन हथियाने की जरूरत है और एक स्वचालित राइफल बनानी है। मारक क्षमता को बहुत अपग्रेड करना है। उपलब्ध सामग्री के साथ मैं अब अपने रोबोटों को हथियार दे सकता हूँ। मेरा पहला रोबोट दस्ता तैयार है, जाने के लिए तैयार। सब ठीक है। उसकी बात सुनकर मैंग ने उत्तर दिया, सब ठीक है, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया। भाई, लिन हैंग मुस्कुराया और बोला, ये बहुत बढ़िया है। सोचा नहीं था कि तुम इतना कुछ जानते हो। मैंने मशीनों का भी थोड़ा अध्ययन किया है। लेकिन हम अब कहाँ जा रहे हैं? फिर उसने स्वयं ही उत्तर दिया, हम अब साथी हैं। तो सच कहूँ तो हम रूइन सिटी के लिए दूसरे वाटर जोन जल क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। रूइन सिटी का नाम सुनते ही मैंग कुछ देर चुप रही। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, वाह, ऐसी भी कोई जगह है। चूंकि हम अब पार्टनर्स हैं, मैं आपको भी कुछ बताना चाहती हूँ। लिन हैंग ने तुरंत कहा, हाँ, आगे बढ़ो। मैंग ने गहरी सांस ली और अपनी बात शुरू की। मुझे कुछ संदेह है। मुझे लगता है कि इस सबका उस रिसर्च इंस्टीट्यूट से कुछ लेना देना है जहां मैं काम करती थी। 3 महीने पहले संस्थान में कुछ रहस्यमय लोग आए थे। वे एक नई सामग्री लाए थे। वे चाहते थे कि हम इसका अध्ययन और विश्लेषण करें। ये सामग्री बेहद शक्तिशाली है। ये जीवों को उत्परिवर्तित कर सकती है और उन्हें तेजी से हिंसक बना सकती है। ये भयानक है। लेकिन वे फिर भी संतुष्ट नहीं थे। वे उत्परिवर्तन प्रभाव को 5 गुना बढ़ाना चाहते थे। काम अंततः मेरे पास आ गया। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं बुरे लोगों की मदद कर रही हूँ, इसलिए प्रयोग तेजी से आगे नहीं बढ़ा। उसकी बातों के साथ ही उसे संस्थान में हुई घटनाएं याद आने लगीं। उस समय येन जीचेन वहां मौजूद थी। उसने कहा, चीजें अब मेरे नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। तभी निदेशक ने गंभीर स्वर में कहा, जीचेन, तुम्हारा क्या मतलब है? उनका लक्ष्य जीव विज्ञान में सुधार करना नहीं है। वे एक हथियार बना रहे हैं। यह सुनकर जीचेन चौंक गई और बोली, क्या? लेकिन हम उन्हें मना नहीं कर सकते थे। वे बहुत शक्तिशाली हैं। केवल एक ही विकल्प बचा है, जिंगवेई मैक्स को फिर से शुरू करें। निदेशक, ये है वो शीत युद्ध की एक पुरानी कलाकृति है। इसका वास्तविक रूप से कभी उपयोग नहीं किया गया, लेकिन इसे संस्थान के भूमिगत गोदाम में संग्रहित किया गया है। कोई सुराग नहीं है कि यह अभी भी काम करता है या नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे नहीं पता कि उस सामग्री उत्परिवर्ती राक्षसों के खिलाफ क्या लड़ सकता है। अभी भी उम्मीद है। साय, नहीं, ये काम नहीं करेगा। ये सब मैं जानती हूं। ये सब सुनने के बाद लिन हैंग कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने कहा, क्या ये चीज सचमुच असली है? एक विशाल मेक, एक बहुत शक्तिशाली हथियार जैसा लगता है।
मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। अगर हम उस मेघ को ढूंढ सकें, क्या तुम इसे ठीक कर सकती हो? जीचेन ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, मैं मुख्य रूप से एक जैविक शोधकर्ता हूँ। मैं विशाल मेघ के मामले में अच्छी नहीं हूँ। लिन हैंग ने आत्मविश्वास से कहा, यह ठीक है, कोई इसे ठीक कर देगा। मैं जिंगवेई को ढूंढना चाहता हूँ और हमारे लिए इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जीचेन ने हल्की निराशा के साथ कहा, हाँ, अफसोस की बात है, ये पूरी जगह पानी के नीचे है। संस्थान का भूमिगत गोदाम भी पानी के नीचे होना चाहिए। अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है और हमें स्थान भी नहीं पता। लिन हैंग ने बिना निराश हुए उत्तर दिया, कोई बात नहीं, चलो पहले रुइन सिटी चलते हैं, कुछ सटीक उपकरण प्राप्त करें, फिर मरम्मत पर काम करें। मैं जिंगवेई के स्थान को संभाल लूंगा। रुइन सिटी की ओर बढ़ते हुए लिन हैंग और उसके साथी अभी यात्रा ही कर रहे थे कि अचानक पूरे जहाज में चेतावनी का अलार्म गूंज उठा। उसी समय सिस्टम ने सूचना दी, अज्ञात जीव के हमले का पता चला। अचानक हुए इस हमले से मैंगमैंग घबरा गई और चीख पड़ी, कोई हम पर हमला कर रहा है। लिन हैंग ने शांत रहते हुए उसे आश्वस्त किया, चिंता मत करो, पेट्रोल शिप की सुरक्षा अधिकतम है, तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिस्टम, हमले के स्रोत की जांच करो। आदेश मिलते ही सिस्टम ने उत्तर दिया, जी हाँ, अज्ञात जलीय जीवों का पता चला। रिपोर्ट सुनकर लिन हैंग ने समुद्र की ओर ध्यान से देखा और बोला, फिर से उत्परिवर्ती जलीय जीव, लेकिन ये वाला बहुत बड़ा है, सही ना? एक उत्परिवर्ती जलीय जीव इतना बड़ा कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है कि तुम्हारी चिंताएं जायज थीं। कोई सचमुच मुसीबत खड़ी कर रहा है। चलो पहले इसे नीचे गिराते हैं। बहुत अजीब है, उन्नत उत्परिवर्ती जलीय जीव, वे अब आग भी उगल सकते हैं। रोबोट दस्ते को सक्रिय करो, आग खोलो। विशाल जीव ने हमला करते हुए पानी के भीतर गोता लगा दिया। यह देखकर लिन हैंग ने तुरंत आदेश दिया, यह आदमी पानी के नीचे चला गया। सिस्टम, उसका पीछा करने के लिए सबमरीन भेजो। सिस्टम ने बिना देर के उत्तर दिया, जी हाँ। कुछ ही क्षणों बाद सबमरीन से प्राप्त जानकारी देखकर लिन हैंग का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, यह एक उत्परिवर्ती स्टिंगरे है, लेकिन बहुत बड़ी है, कुछ गड़बड़ है। यहाँ तक कि मेरा हार भी इसे बिल्कुल नियंत्रित नहीं कर सकता। अगर ये और भी बड़ा राक्षस है तो हमें बस भागना होगा। जिंगवेई क्या कर सकता है? क्या ये बड़े उत्परिवर्ती जलीय जीवों को मिटा सकता है? उसके प्रश्न पर जीचेन ने अपनी जानकारी साझा करते हुए कहा, मैं इतना जानती हूँ कि जिंगवेई पानी के नीचे लड़ सकता है, लेकिन इसके लिए मैचिंग कॉम्बैट मॉड्यूल चिप्स की जरूरत होती है। आखिरकार ये पिछली सदी की एक पुरानी कलाकृति है। जीचेन की बात सुनकर लिन हैंग ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, समझ गया, आशा है कि हमें सभी भाग मिल जाएंगे। हम लगभग पहुंच गए। विशाल उत्परिवर्ती स्टिंगरे का खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था, लेकिन रुइन सिटी अब उनके सामने थी, जहां उन्हें नए संसाधन, नए रहस्य और जिंगवेई मेघ से जुड़ी अगली कड़ी मिलने वाली थी। रुइन सिटी के बाहरी जल क्षेत्र में जीवन किसी तरह आगे बढ़ रहा था। दो मछुआरे अपनी छोटी नाव पर दिन भर की मेहनत के बाद लौट रहे थे। पहले मछुआरे ने टोकरी में पड़ी थोड़ी सी मछलियों को देखकर कहा, आपने आज केवल कुछ ही मछलियां पकड़ी, आप लॉर्ड को कैसे रिपोर्ट करने जा रहे हैं? है? दूसरे मछुआरे ने बेबसी से उत्तर दिया, बस गुजारा कर रहे हैं, मुझे लगता है हाल ही में पानी में अधिक से अधिक उत्परिवर्ती मछलियां आ रही हैं। अगर आप उन्हें खाते हैं तो कौन जानता है, आप भी उत्परिवर्तित हो सकते हैं। मुझे सचमुच नहीं पता कि ये कब खत्म होगा। पहला मछुआरा गहरी सांस लेकर बोला, हम और क्या कर सकते हैं? इस प्रलय में रहने के लिए एक जगह होना पहले से ही कुछ ऐसा है जिसके लिए आभारी होना चाहिए। उधर लिन हैंग चुपचाप रुइन सिटी के हालात का निरीक्षण कर रहा था। आसपास की गतिविधियों को देखते हुए वो बुदबुदाया, जैसा कि मैंने सोचा था। हाँ, ये चीज अजीब है, ये सब इसी के कारण है, ये सब इसी के कारण है। उसकी नजर एक परिचित महिला पर पड़ी तो उसने पुकारा, हे महिला, कोई नई खोज? सामने मौजूद येन जीचेन ने हल्की घबराहट के साथ उत्तर दिया, बॉस, अभी के लिए कुछ भी नहीं। इसके अलावा मुझे और उपकरणों की आवश्यकता है शोध के लिए। तभी वहां का बॉस हंसते हुए बोला, हाँ, यदि नहीं तो मैं कैसे शोध कर सकता हूँ? हाँ, ऐसा पागल, अगली नीलामी में मुझे तुम्हारे लिए और उपकरण मिलेंगे और तुम्हें यह पता लगाना होगा कि ये मछलियां क्यों उत्परिवर्तित हो रही हैं। यदि नहीं तो मेरे क्षेत्र में एक बेकार व्यक्ति को रखने का कोई कारण नहीं है। बॉस के जाने के बाद येन जीचेन ने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया और धीरे से बोली, नहीं, मैं उसे यह हासिल नहीं करने दे सकती। अगर उसने ऐसा किया तो सब खत्म हो जाएगा। एक बार मौका मिलते ही मैं उसे उड़ा दूंगी। हाँ। उसी समय रुइन सिटी की प्रसिद्ध नीलामी शुरू होने वाली थी। नीलामीकर्ता ने मंच पर आते हुए घोषणा की, आखिरकार एक और नीलामी। मैंने सुना है इस बार कुछ बचे हुए लोग दक्षिणी पानी से आए हैं। साय, मुझे दिनों से बुखार है, आशा है कि मुझे कुछ दवा मिल जाएगी। स्वागत है बचे हुए लोगों का हमारी महान रुइन सिटी नीलामी में। हम आज ये नीलामी कर सकते हैं। हमारे लॉर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद। सारी महानता उन्हीं से आती है। भीड़ में खड़े दो बचे हुए लोग आपस में बातें करने लगे। पहले ने उत्सुकता से पूछा, वैसे रुइन सिटी का लॉर्ड कौन है? वे कहते हैं कि लॉर्ड के पास कुछ दुर्लभ क्षमताएं हैं, यहाँ तक कि खुद रुइन सिटी का निर्माण किया। दूसरे व्यक्ति ने तुरंत उसे सावधान करते हुए कहा, मेरी सलाह है, बहुत अधिक जानने की कोशिश मत करो। उनकी बातचीत के बीच नीलामीकर्ता ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, ठीक है, म्याऊं। रुइन सिटी की बहुप्रतीक्षित नीलामी अब आधिकारिक रूप से शुरू होने वाली थी। रुइन सिटी के बाहर पहुंचकर लिन हैंग ने पूरे क्षेत्र का सावधानी से निरीक्षण किया। उसने देखा कि शहर के चारों ओर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी और उसकी पेट्रोल बोट इतनी बड़ी थी कि वह आसानी से सबकी नजरों में आ जाती। स्थिति का आकलन करने के बाद उसने कहा, रुइन सिटी में बहुत सारी आंखें हैं, पेट्रोल बोट बहुत स्पष्ट है, मैं खुद एक नाव ले लूंगा। फिर उसने अपनी बहन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा भाई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, सही ना? चिंता मत करो, मैं इसे अभी के लिए तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ। अगर कुछ होता है तो मैं रेडियो पर कॉल करूंगा। मैंगमैंग ने विश्वास के साथ सिर हिलाया और उत्तर दिया, ठीक है। लिन हैंग के जाने के बाद मैंगमैंग कुछ देर तक उसे देखती रही। फिर उसने पास खड़ी जाचिंग से पूछा, जाचिंग, तुम मेरे भाई के बारे में क्या सोचती हो? जाचिंग हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा भाई है, वो सचमुच बहुत अच्छा है। जब से यह आपदा शुरू हुई है मुझे लगता है मेरे भाई बदल गए हैं। मैंगमैंग ने उत्सुकता से पूछा, सच में? वो पहले कैसा था? जाचिंग ने पुरानी यादों में खोते हुए कहा, उस समय मुझे लगता है बहुत समय पहले वो लापरवाह था, बिल्कुल मेरी तरह। हम खुश थे, लेकिन फिर हमारे माता पिता ने हमें छोड़ दिया। उसने परिवार का भरण पोषण करना शुरू कर दिया। वो थक गया, थका हुआ और मुश्किल से बात करता था, लगभग ऐसा जैसे वो भाई नहीं था जिसे मैं जानती थी। अगर ये आपदा उसे पहले जैसा बना सकती है, मैं सचमुच आशा करती हूँ कि वो दिन जल्द आए। मैंगमैंग चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। तब जाचिंग ने उसकी ओर देखकर आगे कहा, मैं समझती हूँ, उसे एक वयस्क की तरह व्यवहार करना होगा। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रोने का मौका छोड़ना जिससे वो प्यार करता है, जैसे तुम। वास्तव में वो कभी नहीं बदला, वो हमेशा तुम्हारा सबसे प्यारा भाई रहा है। ये सुनकर मैंगमैंग की आंखों में भावनाएं उमड़ आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इधर लिन हैंग अपनी छोटी नाव लेकर रुइन सिटी के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुका था। वहां तैनात एक गार्ड ने उसे रोकते हुए पूछा, वहां कौन है? लिन हैंग ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं दक्षिणी पानी से आया हूँ,
यहाँ नीलामी के लिए। गार्ड ने उसका टिकट जांचते हुए कहा, मुझे देखने दो, ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन यहाँ कोई मूर्खतापूर्ण कोशिश मत करना, लॉर्ड तुम्हें नहीं बख्शेंगे। लिन हैंग ने बिना किसी भाव के उत्तर दिया, समझ गया। रूइन सिटी के भीतर कदम रखते ही उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। गार्डों के हाथों में आधुनिक हथियार देखकर वो मन ही मन बोला, यहाँ के गार्डों के पास भी अब बंदूकें हैं। ऐसा लगता है कि रूइन सिटी के संसाधन और मारक क्षमता कोई मजाक नहीं है। मेरा लक्ष्य संसाधन खरीदना और कुछ समाचार प्राप्त करना है। मुझे जल्द से जल्द जिंगवई प्राप्त करने की आवश्यकता है। रुइन सिटी की नीलामी पूरे शोर शराबे के साथ शुरू हुई। मंच पर खड़े नीलामीकर्ता ने पहली वस्तु सबके सामने प्रस्तुत करते हुए ऊंची आवाज में घोषणा की, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, प्रलय में ये एकमात्र सच्चा खजाना है, एक रैप्टर इंजन। शुरुआती बोली 100 क्रिस्टल कोर। ये सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। एक बचे हुए व्यक्ति ने उत्साह से कहा, यह वास्तव में एक रैप्टर इंजन है, इसके साथ मैं पानी में तहलका मचा सकता था। मुझे ये चाहिए, मैं 100 क्रिस्टल कोर की बोली लगा रहा हूँ। दूसरा तुरंत चिल्लाया, भाड़ में जाए, मैं पूरी बाजी लगा रहा हूँ, 120 क्रिस्टल कोर, ये मेरा है। तीसरे ने आवाज लगाई 150, और उसके बाद एक और बोली आई 170। तभी भीड़ के बीच बैठा लॉर्ड मुस्कुराया और घमंड से बोला, तुम लूजर्स, मेरे लिए 200। इन लोगों के लिए क्रिस्टल कोर प्राप्त करना बेहद कठिन है, लेकिन स्पष्ट रूप से रैप्टर इंजन बहुत लुभावना है। वे इसके लिए सब कुछ जोखिम में डाल देंगे। 500 क्रिस्टल कोर। चलो देखते हैं कि मुझसे आगे बोली लगाने की हिम्मत कौन करता है। नीलामीकर्ता ने उत्साहित होकर घोषणा की। इस बचे हुए व्यक्ति ने भी 500 की बोली लगाई। कोई और, ये भगवान का एक अत्यंत दुर्लभ उपहार है। भीड़ में बैठे लिन हैंग ने यह सब देखकर मन ही मन कहा, यह आदमी पागल है। PSH, बस एक मूर्ख लूजर जो भी हो। कुछ क्षणों की प्रतीक्षा के बाद नीलामीकर्ता ने हथौड़ा बजाते हुए कहा, रैप्टर इंजन इस बचे हुए व्यक्ति को जाता है, ये तुम्हारा है, बिक गया। रैप्टर इंजन जीतते ही लॉर्ड खुशी से हंस पड़ा और बोला, हा, ये मेरा है। अब तुम्हारा मालिक कौन है? तुमने मेरे क्रिस्टल कोर चुराए हैं, कोई मदद करो। तभी एक गुंडा आगे बढ़ा और कठोर स्वर में बोला, क्या तुम नियम नहीं जानते? अगर तुम मेरे क्षेत्र पर बोली लगाते हो तो तुम्हें अपनी बोली के बराबर अलॉय सौंपना होगा, यदि नहीं तो या तो वस्तु या तुम यहां से नहीं जाओगे। लॉर्ड का चेहरा उतर गया। वो घबराकर बोला, मुझे नहीं पता था, कृपया इसे वापस दे दो। मैं जा रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं। नीलामी बिना रुके आगे बढ़ी। नीलामीकर्ता ने अगली वस्तु दिखाते हुए कहा, इसके बाद हमारी दूसरी वस्तु, अछूती ताज़ा सब्जियां, एक सर्विंग। भीड़ में से एक व्यक्ति भावुक होकर बोला, मैंने सदियों से सब्जियां नहीं देखी हैं, मैं उन्हें फिर से चखना चाहता हूँ। 10 जीन हाँ। दूसरा व्यक्ति निराश होकर बोला, 10 जीन हाँ अभी भी बहुत महंगा है। साय, ऐसा विलासिता का भोजन। ये देखकर लिन हैंग मन ही मन सोचने लगा, यहाँ तक कि सब्जियां भी। इसका मतलब है उन्होंने खेती भी शुरू कर दी है। यहाँ उनकी प्रगति मेरी सोच से भी तेज है। इस जगह में और भी रहस्य हो सकते हैं। जब किसी ने सब्जियों के लिए बोली नहीं लगाई तो नीलामीकर्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि इस वस्तु पर कोई बोली नहीं लगा रहा है। बहुत बुरा, लेकिन केवल यदि आप लॉर्ड के गुलाम के रूप में साइन अप करते हैं। क्या आपको एक सब्जी मिल सकती है? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? साथ ही आप लॉर्ड के संरक्षण में रहेंगे। यह सुनकर लिन हैंग ने तिरस्कार से सोचा, फिर से गुलाम, हमेशा गुलाम। ऐसे लोग हमेशा दूसरों को उपकरणों में बदल देते हैं, फिर बाकी सभी को नीची नजर से देखते हैं और पूरी तरह से घमंडी और शक्तिशाली व्यवहार करते हैं। तभी भीड़ में से एक भूखा बचे हुआ व्यक्ति आगे आया और बोला, मैं साइन करूंगा। ठीक है, मुझे एक दो, मुझे कोशिश करने दो, लॉर्ड मेरी रक्षा करेंगे, सही ना? उसे देखकर लिन हैंग ने मन ही मन कहा, ये मूर्ख, वे एक कत्लेआम की ओर बढ़ रहे हैं और उन्हें इसके बारे में पता तक नहीं है। नीलामीकर्ता के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। उसने उस व्यक्ति की ओर देखते हुए, जिसने अभी अभी गुलामी का अनुबंध स्वीकार किया था, ऊंची आवाज में घोषणा की, इसके बाद आप सभी को लॉर्ड के हर आदेश का पालन करना होगा। अगर कोई विरोध करता है तो अनुबंध अपने आप सक्रिय हो जाता है और आपको मार डालता है। ये सुनते ही वो बचे हुए व्यक्ति के चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबराकर चिल्लाया, क्या? मैंने किस चीज पर हस्ताक्षर किए? नीलामीकर्ता ने बेरुखी से उत्तर दिया, आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, पर्याप्त हुआ, गुलामों को यहां नहीं होना चाहिए। गार्ड्स, बेचारा व्यक्ति डर के मारे विनती करने लगा, नहीं, मत करो, मुझे अभी तक मेरी सब्जियां भी नहीं मिली हैं। लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी और उसे घसीटकर वहां से ले जाया गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। नीलामीकर्ता ने सामान्य स्वर में अगली वस्तु सबके सामने रखते हुए कहा, ठीक है, नीलामी जारी है। टाडा, ये एंटीबायोटिक दवाओं का एक पैकेट है। हाँ, आप सभी जानते हैं ये कितना मूल्यवान है। शुरुआती बोली 1000 क्रिस्टल कोर। वस्तु को देखते ही लिन हैंग के मन में विचार आया, ये वास्तव में एंटीबायोटिक्स है, इसके लिए 1000 क्रिस्टल कोर उचित है। बार्टर वस्तु विनिमय भी स्वीकार किया जाता है। उसी समय भीड़ के बीच से लॉर्ड आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, क्या ये काम करने वाला है? सोने का क्या उपयोग है? ये अब कबाड़ धातु से भी कम मूल्य का है। मेरे पास ये है, एक नजर डालो। दोस्तों, ये लैंड रिक्लेमेशन मशीन भूमि सुधार मशीन का ब्लूप्रिंट है। ये काफी अच्छा होना चाहिए, सही ना? लैंड रिक्लेमेशन मशीन। ब्लूप्रिंट का नाम सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। एक बचे हुए व्यक्ति ने अविश्वास से कहा, कोई रास्ता नहीं, ये महान लैंड रीमेकिंग मशीन वास्तव में मौजूद है। क्या ये हमारे लिए वापस जमीन पर जाने का मौका हो सकती है? लॉर्ड सबकी प्रतिक्रिया देखकर घमंड से हंस पड़ा और बोला, हा, तुम में से किसी ने इसे कभी नहीं देखा है, सही ना? ये एकमात्र गॉड लेवल ब्लूप्रिंट है। हुम्फ, मूर्खों का झुंड। क्या आप जानते हैं कि इस चीज को बनाने में कितनी सामग्री लगती है? अकेले स्टील को ही 10 लाख यूनिट की आवश्यकता होती है। उसकी बात सुनकर एक और बचे हुए व्यक्ति ने निराश होकर कहा, कोई रास्ता नहीं, वो अभी पूरी तरह से एक हवाई कल्पना है। स्टील बुनियादी रूप से अभी हार्ड करेंसी मजबूत मुद्रा है। क्या मजाक है? बिना किसी बात की मेरी उम्मीदें बढ़ा दी। ये चीज बस एक असंभव कल्पना है। भीड़ के शांत होने पर नीलामीकर्ता ने गर्व से कहा, लेकिन रुइन सिटी की सच्ची विशिष्टता के लिए इस दुनिया में कोई अन्य भूमि नहीं हो सकती। वहां कौन है? तभी भीड़ के बीच से लिन हैंग आगे बढ़ा और दृढ़ स्वर में बोला, इससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है, मुझे ये चीज चाहिए। नीलामीकर्ता उसकी ओर घूरते हुए गरजा, तुम्हारी यहां मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? बच्चे, क्या तुम्हें मरने का शौक है? लिन हैंग बिना डरे बोला, ये मेरे और उसके बीच का आदान प्रदान है, इससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है, इसे मुझे दे दो, ब्लूप्रिंट सौंप दो। लॉर्ड ने कुछ पल सोचकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, सौदा। लेकिन नीलामीकर्ता क्रोध से तमतमा उठा और गरज कर बोला, क्या तुमने मेरी बात भी सुनी?
तुम दोनों में से कोई भी आज यहाँ से नहीं जा रहा है। नीलामी समाप्त होने के बाद माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। लॉर्ड ने लिन हैंग को जाते हुए रोका और मुस्कुराकर कहा, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मेरा वास्तव में तुमसे कुछ काम है। लिन हैंग बिना रुके उसकी ओर मुड़ा और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, तुम मुझे चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? क्या एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा की सचमुच यहाँ इतनी कमी है? मेरे पास अभी भी एक बड़ा बैच बचा है। अगर मैं उन सभी को जारी करूं तो तुम अपनी सत्ता की सीट को कब तक रख सकते हो? लॉर्ड ने उसकी बात सुनकर उसकी ओर ध्यान से देखा और पूछा, क्या तुम किसी समूह के साथ हो? तुम रुइन सिटी कब आए? लिन हैंग ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ बस कुछ संसाधनों का व्यापार करने आया हूँ। अगर तुम कोई तमाशा बनाना चाहते हो, मैं किसी भी समय तैयार हूँ। बेहतर होगा कि तुम्हारे पास वो हो जो मुझे चाहिए। हुम्फ, क्या मुझ पर घात लगाने की योजना बना रहे हो? ये मेरा क्षेत्र है, तुम्हारे पास बातचीत करने का कोई अधिकार नहीं है। लॉर्ड के व्यवहार को देखते हुए लिन हैंग समझ चुका था कि वो साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने सीधे विषय पर आते हुए कहा, तुम उत्परिवर्ती जलीय जीवों को नियंत्रित कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो व्यापार की बात करते हैं। मुझे कुछ डाइविंग गियर चाहिए, डाइविंग सूट, ऑक्सीजन टैंक और जितना स्टील तुम ला सकते हो। ये सुनते ही लॉर्ड मुस्कुराया और बोला, रुको, क्या तुम एक लैंड रिक्लेमेशन मशीन बनाने जा रहे हो? हा, तुम बस सपने देख रहे हो। लिन हैंग ने बिना प्रभावित हुए उत्तर दिया, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस मुझे बताओ, तुम्हारे पास ये है या नहीं? अगर तुम्हारे पास है तो मुझे लैब उपकरणों का एक पूरा सेट भी चाहिए। क्या तुम्हारे पास वो है? लॉर्ड कुछ पल सोचने के बाद बोला, मैंने पहले कुछ लैब गियर तैयार किए थे, लेकिन मेरे लोग अभी उन सभी का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन एक बार जब हम रिसर्च इंस्टीट्यूट में होंगे, हम शायद बहुत अधिक एकत्र कर सकते हैं। वो कोई समस्या नहीं है। उसकी बात सुनकर लिन हैंग ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, व्यापार के लिए 10 मिनट में यहाँ मिलो। इतना कहकर वो मुड़ गया। लिन हैंग के जाते ही लॉर्ड के चेहरे की मुस्कान बदल गई। उसकी आंखों में लालच और षड्यंत्र साफ दिखाई देने लगा। उसने अपने आदमियों की ओर देखकर धीमे स्वर में कहा, आगे बढ़ो बच्चे, वह लाओ जो उसने मांगा है। यहाँ रुइन सिटी में किसी ने पहले कभी मुझसे सौदा नहीं किया है। केवल गूफेंग की हिम्मत होती है। मैं उन सभी को ले लूंगा। उसके आदेश के साथ ही उसके आदमी छिपकर घात लगाने की तैयारी में लग गए, जबकि दूसरी ओर लिन हैंग भी पहले से जानता था कि यह सौदा इतनी आसानी से पूरा होने वाला नहीं है। व्यापार के स्थान की ओर बढ़ते हुए लिन हैंग मन ही मन पूरी स्थिति का विश्लेषण कर रहा था। उसने गंभीर स्वर में कहा, अब मेरे पास लैंड रिक्लेमेशन मशीन का ब्लूप्रिंट है। अगला कदम रिसर्च इंस्टीट्यूट जाना है, जिंगवेई मेक पर अपना हाथ साफ करना। लेकिन वो कमीना निश्चित रूप से ईमानदारी से व्यापार नहीं करेगा। लड़ाई के लिए तैयार रहना बेहतर है। कुछ देर बाद वो तय जगह पर पहुंचा, जहां लॉर्ड पहले से उसका इंतजार कर रहा था। लिन हैंग ने कहा, मैं तुम्हारा सामान लाया हूं। मेरा कहाँ है? लॉर्ड ने सामान की ओर इशारा करते हुए उत्तर दिया, पहले से खोलो। ये असली सौदा है। मान लीजिए कि तुम ईमानदार हो। मेरा सामान भी यहाँ है। अभी बहुत स्टील नहीं है, मुझे अगली बार और मिलेगा। तुम। लिन हैंग ने चारों ओर एक नजर डाली और तुरंत समझ गया कि आसपास कई लोग छिपे हुए हैं। वो हल्की हंसी के साथ बोला, हुम्फ, मुझे संदेह है कि अगली बार होगा। आपने मुझ पर घात लगाने के लिए इतने सारे लोगों को सेट किया। आपके इरादे स्पष्ट हैं। लॉर्ड ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, कम से कम तुम जानते हो कि क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ तुम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते। ऐसा लगता है कि तुम्हारी रुइन सिटी सचमुच बर्बाद होने वाली है। इसे पकड़ो, इसे जिंदा पकड़ो। उसके आदेश के साथ ही गुंडे चारों दिशाओं से निकल आए और चिल्लाए। हमला शुरू होते ही लॉर्ड ने लिन हैंग की शक्ति देखकर हैरानी से कहा, क्या उसके पास किसी तरह का संवर्धित कौशल है? महत्वपूर्ण नहीं है। अब तुम अपने जीवन के बदले में क्या व्यापार करने जा रहे हो? हुम्फ, तुम्हें सचमुच लगता है कि मेरे जैसे लॉर्ड के पास केवल कुछ ही गुंडे हैं? जलीय हत्यारे कभी अकेले काम नहीं करते। यहाँ उत्परिवर्ती दस्ता है। ये लो। अगले ही क्षण कई विचित्र जलीय जीव युद्ध में कूद पड़े। उन्हें देखकर लिन हैंग बोला, तो क्या ये राक्षस इंसान है या सिर्फ पानी के गोले? युद्ध और भी उग्र हो गया। किसी ने चिल्लाकर कहा, भाड़ में जाओ। चुप रहो, मैं पानी के नीचे तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। भीषण संघर्ष के दौरान लिन हैंग ने देखा कि उसके सामने मौजूद जलीय जीव बाकी सभी से अलग था। उसने ध्यान से उसे देखते हुए कहा, यहां तक कि ये जलीय भूत भी उसके सामने कुछ नहीं है। तुम वास्तव में क्या हो? तुम मुझसे तुम्हें मारने के लिए कह रहे हो, लेकिन क्या तुम इंसान हो या जलीय? तुम इस तरह क्यों बदल गए? ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी दिमाग है। उस रहस्यमयी प्राणी ने पीड़ा भरी आवाज में कहा, मेरे काम में दखल मत दो, जाओ खुद को बचाओ। लेकिन लिन हैंग पीछे नहीं हटा। उसने उत्तर दिया, ओह, मौत को बुलावा दे रहे हो? तुमने खुद इसे अपने ऊपर बुलाया है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लड़ाई के बीच लॉर्ड पर नियंत्रण टूट गया। वह चौंक कर बोला, धन्यवाद। तुम आखिरकार मुझे आजाद करने के लिए धन्यवाद। डब्लू, क्या हो रहा है? तभी उस रहस्यमयी प्राणी ने अपनी असली पहचान बताते हुए कहा, मैं बहुत पहले की एक मरमेड जल परी हूं। मेरे पूर्वज समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों में रहते थे। एक दिन कोई हमें सतह पर ले आया। उन्होंने हमें किसी चीज का इंजेक्शन लगाया। फिर हर कोई अजीब व्यवहार करने लगा। लोग एक एक करके मरने लगे। केवल मैं बची और भाग निकली। लेकिन जब मैं इन पानी में पहुंची, मैं बदकिस्मत थी और उस आदमी द्वारा पकड़ी गई। उसने मुझे एक अनुबंध करने के लिए मजबूर किया। तब से उसने मुझे नियंत्रित किया। अब कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं थी, न इंसान न भूत। कुछ पल रुककर उसने आगे कहा, तो इस दुनिया में अभी भी मूर्ख लोग हैं, लेकिन उन्हें किसने पकड़ा? अब मैं अपने परिवार से मिलने जा रही हूँ। ये मेरी मूर्ख जनजाति द्वारा छोड़ी गई एकमात्र इतिहास की किताब है। मैं इसे तुम्हें दे रही हूँ। शायद तुम्हें अंदर चीजों को बदलने का असली तरीका मिल जाएगा। इतना कहकर उसने वो प्राचीन पुस्तक लिन हैंग को सौंप दी, जिससे इस रहस्यमयी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों का द्वार खुलने वाला था। मरमेड के विलीन हो जाने के बाद समुद्र एक बार फिर शांत हो गया, लेकिन लिन हैंग के मन में अनगिनत प्रश्न उठने लगे। उसने अपने हाथ में पकड़ी प्राचीन पुस्तक को देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, जिन्होंने मरमेड जनजाति को पकड़ा था, क्या वे वही लोग हो सकते हैं जो रिसर्च लैब की ओर जा रहे थे? क्या वे सब मिलकर काम कर रहे हैं? उसने पुस्तक के पन्ने पलटे, लेकिन उसके भीतर लिखी भाषा उसके लिए बिल्कुल अनजानी थी। कुछ देर तक ध्यान से देखने के बाद वो बोला, मैंने पहले कभी इस तरह का लेखन नहीं देखा है। फिर उसने आसपास का निरीक्षण किया और कहा, शार्क पहले ही डाइविंग गियर वापस ले चुकी है। यहाँ चीजों पर नजर रखना बेहतर है। यहाँ तक कि ये जलीय भूत भी उसके सामने कुछ नहीं है। उसी समय अचानक एक शत्रु खिलाड़ी सामने आ गया। उसने लिन हैंग की ओर घूरते हुए पूछा, तुम्हें बम कहाँ से मिला? मान लो कि ये तुम ही हो। फिर अगले ही पल उसके चेहरे का भाव बदल गया और वो घबराकर बोला, वो नहीं, रुको। लेकिन लिन हैंग बिल्कुल शांत खड़ा रहा। शत्रु खिलाड़ी ने खुद को संभालते हुए व्यंग्य से कहा, चलो भी, वे कमजोर तरकीबें मुझे मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। भोले भाले मूर्ख, बाहर आओ। उसके आदेश के साथ ही आसपास छिपे हुए लोग बाहर निकलने लगे।
उनमें से एक जोर से हंसते हुए बोला, हा हा हा, किसी ने आखिरकार उसे पकड़ लिया, मैं भी अंदर जा रहा हूँ। फिर उसने और भी जोर से हंसते हुए कहा, हा हा हा, वांग पाई तुम देख रहे हो, किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझ पर उंगली भी उठाए। उसके साथ खड़े दूसरे व्यक्ति ने घमंड से कहा, हाँ सही बात है, हमारे क्षेत्र पर कदम रखने की किसकी हिम्मत है। लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, अंधेरे में छिपी एक भयावह आवाज गूंजी, तुम मरना चाहते हो। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसके साथ छल हुआ है। उसने दांत भींचते हुए कहा, मुझे धोखा दिया। हाँ, ऐसा ही लगता है। लानत है, सामने खड़ा रहस्यमयी व्यक्ति ठंडी मुस्कान के साथ बोला, आखिर ये कौन है? क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि अब तुम्हारी जिंदगी की क्या कीमत है? लिनहांग ने तुरंत सहायता के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन वो व्यक्ति जोर से हंस पड़ा, मदद के लिए पुकारना बेकार है, चाहे कितने भी लोग आ जाएं, वे मर जाएंगे। हा हा हा, तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई विशेष शक्तियां नहीं है? तुम अभी के अभी मेरे गुलाम बन जाओगे। उस आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और भयानक आत्मविश्वास के साथ कहा, एक बार अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद तुम केवल मेरे आदेशों का पालन कर सकते हो। अचानक लिनहांग का पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगा। उसने घबराकर कहा, ओह नहीं, मेरा शरीर लकवाग्रस्त पैरालाइज्ड हो गया है। वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मेरी गॉड लेवल स्किल अनुबंध जादू कॉन्ट्रैक्ट मैजिक है। एक बार जब मैं तुम्हारे हाथ का निशान दबा दूंगा तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। लिनहांग ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, लानत है। वो आदमी विजयी भाव से आगे बढ़ा, लेकिन लिनहांग की आंखों में विद्रोह की आग जल उठी। उसने पूरी ताकत से कहा, तुम्हारे सपनों में? क्या? मैं फिर कभी किसी का गुलाम नहीं बनूंगा, कभी नहीं। उसी समय बाहर से सैनिकों की आवाजें गूंज उठी, हमला करो, लॉर्ड की रक्षा करो, उसे मार डालो। लिनहांग ने देखा कि सामने आने वाले लोग सामान्य नहीं थे। उसने गंभीर स्वर में कहा, ये लोग हमारे बचे हुए लोग नियंत्रित हैं और उनकी स्वतंत्र इच्छा छीन ली गई है। दुश्मन का नेता हंसते हुए बोला, चलो भी, यहाँ कौन मर रहा है, इसे लंबा मत खींचो। वो आदमी भी अभी उससे लड़ रहा था, वो शायद जाग गया है, अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी किसी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, उसे जाने दो कमीने। लेकिन वो व्यक्ति शांत स्वर में बोला, तुमने उसके साथ भी कोई अनुबंध किया था, है ना? अफसोस की बात है कि वो पहले ही बेहोश हो चुका है। लिनहांग ने फिर से दांत भींचे, लानत है उधर। दुश्मन अपने आप से बड़बड़ाया, किसी ने सचमुच मेरा सामान छीन लिया, कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उसे फिर भी मेरे हाथों मरना होगा। मैंने डाइविंग सूट पर एक ट्रैकर लगा दिया है, वो चाहे कहीं भी छिपे, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। दूसरी ओर कई कठिनाइयों के बाद लिनहांग आखिरकार पानी से बाहर निकला और राहत की सांस लेते हुए बोला, उफ, आखिरकार बाहर आ ही गया। उस आदमी ने सचमुच मुझ पर घात लगाने एम्बुश करने की कोशिश की। ऐसे लोग सच में पागल होते हैं। उसकी नजर पास पड़े घायल व्यक्ति पर गई। उसने मन ही मन सोचा, उसे नाव पर लाना बहुत जोखिम भरा है, लेकिन वो खंडहर शहर रूइन सिटी भी वापस नहीं जा सकता। शायद मैं उसे सब पनडुब्बी में आने दूं, बस उसे कहीं सुरक्षित जगह पर छोड़ देना। वो घायल व्यक्ति के पास गया और उसे हिलाते हुए बोला, हे उठो। उफ, तुम? घायल व्यक्ति ने आंखें खोलते ही पूछा, तुम्हें भी उस लॉर्ड ने इधर उधर भगाया था, है ना? लिनहांग ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ सही कहा, लगभग ऐसा ही हुआ था। तुम खंडहर शहर वापस नहीं जा सकते। घायल व्यक्ति ने उलझन में पूछा, क्या लॉर्ड मरा नहीं है, या क्या मैं मर चुका हूं? लिनहांग मुस्कुराया और बोला, दोनों में से कोई नहीं। तुम अभी के लिए मेरी सब पनडुब्बी में रह सकते हो। एक बार जब हम जमीन पर पहुंच जाएंगे तो तुम जा सकते हो। ये सुनकर वो व्यक्ति उत्साहित हो गया और बोला, वाह, एक सब, मुझे पनडुब्बियां बहुत पसंद हैं। लिनहांग ने तुरंत चेतावनी दी, अंदर के कंट्रोल पैनल से छेड़छाड़ मत करना। फिर उसने साथियों से कहा, उसका ख्याल रखना। घायल व्यक्ति भावुक होकर बोला, मैं कैसे? धन्यवाद। लिनहांग ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, आपका स्वागत है। पनडुब्बी के भीतर माहौल कुछ शांत हुआ तो लिनहांग अपने साथियों के पास लौट आया। उसने सामान्य स्वर में कहा, बस रिसर्च लैब गया था। उसके हाथ में कुछ सामान था। उसने दिखाते हुए बताया, डाइविंग सूट और ऑक्सीजन ट्यूब मिल गई। ये सुनकर जियाचेंग की आंखें चमक उठी। उसने उत्सुकता से पूछा, तुम्हें सच में वे मिल गए? अगला, चलो तुम्हारी पिछली लैब की ओर चलते हैं। मैं नीचे गोता लगाऊंगा और उस मेका मैचा को सक्रिय करने की कोशिश करूंगा। लिनहांग ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, क्या तुम इस बारे में पक्के हो? वो मेका न जाने कब से भीग रहा है, शायद वो पहले ही सड़ चुका हो। जियाचेंग ने बिना हिचकिचाए उत्तर दिया, फिर भी एक कोशिश तो करनी होगी। इस तबाही एपोकैलिप्स में ये गियर बेहद दुर्लभ है। फिर उसने एक और ब्लूप्रिंट निकालते हुए कहा, और ये भी, एक बार जब ये बन जाएगा तो हम जमीन का निर्माण कर सकते हैं। सभी की नजर उस विशाल डिजाइन पर टिक गई। उस पर साफ लिखा था, भूमि सुधार मशीन, लैंड रिक्लेमेशन मशीन। आवश्यक सामग्री, स्टील एक्स 10 लाख, मोटर्स एक्स 100, सर्किट बोर्ड एक्स 1 करोड़, प्रेशर पंप एक्स 1000। ये देखकर लिनहांग भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अविश्वसनीय। तभी उसकी नजर एक और पुरानी किताब पर पड़ी। उसने उसे उठाते हुए कहा, और ये, लेकिन मैं इसे पढ़ नहीं सकता। इस पर लिखा पाठ, क्या आप में से किसी ने इसे देखा है? बाकी सभी ने ध्यान से देखा, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। एक साथी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने इस तरह की लिपि कभी नहीं देखी। जियाचेंग, मुझे एक नजर देखने दो। जियाचेंग भी उसे समझ नहीं पाई। तभी मैंगमैंग ने किताब अपने हाथों में ली और कुछ देर ध्यान से देखने के बाद बोली, मुझे लगता है कि मैं इसे कुछ पढ़ सकती हूँ। क्या तुमने इस तरह का लेखन देखा है? सभी हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत पूछा, मैंगमैंग, वहाँ क्या लिखा है? मैंगमैंग ने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। इस किताब का नाम है अपूर्वजों की यात्रा, एंसेस्टर्स जर्नी। ये इंसानों और समुद्र के बारे में एक कहानी बताती है। पनडुब्बी में सन्नाटा छा गया और मैंगमैंग की आवाज पूरे केबिन में गूंजने लगी। बहुत समय पहले, दुनिया के आकार लेने से पहले, दुनिया बंजर और कठोर थी। पहला छोटा सा जीवन प्रकट हुआ। वो शून्यता में रहता था, जब तक कि उसने अपना मूल रूप नहीं ले लिया। लेकिन उन विशाल जीवों की तुलना में ये बहुत कमजोर था, बहुत ही छोटा। वो आगे बढ़ती रही, इसलिए वो एक बड़े जल क्षेत्र के लिए तरसता था, ताकि कुचले जाने की आशंका से बचा जा सके। लेकिन वो बहुत दूर था, उसके छोटे से जीवन से भी लंबा। लेकिन उसे इसकी सख्त जरूरत थी। मैंगमैंग की आवाज और धीमी हो गई, जिस चीज ने उसे दृढ़ निश्चय बनाया। वो एक और छोटा जीवन था। उस जीवन ने कहा, हे छोटे जीव, क्या तुम्हें उन बड़े लोगों द्वारा कुचले जाने या खाए जाने का डर नहीं लगता? उसने आगे पढ़ा। छोटी मछली ने कहा, बेशक मुझे डर लगता है, लेकिन मैं पानी नहीं छोड़ सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेंढक को उसकी बात सुनकर दया आ गई। तो तुम बदकिस्मत हो, अगर तुम बस इसी गड्ढे में रहे तो यह जल्द ही या बाद में सूख जाएगा। तब तुम क्या करोगे? छोटी मछली घबरा गई। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कहाँ जाना चाहिए? क्या तुम मुझे अपने साथ ले चल सकते हो? मेंढक ने मुस्कुराकर रास्ता दिखाया और कहा, बस उस तरफ जाते रहो और तुम्हें एक बड़ा महासागर मिलेगा।
वो विशाल और अनंत है, कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। ये सुनकर छोटी मछली खुशी से भर गई। उसने पूछा, सच में? इसमें कितना समय लगेगा? मेंढक हल्का सा मुस्कुराया और बोला, शायद सिर्फ एक दिन। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, अलविदा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। मिंग मिंग आगे बढ़ती रही। छोटी मछली उस जगह के बारे में सपने देखने लगी। उसका दिल उम्मीद से भर गया। उसने पहली बार उस गड्ढे को छोड़ दिया, उस विशाल दूर के समुद्र की ओर बढ़ते हुए जो वो चाहती थी। कहानी समाप्त होते ही मिंग मिंग ने अपना सिर पकड़ लिया और धीमे स्वर में बोली, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। उसने थकान भरी सांस लेते हुए कहा, इन शब्दों को पढ़ना थका देने वाला है, एक मानवीय मूल की कहानी जैसा लगता है। लिनहांग भी गहरी सोच में डूब गया। उसने धीरे से कहा, हाँ सही कहा, बस इस किताब की कोई चीज है, ऐसा लगता है जब मैंने खुद इसे जिया हो। जियाचेंग ने हैरानी से मेंग मेंग की ओर देखा और पूछा, मेंग मेंग इस लेखन को कैसे पढ़ सकती है? क्या यहाँ कोई संबंध है? लेकिन किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। आखिरकार लिनहांग ने शांत स्वर में कहा, तुम थोड़ा आराम कर लो, पगला, हम लैब की ओर चलेंगे। मेंग मेंग ने सिर हिलाया और बोली, ठीक है। मेंग मेंग के आराम करने के बाद लिनहांग ने तुरंत अगली तैयारी शुरू कर दी। उसने जियाचेंग की ओर देखते हुए कहा, जियाचेंग, लैब की लोकेशन इनपुट करो, सिस्टम वहां के लिए ऑटो पायलट करेगा। जियाचेंग ने बिना देर किए कंट्रोल पैनल पर काम शुरू किया और जवाब दिया, ठीक है। कुछ क्षण बाद उसने स्क्रीन पर नजर डालते हुए कहा, लेकिन पानी के नीचे का सटीक स्थान शायद बदल गया है। जब हम पहुंचेंगे तो मैं नीचे जाकर खोज करूंगा। क्या उस मेका को सक्रिय करने का कोई तरीका है? लिनहांग ने अपनी जेब से एक विशेष चिप निकालते हुए कहा, एकमात्र विकल्प ये आजमाने का है। ये चिप अस्थायी रूप से सिस्टम को चला सकती है। जियाचेंग ने चिंता से सिर हिलाया और बोली, लेकिन मेका की पावर की समस्या अभी भी जटिल है। लिनहांग आत्मविश्वास से मुस्कुराया और बोला, पावर कोई समस्या नहीं है, मैं कुछ रोबोट नीचे लाऊंगा, मेका को क्रिस्टल कोड ड्राइव से कनेक्ट करें। वो मैंग मैंग की ओर मुड़ा और बोला, मैंग मैंग, क्या तुम? लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि मैंग मैंग गहरी नींद में जा चुकी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, पता चला कि तुम पहले ही सो चुकी हो। फिर उसने सिस्टम की ओर देखते हुए कहा, पहले से ही रास्ते में हूं, ठीक है, तुम भी आराम करो। तभी पीछे से आवाज आई, रुको रुको। लिनहांग ने मुड़कर पूछा, क्या बात है? जियाचेंग ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे साथ आओ। दोनों पनडुब्बी के एक शांत हिस्से में पहुंचे। लिनहांग ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? मेका को पाने के अलावा तुम और क्या योजना बना रहे हो? कुछ क्षण तक चुप रहने के बाद जियाचेंग ने धीरे धीरे कहा, यात्रा जारी रखना, फिर कहीं सुरक्षित जगह पर जमीन बनाना, मैंग मैंग और तुम्हारी रक्षा करना। लिनहांग हल्का सा मुस्कुराया और पूछा, आह। और उसके बाद जियाचेंग ने दूर समुद्र की ओर देखते उत्तर दिया, कौन कह सकता है कि आगे क्या होगा, लेकिन अतीत साफ होता जा रहा है। मैं सोचता था कि जिंदगी सिर्फ काम और रिसर्च है, सोचता था कि दुनिया छोटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो बस हमेशा से अकेला रहा हूं। कुछ देर की खामोशी के बाद जियाचेंग ने धीरे से कहा, लिनहांग, क्या तुम मुझसे कोई वादा कर सकते हो? लिनहांग ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं? कहो। जियाचेंग ने गहरी सांस ली और कहा, अगर किसी दिन मुझे जाना पड़े, मैंग मैंग को मत बताना और मेरी चिंता मत करना। लिनहांग चौंक गया। उसने गंभीर होकर पूछा, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी अपनी योजनाएं हैं? जियाचेंग ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ, शायद। कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। लिनहांग कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर मन ही मन बोला, उसका मतलब भी क्या है? भूल जाओ इसे, इस तबाही में हम बस लहरों के साथ बह रहे हैं। उसी समय पनडुब्बी के कंट्रोल सिस्टम में तेज चेतावनी गूंज उठी। स्क्रीन चमकने लगी और सिस्टम ने सूचना दी, कोई चीज पावर अप हो रही है। ऑपरेटर ने तुरंत उत्तर दिया, रोजर। अगले ही पल स्कैनर पर एक विशाल आकृति दिखाई दी। किसी ने घबराकर कहा, वो एक 7 स्टार ब्रूट विशाल जीव है, एक और विशाल उत्परिवर्ती म्यूटेंट जलीय जीव। ऐसा लगता है कि ये विशाल जीव मेरे सोचने से कहीं ज्यादा बड़े हैं। लिनहांग ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने खुद से कहा, नहीं, कुछ गड़बड़ है। हंटिंग इंस्टिंक्ट, शिकार की प्रवृत्ति से महसूस करने की कोशिश करो। पास में सबसे बड़ा म्यूटेंट जलीय जीव कितना बड़ा है? ये पहले से ही बेहद खतरनाक हो सकता है। ये है। जैसे ही वास्तविक आकार सामने आया, उसकी आंखें फैल गईं। वो अविश्वास से बोला, इस आकार के जलीय जीव कैसे हो सकते हैं? अचानक सिस्टम की आवाज गूंज उठी, रियल वर्ल्ड क्वेस्ट, म्यूटेंट जलीय जीव का शिकार शुरू हुआ। इसे पूरा करें और शिप अपग्रेड रिवॉर्ड जीतें। क्वेस्ट छोड़ दें और शिप लेवल 1 कम हो जाएगा। लिनहांग का चेहरा गंभीर हो गया। उसने सोचा, ऐसे विशाल जीवों का शिकार करना बहुत ज्यादा जोखिम भरा है, लेकिन अगर शिप का लेवल गिरता है तो हम भी खतरे में पड़ जाएंगे। तभी पास खड़े एक साथी ने उत्साह से कहा, कौन? हे, मैंने नीचे एक विशाल मछली देखी, क्या मैं उसे मार दूं? लिनहांग ने तुरंत रोकते कहा, नहीं, अभी उसे परेशान मत करो। लेकिन जवाब आया, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, वो ऊपर आ रही है। अगले ही क्षण पूरी पनडुब्बी जोर से हिल गई। कोई घबराकर चिल्लाया, आह, इधर मत आओ, आह, घबराओ मत, मैं इसे अभी संभालता हूं। लिनहांग ने आदेश दिया, इस जगह की रक्षा करो। फिर उसने सिस्टम को सक्रिय करते हुए कहा, सिस्टम फोकस फायर, टारगेट है। तभी उसने जियाचेंग की ओर मुड़कर कहा, जियाचेंग। उसने जवाब दिया, क्या बात है? लिनहांग ने दृढ़ स्वर में कहा, पानी के नीचे एक विशाल जलीय जीव का सामना हुआ है, मैं इससे निपटने जा रहा हूं। यहाँ की चीजों पर नजर रखो, हालात के हिसाब से काम करना। जियाचेंग घबरा गई। उसने तुरंत कहा, हे, रुको, अगर वो एक विशाल जीव है तो तुम इसे कैसे संभालने वाले हो? सब पनडुब्बी पर उसके द्वारा हमला किया जा रहा है। लिनहांग ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं जाकर उसे दूर ले जाऊंगा, फिर उस पर ब्लास्ट करूंगा। जियाचेंग ने सिर हिलाते हुए विरोध किया, नहीं, हमें बस अभी निकल जाना चाहिए। तभी मैंग मैंग भी बोली, मैंग मैंग सही कह रही है, जोखिम उठाने के बजाय तेजी से दूर चले जाना बेहतर है। सब पनडुब्बी अब हमारे साथ फंस गई है, केवल पेट्रोल शिप ही निकल सकता है, हम सबको नहीं खो सकते। लिनहांग ने उन दोनों की ओर देखकर हल्की मुस्कान दी और बोला, चिंता मत करो, जब तक तुम लोग पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाते मैं नहीं मरूंगा। लिनहांग के शब्द सुनकर पनडुब्बी के भीतर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। तभी पीछे से घबराई हुई आवाज आई, भाई। अगले ही क्षण किसी ने घबराकर कहा, नहीं, कंट्रोल पैनल को न छूने के लिए कहा था। मुझे चक्कर आ रहा है। अचानक जोरदार झटका लगा और किसी के मुंह से दर्द भरी चीख निकली। लिनहांग ने तुरंत मुड़कर कहा, इसे देखो। लेकिन जैसे ही सभी की नजर सामने गई, वे दंग रह गए। कोई घबराकर बोला, नहीं, ये चीज बहुत तेज है। अगले ही पल किसी के मुंह से अनायास निकल पड़ा, हे भगवान। विशाल म्यूटेंट जलीय जीव बिजली की गति से उनकी ओर बढ़ रहा था। हालात हाथ से निकलते देख लिनहांग ने बिना देर किए कहा, माफ करना, मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैं बस पहले तुम्हें ऊपर खींच लेता हूँ। घायल साथी ने कमजोर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, कोई बात नहीं। उसी समय लिनहांग ने हथियार प्रणाली सक्रिय कर दी और पूरी ताकत से आदेश दिया, फायर, जल्दी इस पर बमबारी करो। हथियार नियंत्रक ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है। कुछ ही क्षणों बाद पूरे समुद्र में भीषण विस्फोट गूंज उठा। विशाल लहरें उठी और पनडुब्बी जोर से हिलने लगी। सभी घबराकर इधर उधर देखने लगे। किसी ने कौंपती आवाज में पूछा,
क्या हो रहा है? तभी सिस्टम की यांत्रिक आवाज पूरे केबिन में गूंज उठी। बधाई हो, आपने म्यूटेंट जलीय जीव शिकार मिशन पूरा कर लिया है। आपने एक इनाम जीता है, शिप अपग्रेड हासिल हुआ। वर्तमान लेवल बहुउद्देशीय विमान वाहक मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट कैरियर। आपके शिप का लेवल फिर से बढ़ गया। पूरा जहाज अचानक तेज रोशनी से भर गया। लोहे की दीवारें बदलने लगीं, नए डेक उभर आए और कुछ ही पलों में साधारण पनडुब्बी एक विशाल बहुउद्देशीय विमान वाहक में बदल चुकी थी। सभी अवाक रह गए। किसी ने हैरानी से कहा, हाँ क्या हुआ? हमारे पास एक अलग शिप क्यों है? तभी मैंगमैंग की नजर लिनहांग के कंधे पर गई। उसने चिंतित होकर पूछा, भाई तुम्हारे कंधे को क्या हुआ? क्या हमारा सामना और बुरे लोगों से हुआ था? लिनहांग ने दर्द छिपाते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, ये कुछ भी नहीं है, बस एक खरोंच है। उस विशाल जीव का शरीर डूब गया, वरना हमें बहुत सारे क्रिस्टल कोर मिल सकते थे। इसके बारे में चिंता मत करो, अंदर जाकर थोड़ा आराम करो। मैंगमैंग की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, कृपया खुद को जोखिम में डालना बंद करो भाई, चलो बस साथ रहें, उतना ही काफी है। लिनहांग ने उसकी ओर स्नेह से देखते हुए सिर हिलाया और बोला, ठीक है। थोड़ी देर बाद जियाचेंग एक छोटी शीशी लेकर उसके पास आई। उसने कहा, ये एक दवा है जो मैंने बनाई है, ये जल्दी ठीक करती है, लेकिन ये थोड़ी चुभती है, हिम्मत रखो। लिनहांग ने बिना झिझक उत्तर दिया, ये ठीक है। दवा लगाते समय माहौल हल्का करने के लिए जियाचेंग मुस्कुराई और बोली, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम भी मुझे ऐसे ही खुश किया करते थे भाई। लिनहांग हल्का सा हंसा और बोला, ठीक है। जियाचेंग ने किताब फिर से खोली और कहा, मैं थोड़ा और पढ़ता हूँ। आगे ये हुआ। फिर उसने पढ़ना शुरू किया। छोटी मछली आगे बढ़ती रही, कोई पीछे मुड़ना नहीं था। ये बहुत बहुत लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन यात्रा बहुत लंबी थी, इतनी लंबी कि उसे संदेह होने लगा कि क्या महासागर सचमुच था। कुछ भृंगो बीटल्स ने इस पर ध्यान दिया। वे बहुत हैरान हुए। उन्होंने पूछा, हे मछली, तुम यहाँ क्यों हो? कहानी आगे बढ़ी। मछली ने कहा, मैं महासागर की ओर जा रही हूँ, वह विशाल और अनंत है, एक पालने की तरह। लेकिन भृंगों ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, हम हमेशा से चल रहे हैं, एक गड्ढा तक नहीं देखा। तुम पागल हो। मछली घबरा गई। उसने जल्दी से जवाब दिया, नहीं, मेंढक ने मुझे बताया था, इस तरफ एक महासागर है, अगर मैं आगे जाऊंगी तो मैं इसे देखूंगी। भृंगों ने कहा, तुम मरने वाली हो, यहाँ कोई पानी नहीं है, वापस जाना भी कठिन है। बेचारी मछली। जियाचेंग की आवाज धीमी हो गई। मछली टूट गई। उसने मौत और घुटन को करीब आते महसूस किया, गड्ढे के दिनों को याद करते हुए, छोड़ने का पछतावा करते हुए। वो अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ी, लेकिन अब वो खो गई है। काश मैंने नहीं छोड़ा होता, काश मैंने मेंढक की बात न सुनी होती। मछली ने मौत को स्वीकार कर लिया। उसका शरीर ठंडा हो गया। कुछ क्षण रुककर उसने आखिरी हिस्सा पढ़ा, लेकिन महासागर आसमान से आया। बारिश मछली को बहा ले गई, उसे और दूर ले गई। शायद वहां एक महासागर है, या शायद कोई और डरावनी जगह, लेकिन आखिरकार वो समुद्र तक पहुंच ही गई। पता चला महासागर सचमुच था, बस बहुत बहुत दूर। कहानी समाप्त होते ही जियाचेंग ने किताब बंद कर दी और मुस्कुराकर पूछा, क्या अब भी दर्द हो रहा है भाई? लिनहांग ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं अब ठीक हूँ। जियाचेंग ने तुरंत गंभीर होते हुए कहा, मैं मेका को शुरू करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। लिनहांग बिना किसी हिचकिचाहट के बोला, जरूर, सारा गियर यहाँ है, हम थोड़ी देर में शुरू करेंगे। जियाचेंग ने अंतिम तैयारी करते हुए कहा, मैं पहले आगे जाकर तलाश करूंगा, मैं जल्द ही एक सिग्नल भेजूंगा। लिनहांग ने उसकी ओर देखते हुए उत्तर दिया, ठीक है, सावधान रहना। कुछ समय बाद विमान वाहक निर्धारित स्थान पर पहुंच गया। समुद्र के नीचे फैले पुराने खंडहरों को देखते हुए जियाचेंग ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे लगता है कि ये वही जगह है, अब हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है ताकि तुम हमारा मार्गदर्शन कर सको। तभी सिस्टम की यांत्रिक आवाज सुनाई दी, सुरक्षा जांच, सावधान रहो। चारों ने अपने अपने डाइविंग सूट पहने और अंधेरी गहराइयों में उतरने की तैयारी करने लगे। जियाचेंग ने सामने दिखाई दे रही टूटी हुई इमारत की ओर इशारा करते हुए कहा, हमें पूरी तरह से अंदर जाना होगा, फिर भूमिगत भंडारण अंडरग्राउंड स्टोरेज के लिए लिफ्ट ढूंढनी होगी। लिनहांग ने हथियार संभालते हुए सिर हिलाया और बोला, ठीक है, रास्ता दिखाओ, मैं हमारे पीछे नजर रखूंगा। कुछ देर बाद वे सभी डूबे हुए रिसर्च कॉम्प्लेक्स से प्रवेश द्वार तक पहुंच गए। जियाचेंग ने चारों ओर देखते हुए कहा, हम यहाँ हैं। सामने का दृश्य बेहद भयावह था। कभी आधुनिक रही प्रयोगशाला अब जंग और समुद्री खाई से ढकी हुई थी। टूटे हुए गलियारों और बिखरे उपकरणों को देखकर जियाचेंग ने अफसोस से कहा, यह अब सचमुच पुराना हो चुका है, पानी के नुकसान ने इसे बर्बाद कर दिया। उसने फिर एक गहरे गड्ढे की ओर इशारा किया और बोला, चलो लिफ्ट के शाफ्ट से नीचे गोता लगाते हैं। नीचे झांकते ही सभी चौंक गए। किसी ने कहा, यह सैकड़ों मीटर गहरा है। लिनहांग ने बिना घबराए उत्तर दिया, कोई बात नहीं, मैं पहले इसकी जांच करूंगा। उधर उनसे अनजान एक और व्यक्ति उनका पीछा कर रहा था। अंधेरे पानी में छिपा वह दुष्ट मुस्कुराया और खुद से बोला, हुम्फ, आसान शिकार सिटिंग डक्स, वे यहाँ कहाँ भागकर छिप सकते हैं, और वो भी जो सतह पर है, उनमें से कोई भी बचकर नहीं निकल सकता। इसी बीच जैसे ही टीम लिफ्ट शाफ्ट में नीचे उतरने लगी, अचानक नीचे से किसी विशाल जीव की हलचल महसूस हुई। लिनहांग ने तुरंत चेतावनी दी, सावधान रहो। अगले ही पल किसी ने घबराकर चिल्लाया, नीचे कुछ है। लेकिन खतरा केवल नीचे नहीं था, ऊपर से भी भयानक आवाजें आने लगी। एक साथी घबराकर बोला, धिक्कार है, हमारे ऊपर भी, हम क्या करें? हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे। लेकिन लिनहांग शांत रहा। उसने दृढ़ स्वर में कहा, डरो मत। फिर उसने अपनी विशेष शक्ति का उपयोग किया और धीमे से कहा, हे। अगले ही क्षण नीचे मौजूद विशाल जीव की आंखों का रंग बदल गया। साथियों ने हैरानी से पूछा, क्या हो रहा है? लिनहांग ने बिना पीछे देखे उत्तर दिया, मैंने अभी के लिए नीचे वाले पर नियंत्रण कर लिया है, ये ऊपर वाले से निपट लेगा। सचमुच अगले ही पल दोनों राक्षसी जीव एक दूसरे पर टूट पड़े। इस अवसर का लाभ उठाते हुए लिनहांग ने आदेश दिया, चलो जल्दी करो और चलो। टीम तेजी से आगे बढ़ी। रास्ते में जियाचेंग ने अपने उपकरणों की जांच करते हुए कहा, रोबोट को जल्द ही क्रिस्टल कोर सिस्टम के साथ अपग्रेड किया जाएगा। ये सुनकर मैंगमैंग खुशी से बोली, शानदार। लेकिन उसकी मुस्कान अगले ही पल गायब हो गई। दूर से गोलियों और विस्फोटों की आवाजें आने लगी। मैंगमैंग घबराकर चिल्लाई, नहीं मैंगमैंग, वे खतरे में है। उधर दूसरी ओर दुश्मनों ने पहले ही उनके साथियों को घेर लिया था। उनका नेता ठंडी हंसी के साथ बोला, हार मान लो और आत्मसमर्पण कर दो, अपने भाई को दोष दो। लड़की, उसने हमारे बॉस को गुस्सा दिलाया। मैंगमैंग तुरंत उनके सामने खड़ी हो गई और दृढ़ स्वर में बोली, पीछे रहो। तभी किसी ने चेतावनी दी, और रोबोट भी, तुम आओ, सावधान रहना। लिनहांग ने दूर से यह दृश्य देखा और तुरंत कहा, यहाँ देखो, मैं अभी जाकर उन्हें बाहर निकालता हूँ। जियाचेंग ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, ठीक है। जैसे ही लिनहांग आगे बढ़ा, दुश्मनों में हलचल मच गई। किसी ने चिल्लाकर पूछा, कौन छेड़छाड़ कर रहा है? दूसरे ने जवाब दिया, बॉस अंदर है, सही ना? तभी एक और आदमी घबराकर बोला, लानत है, ऐसा लगता है कि उसे मदद की जरूरत है। उसने ध्यान से लिनहांग और उसके साथियों को देखा और हैरानी से कहा, वे इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं? उन्हें बाहर निकालो। उसी समय जियाचेंग तेजी से कंट्रोल सिस्टम तक पहुंची और बोली, मैं कैरियर के हथियारों को नियंत्रित करता हूँ, मेरी बहन इसे सक्रिय नहीं कर सकती, मैं कंसोल का उपयोग कर रहा हूँ। कुछ ही सेकंड बाद उसने खुशी से कहा, ये रहा। तभी ऊपर से एक विशाल हथियार सक्रिय हो गया। दुश्मनों से देखकर दंग रह गए। किसी ने चीख कर कहा, वाह, वो क्या है? लेकिन उनका तुरंत गर्जा, धिक्कार है, उसे घेर लो।
उसी क्षण जियाचेंग ने बिना समय गंवाए आदेश दिया, बढ़िया, फायर। भीषण विस्फोट के साथ पूरा परिसर कांप उठा। दुश्मन नेता ने धुएं के बीच लिनहांग को पहचान लिया और गुस्से से चिल्लाया, ये तुम फिर से हो? क्या यह आत्मविनाश सेल्फ डिस्ट्रक्ट है? सच में। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। कोई घबराकर चिल्लाया, क्या हो रहा है? मदद करो। वाह, ये सचमुच उड़ गया। विस्फोट के बाद मलबे के नीचे फैंसी एक लड़की को बाहर निकालते हुए लिनहांग ने उसका हाथ पकड़ा। उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, धन्यवाद। लिनहांग ने उसकी ओर देखकर आश्वासन दिया, तुम उसकी छोटी बहन हो, सही ना? चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लड़की कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर उलझन में बोली, तुम हो? मैं भी भूल गया। लेकिन तभी दुश्मन नेता फिर सामने आ गया। उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो चुका था। उसने दहाड़ते हुए कहा, लानत है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिप और मेरे लोगों को उड़ाने की? तुम भी यहाँ हो, और भी अच्छा, मैं इस बार तुम दोनों को नीचे ले जाऊंगा। उसने अपने हथियारों से लगातार हमला शुरू कर दिया, लेकिन लिनहांग ने शांत स्वर में कहा, यह फायर पावर बेकार है। ये सुनकर वह और भड़क गया और पागलों की तरह चिल्लाया, बस अब मर जाओ। हा। दुश्मन की पागलों जैसी हंसी पूरे डूबे हुए रिसर्च कॉम्प्लेक्स में गूंजने लगी। वो पूरी ताकत से हमला करता हुआ आगे बढ़ा और अचानक उसने एक लड़की को पकड़ लिया। लड़की दर्द और डर से चीख उठी, आह, दफा हो जाओ, आह। दुष्ट व्यक्ति ने उसके बाल पकड़कर क्रूर मुस्कान के साथ कहा, अगर उस आदमी को पता चल गया कि उसकी प्यारी छोटी बहन मेरे हाथों में है तो क्या वो अपना आपा खो देगा? मैं उसे जान से मारने जा रहा हूं। जल्दबाजी मत करो। उसकी आंखों में पागलपन साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय दूर खड़ा लिनहांग अचानक किसी अजीब ऊर्जा को महसूस करने लगा। उसने सामने दिखाई दे रही रहस्यमयी आकृति को घूरते हुए कहा, वो है, आखिर वो क्या है? डी। उसके पास खड़े साथी ने हैरानी से पूछा, क्या? लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कैद में फैंसी लड़की ने पूरी ताकत से पुकारा, भाई कृपया आकर मुझे बचाओ। दुश्मन ने तुरंत उसका मुंह दबा दिया और गुर्राकर बोला, चुप रहो, चिल्लाना बंद करो, मुझे बस उनका जिंदा रहना चाहिए। मुझे अभी भी तुमसे पूछताछ करनी है। उधर जियाचेंग और बाकी लोग मेका को सक्रिय करने की कोशिश में लगे हुए थे। जियाचेंग ने सिस्टम की जांच करते हुए पूछा, क्या क्रिस्टल कोर सिस्टम इंस्टॉल हो गया है? एक साथी ने निराश होकर उत्तर दिया, अब भी काम नहीं कर रहा है। मेका को बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, एक कोर काफी नहीं है। चलो देखते हैं कि क्या ये पावर सप्लाई कर सकता है। उसने ऊर्जा रीडिंग पर नजर डालते हुए कहा, ऐसा लगता है कि ये ऊर्जा से भरा हुआ है। जियाचेंग ने तुरंत जवाब दिया, मुझे कोशिश करने दो। कुछ ही क्षण बाद मशीन के भीतर तेज आवाज गूंजने लगी। सिस्टम ने सूचना दी, सिस्टम लोडिंग। सभी की सांसें थम गईं। फिर स्क्रीन पर संदेश आया, ऐसा लगता है कि ये काम करता है, ये प्रतिक्रिया दे रहा है। लेकिन खुशी केवल एक पल की थी। अगले ही क्षण अलार्म बज उठा और सिस्टम ने चेतावनी दी, एनर्जी ओवरलोड। लोडिंग विफल। ओवरलोड भी काम नहीं करता। अचानक पूरी प्रयोगशाला कांपने लगी। किसी ने घबराकर चिल्लाया, सावधान, ये शुरू हो रहा है। तेज रोशनी के बीच मेका के चारों ऊर्जा का विशाल भंवर बनने लगा। कुछ क्षण बाद सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, अपग्रेड पूरा हुआ। स्पीड की जानकारी जांचें। जियाचेंग ने राहत की सांस ली और उत्साहित होकर कहा, चलो अंदर जाने के लिए मेका का उपयोग करते हैं। फिर उसने थोड़ा रुककर कहा, मुझे लगता है, चलो चलते हैं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक किसी के मुंह से दर्द भरी चीख निकली, आह। उसी समय दूसरी ओर दुश्मन का नेता एक नए खतरे का सामना कर रहा था। उसने सामने दिखाई दे रहे विचित्र जीवों को देखकर दांत पीसते हुए कहा, लानत है, तुम्हें ये सारे मॉन्स्टर्स कहां से मिले? लिनहांग ने शांत भाव से उत्तर दिया, यह तुम्हें कौन सा चाहिए? लेकिन मैं तुम्हें कोई नहीं दे रहा हूं। तो फिर तुम पहले मरो। यह सुनकर दुश्मन ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन लगातार लड़ाई के कारण उसकी ऊर्जा घटने लगी। वो हाँफते हुए बोला, धिक्कार है, मेरी ताकत खत्म हो गई है। उसी समय दूर से एक आवाज सुनाई दी, छोटा। तुरंत जवाब आया, आ रहा है, बिल्कुल सही समय। अगले ही पल एक अजीब और रहस्यमयी प्राणी वहां प्रकट हुआ। उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। किसी ने पूछा, यह अजीब प्राणी कहां से आया? दूसरे ने सिर हिलाते हुए कहा, दूसरे नहीं पता। लेकिन दुश्मन ने बिना देर की आदेश दिया, वे मुसीबत हैं, पहले मारो, बाद में करेंगे। अचानक वे रहस्यमयी प्राणी बिजली की गति से आगे बढ़ा। किसी के मुंह से आश्चर्य में निकला, क्या? लेकिन दुश्मन नेता जरा भी नहीं डरा। उसने घमंड से कहा, हुम्फ, छोटी मोटी तरकीबें बेकार हैं, उन्हें सौंप दो। लिनहांग ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, कोई रास्ता नहीं है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। नहीं। दुश्मन फिर गरजा, मैं तुम्हें कोई नहीं दूंगा। लिनहांग ने ठंडे स्वर में कहा, हुम्फ, तुम कुछ नहीं जानते। लड़ाई और भयानक होती जा रही थी। तभी किसी ने चेतावनी दी, जाने का समय हो गया। लेकिन जवाब आया, नहीं, मुझे जाने दो। उसी समय विमान वाहक की ओर से संदेश आया, कैरियर सिस्टम शुरू करो। किसी ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ। कुछ ही सेकंड बाद चारों ओर फैली ऊर्जा अचानक गायब हो गई। किसी ने हैरानी से पूछा, क्या गायब हो गया? धुएं और मलबे के बीच मैंगमैंग की नजर लिनहांग पर पड़ी। वो खुशी और राहत से उसकी ओर दौड़ी और बोली, भाई तुम अभी भी जिंदा हो। लिनहांग ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं ठीक हूं। लेकिन उसी क्षण उनका पुराना दुश्मन फिर उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, तुम फिर से? हुम्फ, अगर तुम इतने समझदार हो तो अपनी आंखों का इस्तेमाल करो। अपराधी तुम्हारी नाक के नीचे से गायब हो गया। तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तुम इससे बच नहीं सकते। हा। लिनहांग ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम गलत नहीं हो, लेकिन तुम्हें अभी भी मेरी जरूरत है। दुश्मन मुस्कुराया और बोला, सपने देखते रहो। फिर उसने अपने असली इरादे का खुलासा करते हुए कहा, अंदाजा लगाओ मैंने तुम्हें कैसे ढूंढा। बेशक मैंने उस डाइविंग सूट पर एक ट्रैकर लगा दिया था। क्या तुम्हें इस बात से परेशानी नहीं है कि मुझे तुम्हारी लोकेशन पता है? क्या तुम उसे वापस नहीं पाना चाहते? वो कुछ कदम आगे बढ़ा और ठंडी आवाज में बोला, अपनी कीमत बताओ, मेरे गुलाम बन जाओ या मैं उसे पानी में फेंक दूंगा। इस बारे में सोच लो, तुम बेकार आदमी, बस अपनी औरत को ले जाते हुए देखते रहो। हैं, क्या होगा अगर मैं तुम्हें मार दूं? तब मैं आखिरकार इस तबाही से आजाद हो जाऊंगा। तुम अंतिम साल बिताओगे एक झूठे लक्ष्य का पीछा करते हुए। इतना कहकर वो पागलों की तरह मुस्कुराया और बोला, चलो मैं तुम्हारा दर्द चखता हूं। लिनहांग ने तुरंत गरज कर कहा, दूर हो जाओ। तभी पीछे से एक साथी चिल्लाया, पीछे रहो। लेकिन दुश्मन ने उपहास करते हुए कहा, ठीक है, तुम अब किसी काम के नहीं हो। लानत है, समुद्र की गहराइयों में फैली उस भयावह प्रयोगशाला के भीतर तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। दुश्मन नेता ने देखा कि सामने खड़ा व्यक्ति अब भी उसकी किसी भी धमकी के आगे झुकने को तैयार नहीं था। उसने कुछ पल तक उसे घूरा, फिर व्यंग्य भरी हंसी के साथ बोला, अब भी बात नहीं कर रहे हो? तबाही योजना के नायक, हीरो ऑफ द एपोकैलिप्स प्लान, सैंपल 0 के निर्माता, भूल गए तुम कौन हो? उसके शब्द सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। यह पहली बार था जब लिनहांग के अतीत का इतना बड़ा रहस्य सामने आया था। लेकिन वह व्यक्ति शांत रहा। उसने बिना भाव बदले उत्तर दिया, वो अतीत की बात है, मैं तुम्हारे लिए फिर कभी काम नहीं करूंगा। दुश्मन की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता गॉड,
बस अपना सबसे अच्छा सैंपल सौंप दो और कुछ मायने नहीं रखता। लिनहांग ने उसकी आंखों में देखते हुए दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं इसे पहले ही खो चुका हूं। लेकिन वो व्यक्ति पीछे हटने वाला नहीं था। उसने तुरंत कहा, तो फिर दूसरा बनाओ, फिशमैन के पास पर्याप्त आपूर्ति है। ये सुनते ही लिनहांग के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। उसने कठोर आवाज में कहा, नहीं, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। दुश्मन ने कंधे उचकाते हुए क्रूरता से जवाब दिया, ठीक है, और लोग मरेंगे, ज्वार फिर से बढ़ेगा, केवल यहां हमेशा सुरक्षित रहेगा। उसी समय लड़ाई का दूसरा मोर्चा भी तेज हो गया। किसी ने जोर से चिल्लाकर आदेश दिया, बढ़ते रहो, उसे मारो। तभी सिस्टम की चेतावनी सुनाई दी, पावर कम हो रही है। लिनहांग ने सामने खड़े उस रहस्यमय को ध्यान से देखा। उसके आसपास अजीब जीव घूम रहे थे और वो हवा में उड़ने जैसी असंभव क्षमताओं का उपयोग कर रहा था। लिनहांग मन ही मन सोचने लगा, वो आदमी सामान्य नहीं है। वे जीव और उड़ने की क्षमताएं, ऐसी कलाएं नहीं है जो किसी भी सामान्य बचे हुए व्यक्ति के पास हो सकती हैं। बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर उसने जियाचेंग को क्यों पकड़ा? क्या मुझे उसे बचाना चाहिए? तभी मैंग मैंग उसके पास आ गई। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से पूछा, भाई, क्या तुम अब जियाचेंग को नहीं बचाना चाहते? मैं बस तुम्हारे लिए चिंतित हूं। मैं चाहता हूं कि तुम जाओ भाई। लिनहांग कुछ क्षण चुप रहा। तभी मैंग मैंग ने उसे उसकी अपनी ही बातें याद दिलाई। क्यों? मैंने सब कुछ देख लिया है। तुमने पहले ऐसा कहा था। चलो यात्रा जारी रखते हैं, फिर किसी सुरक्षित जगह पर जमीन बनाते हैं। मैंग मैंग और तुम्हारी रक्षा करते हैं। उन शब्दों ने जैसे लिनहांग के भीतर दबे संकल्प को फिर से जगा दिया। उसने गहरी सांस ली और कहा, हमें पहले तैयार होना होगा। मैंग मैंग ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है भाई? लिनहांग ने अपने कंधे को हल्का सा खुजलाते हुए मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस खुजली हो रही है। इसके बाद वो तुरंत अपने सिस्टम के सामने पहुंचा और बोला, अब मुझे वो सब दिखाओ जो तुम्हारे पास है। अगले ही क्षण उसके सामने अनगिनत ब्लूप्रिंट, हथियारों के डिजाइन और दुर्लभ संसाधनों की सूची दिखाई देने लगी। उन्हें देखते हुए वो मन ही मन बोला, अनंत कुशलता, इन्फिनिट स्किल के लिए भगवान का शुक्र है। मैं वो सब इकट्ठा कर सकता हूं जो मुझे चाहिए। दूसरी ओर छिपा हुआ दुश्मन भी उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए था। उसने अपने आप से कहा, वो बच्चा क्या योजना बना रहा है? क्या वो अभी तक पूरा कर चुका है? इसी बीच जियाचेंग एक विशाल मशीन के सामने खड़ी थी। उसने गर्व से कहा, बस इसे साइड में बनाया है। मेरा लक्ष्य जिंगवेई को सबसे अच्छे हथियार में अपग्रेड करना है। उसकी बात सुनकर एक साथी अविश्वास से बोला, तुम सचमुच एक गॉड से लड़ रहे हो? पागल हो। जियाचेंग ने बिना उसकी ओर देखे उत्तर दिया, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी ही देर बाद उसने फिर आदेश दिया, हाँ, वह नया हथियार भी जोड़ो। ठीक है, ठीक है। तभी मैंग मैंग मुस्कुराते हुए लिनहांग के पास आई और बोली, भाई। लिनहांग ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, क्या बात है? मैंग मैंग ने अपने हाथ में पकड़ी हुई वही पुरानी किताब उठाई और कहा, इस किताब में एक आखिरी कहानी है, सुनना चाहते हो? लिनहांग ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ठीक है, चलो कहीं और चलते हैं। उन दोनों के पीछे खड़ा एक साथी यह सुनकर हंस पड़ा और बोला, हा, तुम अभी भी ऐसे समय में कहानियां सुनना चाहते हो? लेकिन मैंग मैंग ने उसकी बात अनसुनी कर दी और किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसकी मधुर आवाज पूरे केबिन में गूंज उठी। कहानी कुछ इस तरह है। छोटी मछली के समुद्र में प्रवेश करने के बाद वो लंबे समय तक लापरवाह होकर रही। लेकिन कभी कभी वो सोचती थी, क्या जमीन भी उतनी ही विशाल है जितना महासागर? क्या वहां और भी शानदार नजारे होंगे? जब तक कि वो दूर से आए कछुए से नहीं मिली। कछुए ने कहा, तुम छोटी मछली, तुम्हें रोमांच पर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन छोटी मछली ने कहा, मैं क्यों नहीं कर सकती? तुम्हारी तरह जमीन पर क्यों नहीं चल सकती? कछुए ने अपना सिर हिलाया और कहा, हम अलग हैं। कछुए ने मछली की ओर देखा, आह भरी और कहा, इसमें और भी बहुत कुछ है। कोई कठोर कवच शेल नहीं, कोई पंजे नहीं, जमीन पर टिकने का कोई रास्ता नहीं। कछुआ चला गया। मैंग मैंग कुछ पल रुकी और फिर आगे बढ़ने लगी। छोटी मछली को जलन हुई। वो सोचने लगी, मैं इतनी दूर आई हूं, मैं इसे छोड़कर नहीं जा रही। लेकिन वो अभी भी और चाहती थी। अचानक कोई कठोर कवच नहीं, कोई पंजे नहीं, जमीन पर रहने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन फिर भी एक चीज बची थी। उसने किताब बंद की, लिनहांग की ओर देखा और मुस्कुराकर आखिरी शब्द बोले, साहस। मैंग मैंग ने जैसे ही किताब बंद की और अंतिम शब्द साहस कहा, पूरे कमरे में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए लिनहांग की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा मतलब है कि भाई को साहस की जरूरत है? वो खुद ही मुस्कुरा दिया और आगे, मुझे लगता है कि उसके पास हमेशा से था। अगर तुम इसे दोबारा कर सकते तो तुम कोई पछतावा नहीं चाहते, सही ना? इसके अलावा मुझे लगता है कि तुम जियाचेंग को पसंद करते हो। मैंग मैंग की यह बात सुनकर लिनहांग एक पल के लिए चौंक गया। उसने तुरंत नजरें फेर ली और संकोच से बोला, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैंग मैंग ने शरारती मुस्कान के साथ फिर कहा, वो भी तुम्हें पसंद करती है। लिनहांग ने हल्का सा झेमते हुए उत्तर दिया, फालतू बातें मत करो। मैंग मैंग ने उसकी झिझक को नजरअंदाज करते गंभीर स्वर में कहा, तुम हमेशा काम में व्यस्त रहते थे, प्यार के लिए कभी समय नहीं मिला। लेकिन अब जियाचेंग तुम्हारे साथ कितना व्यवहार करती है, तुम उसे बस अनदेखा कैसे कर सकते हो? उसकी बात सुनकर लिनहांग कुछ क्षण चुप रहा। मैंग मैंग ने उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए विनती की, मैंग मैंग, बस करो, मेरे लिए ऐसा करो, ठीक है? जाओ, जियाचेंग को बचाओ। लिनहांग ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय लौट आया। उसने मैंग मैंग की ओर देखकर वादा किया, ठीक है, मैं वादा करता हूं, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। ये सुनते ही मैंग मैंग खुशी से मुस्कुराई और बोली, तुम सबसे अच्छे हो भाई। इसके बाद लिनहांग ने तुरंत अपनी योजना पर ध्यान केंद्रित किया। उसने कंट्रोल सिस्टम की ओर देखते हुए कहा, हम अभी हिल नहीं रहे हैं। जब मेका का अपग्रेड पूरा हो जाएगा तब हम निकलेंगे। तभी पास खड़े एक सहयोगी ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, बेहतर होगा कि तुम अपना वादा निभाओ। इस लड़ाई के बाद भूमि सुधार मशीन मेरी होगी। लिनहांग ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, बेशक, मेरे पास पहले से ही ब्लूप्रिंट है, तुम जितने चाहो उतने ले सकते हो। इतने में अचानक चेतावनी अलार्म बज उठा। एक ऑपरेटर ने स्क्रीन की ओर देखते हुए कहा, और ये एक ट्रैकिंग बम फायर करो। लेकिन इससे पहले कि आदेश पूरा होता, किसी ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, अपने बेवकूफी भरे बम से छेड़छाड़ बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चुपके से घूमने की? स्थिति एक बार फिर तनावपूर्ण हो गई। कुछ क्षण बाद निगरानी प्रणाली ने सूचना दी कि वे अपने लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। एक सैनिक ने सावधान करते हुए कहा, सावधान हो जाओ, हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। आखिर वो चीज क्या है? उसी समय दूसरी ओर दुश्मनों के मुख्य अड्डे में भी हलचल मच गई थी। अधीनस्थ तेजी से अपने नेता के सामने पहुंचा और बोला, रिपोर्ट करें बॉस, लिनहांग का अभी तक कोई सुराग नहीं है जब वे ताइवान गए थे। ये सुनते ही नेता ने ठंडी सांस ली और व्यंग्य से कहा, हुम्फ, रेड फैंटम, क्या तुमने अपनी पूरी कोशिश की? उसके सामने खड़ा व्यक्ति सिर झुकाकर चुप रहा। तभी एक और अनुयायी आगे बढ़ा और बोला, योर होलीनेस, जागृति अवेकनिंग लगभग आ चुकी है, हम देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन उसी समय एक सैनिक घबराकर भीतर आया और ऊंची आवाज में बोला, माफ करें, हमारे यहाँ घुसपैठी हैं। वे सचमुच यहाँ तक हमारे पीछे आ गए। ये सुनते ही नेता की आंखों में क्रोध की चमक उभर आई। उसने बिना समय गंवाए आदेश दिया, अब जाओ और गॉड्स के लिए लड़ो। उसके सभी अनुयायियों ने एक साथ सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ।
दूसरी ओर लिन हांग भी अंतिम तैयारियां पूरी कर चुका था। उसने अपने सबसे शक्तिशाली युद्धक मेका की ओर देखा और दृढ़ स्वर में आदेश दिया, जिंगवेई, लड़ाई में जाओ। विशाल मेका की आंखें चमक उठी, उसके इंजन गर्जना करने लगे और वो धीरे धीरे सक्रिय हो गया। अगले ही पल लिन हांग ने अपने साथियों की ओर देखकर अंतिम आदेश दिया, जाओ, उन्हें बाहर निकालो। सब जानते थे कि रुकना अब मौत को न्योता देने जैसा होगा, इसलिए उन्होंने लगातार आगे बढ़ते रहने और लड़ाई जारी रखने का फैसला किया। इसी बीच एक और लैंड रिक्लेमेशन मशीन मंगाई गई ताकि अभियान को गति मिल सके। एक साथी ने बाकी लोगों को भरोसा दिलाया कि वो उन्हें कवर देगा और सभी को तुरंत अंदर प्रवेश करने का संकेत दिया। उन्होंने तय किया कि एक बार फिर पूरी ताकत के साथ कोशिश की जाए। सभी को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई क्योंकि सामने मौजूद प्रवेश द्वार को तोड़ने के लिए उनकी मौजूदा मारक क्षमता पर्याप्त नहीं थी और उन्हें उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हमला करना पड़ता। तभी अचानक किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। किसी अज्ञात व्यक्ति की समय पर मिली मदद से स्थिति कुछ संभली और उसके लिए आभार व्यक्त किया गया। कुछ क्षणों तक उत्साह और हौसले की आवाजें गूंजती रहीं, लेकिन तभी एक गंभीर सवाल सामने आया कि आखिर इन घुसपैठियों को इस गुप्त स्थान का पता कैसे चल गया। इस प्रश्न का कोई उत्तर देने के बजाय उसे यह कहकर टाल दिया गया कि यह उसके जानने की बात नहीं है। इसके तुरंत बाद आदेश दिया गया कि प्रवेश द्वार को अभी इसी क्षण बंद कर दिया जाए, लेकिन जवाब मिला कि अब बहुत देर हो चुकी है। अगले ही पल सबकी निगाहें उस रहस्यमय दृश्य पर टिक गईं, क्योंकि उनके सामने जो प्रकट हुआ था उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। अचानक युद्ध की भयावहता मानो धुंधली पड़ गई और लिन हाओ के सामने अपने घर की गर्मजोशी से भरी यादें जीवित हो उठीं। उसे अपने छोटे भाई बहन की पुकार सुनाई दी जो उसे प्यार से घर लौट आने के लिए बुला रहे थे। परिवार ने उसका स्नेहपूर्वक स्वागत किया और उसे बताया कि उसने हाल के दिनों में बहुत मेहनत की है तथा जीवन में बहुत कुछ सहा है। उसे आराम से बैठकर खाना खाने के लिए कहा गया क्योंकि मेज पर उसकी पसंद की सभी डिशें तैयार थीं। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए उसके साथ बैठकर ड्रिंक करने की इच्छा जताई और उसने भी सहमति में सिर हिला दिया। तभी उसका ध्यान घर के बाहर की ओर गया और उसने जानना चाहा कि आखिर बाहर क्या हो रहा है, लेकिन परिवार ने उसे आश्वस्त किया कि उसे उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी बहन ने भी प्यार से कहा कि उसने हमेशा बहुत मेहनत की है, इसलिए अब उसे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। उसने उनकी बात मान ली, लेकिन उसके मन में बाहर की बेचैनी लगातार बनी रही और उसने फिर वही सवाल दोहराया। इस बार भी उसे यही समझाया गया कि बाहर की दुनिया की चिंता छोड़कर बस परिवार के साथ रहना ही सबसे जरूरी है। फिर भी उसके भीतर का कर्तव्यबोध शांत नहीं हुआ और उसने कहा कि उसे बाहर जाकर सच्चाई की जांच करनी ही होगी। उसकी बात सुनकर सब कुछ पल भर के लिए थम गया। इसके बाद उसे भरोसा दिलाया गया कि चाहे कुछ भी हो, उसका परिवार हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी अनुभूति जाग उठी कि कहीं बाहर उसका एक और अस्तित्व मौजूद है जिसे इस समय उसकी सबसे अधिक जरूरत है। तभी उसकी बहन घबराकर लगातार उसे पुकारने लगी और उससे जवाब देने की विनती करने लगी। अगले ही क्षण उसकी चेतना वास्तविकता में लौट आई। उसे एहसास हुआ कि वो अभी भी जीवित है और थोड़ी देर पहले हुए भीषण माइंड अटैक से बाल-बाल बचा है। उसकी बहन मैंग मैंग ने चिंतित होकर उसकी कुशलक्षेम पूछी, जबकि उसने स्वयं को संभालते हुए आश्वासन दिया कि अब सब कुछ ठीक है। लड़ाई अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। दुश्मन ने आत्मविश्वास के साथ घोषणा की कि अब सब कुछ समाप्त हो चुका है और वो किसी भी कीमत पर उन्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। उसने व्यंग्य करते हुए कहा कि बेहतर होगा वे सीधे अंतिम बॉस का सामना करने चले जाएं, क्योंकि उसके सामने उनकी कोई हैसियत नहीं थी। उसने उन्हें नासमझ बताते हुए दावा किया कि वे दोनों पूरी तरह अलग अलग दुनिया के प्राणी हैं और उनकी तुलना करना भी व्यर्थ है। इसके बाद उसने एक ऐसा रहस्य उजागर किया जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। उसने स्वीकार किया कि पूरी कयामत उसी की वजह से आई थी। इतना ही नहीं, जिस महिला की तलाश लिन हाओ कर रहा था वो अब उसके लिए काम कर रही थी। जब उससे इस बारे में सवाल किया गया तो उसने उसे भी ये कहकर टाल दिया कि ये उसके जानने की बात नहीं है। उसने आगे बताया कि अब केवल 1 घंटा बाकी है और उसके बाद तथाकथित भगवान जाग उठेंगे। उसी समय एक और भीषण ज्वारीय लहर आने वाली थी जिसे अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। उसने घमंड से कहा कि लिन हाओ उस चमत्कार का गवाह भी नहीं बन पाएगा। उसी दौरान मैंग मैंग लगातार अपने भाई को पुकारती रही, जबकि दूसरी ओर किसी ने घबराकर पूछा कि उसका भाई आखिर कहाँ है। वह स्पा के अंदर गया था लेकिन अब तक बाहर नहीं निकला था, इसलिए ये निश्चित माना जाने लगा कि वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। तभी सबकी नजर एक अजीब वस्तु पर पड़ी। पहले तो उसे देखकर सभी हैरान रह गए, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद समझ में आया कि वो किसी प्रकार ऊर्जा से चार्ज हो रही थी। उसी पल पूरी सच्चाई सामने आने लगी। इसके बाद एक व्यक्ति अपने वादे पर कायम रहते हुए वहां पहुंचा और उसने स्पष्ट किया कि वो लिन हाओ को बचाने के लिए आया है। उसने तुरंत नंबर 0 बेटा एसेंस सौंपने की मांग की, क्योंकि उसके अनुसार अभी भी उसे बचाया जा सकता था। जवाब में बताया गया कि उसके पास वो वस्तु नहीं है। ये सुनकर उसने ठंडे स्वर में कहा कि फिर तो वो निश्चित रूप से मर चुका है और चाहे एसेंस हो या न हो अब परिणाम नहीं बदलेगा। बात यही नहीं रुकी। उसने पूछा कि क्या सचमुच वे उस भयानक राक्षस को दोबारा जीवित करने वाले हैं। सामने वाले ने बिना झिझक इसकी पुष्टि कर दी। उसने व्यंग्य करते हुए कहा कि केवल मना करने की वजह से वो व्यक्ति पहले ही मर चुका है और ये सब उनकी मूर्खता का परिणाम है। अब दुनिया में केवल नंबर 0 प्रोटोपेप्टाइड ही बचा था और वो भी हमेशा के लिए खो चुका था। ये सुनकर सभी चौंक गए, क्योंकि वही एकमात्र और अद्वितीय एसेंस था। तभी सच्चाई सामने आई कि उस एसेंस का उपयोग पहले ही उस व्यक्ति पर किया जा चुका था। यदि वो अभी भी जीवित हुआ तो एसेंस उसके शरीर के भीतर से निकाला जा सकता था। ये सुनते ही सब स्तब्ध रह गए, क्योंकि वे जानते थे कि वो केवल एक साधारण जीव था और उसके लिए उस एसेंस की शक्ति को अपने भीतर समाहित करना लगभग असंभव था। इसके बाद सवाल उठा कि आखिर सिर्फ एक बोतल एसेंस में इतनी अपार शक्ति समा कैसे सकती है। जवाब मिला कि यदि सही व्यक्ति को सही एसेंस मिल जाए तो वो बहुत जल्द एक दिव्य अस्तित्व बन सकता है। लेकिन इस शक्ति का उद्देश्य किसी का उद्धार नहीं था। इसके पीछे केवल प्रतिशोध छिपा था। दुश्मन चाहता था कि लिन हाओ निराशा, लाचारी और उस असहनीय पीड़ा को महसूस करे जिसमें मंजिल केवल एक कदम दूर होकर भी हमेशा के लिए पहुंच से बाहर रह जाती है। वो चाहता था कि लिन हाओ उससे भी अधिक कष्ट सहे। उसने साफ कर दिया कि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि भगवान जागने के बाद राक्षस बन जाए, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर उन्हें जगाकर ही रहेगा। लिन हाओ की चेतना एक बार फिर यादों की दुनिया में डूब गई। उसने देखा कि मैंग मैंग हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए उसे प्यार से जगा रही थी और उसे चिढ़ाते हुए कह रही थी कि वह कितना आलसी है। वो हैरान थी कि वीकेंड होने के बावजूद वो सो क्यों नहीं रहा। फिर मजाक में बोली कि शायद वो फिर बाहर खेलने चला गया था और अब पहले की तरह उसके साथ समय नहीं बिताता। लिन हाओ मुस्कुराकर उसकी बात टाल देता है। दोनों उस जगह को देखते हैं जहां आए उन्हें बहुत समय बीत चुका था। लिन हाओ को ये सब कुछ जरूरत से ज्यादा नाटकीय लगता है, लेकिन मैंग मैंग पूरे विश्वास से कहती है कि भविष्य में वो इतना व्यस्त हो जाएगा कि उसके पास उसके लिए बिल्कुल समय नहीं बचेगा। लिन हाओ हंसकर पूछता है कि कोई आखिर कितना व्यस्त हो सकता है, लेकिन मैंग मैंग बार बार यही दोहराती है कि वो सचमुच हमेशा व्यस्त रहेगा। दोनों की हंसी उस पल को यादगार बना देती है। तभी मैंग मैंग एक तस्वीर उसे सौंपते हुए कहती है कि वो इसे हमेशा संभाल कर रखे। लिन हाओ सहजता से कहता है कि तस्वीरें तो कभी भी खींची जा सकती हैं, लेकिन मैंग मैंग समझाती है कि तस्वीरें उन दुर्लभ पलों को हमेशा के लिए कैद कर लेती हैं जो दोबारा कभी लौटकर नहीं आते। ये सुनकर लिन हाओ वादा करता है कि ये तस्वीर हमेशा उसके पास रहेगी। इसके बाद मैंग मैंग उससे विनती करती है कि वो उसके साथ थोड़ा और समय बिताए। जब लिन हाओ से पूछता है कि आखिर बात क्या है, तो वो धीमे स्वर में स्वीकार करती है कि उसे उसकी सच में बहुत याद आती है।
लिन हाओ भावुक होकर कहता है कि उसे भी उसकी याद आएगी। मैंग मैंग बीते समय को याद करते हुए कहती है कि वे सदियों पहले भी ठीक इसी तरह साथ रहा करते थे और काश हमेशा ऐसे ही रह पाते। लिन हाओ विश्वास दिलाता है कि वे आगे भी हमेशा इसी तरह साथ रहेंगे, लेकिन मैंग मैंग धीरे से मना कर देती है। वो कहती है कि भविष्य में लिन हाओ बहुत व्यस्त, थका हुआ और उदास रहने वाला है। उसकी ये बात सुनकर लिन हाओ उलझ जाता है और पूछता है कि वो आखिर क्या कहना चाहती है। तब मैंग मैंग भारी मन से स्वीकार करती है कि वो उससे आखिरी बार विदा लेने आई है। अचानक सब कुछ बदल जाता है। लिन हाओ घबराकर मैंग मैंग को पुकारता है और अगले ही पल उसकी आंख खुल जाती है। मैंग मैंग उससे पूछती है कि क्या अब वो पूरी तरह जाग गया है। लिन हाओ घबराकर बताता है कि उसने अभी अभी एक अजीब सपना देखा था और समझ नहीं पा रहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैंग मैंग शांत स्वर में बताती है कि वही सच्चाई उसे बताने के लिए वो इतने समय से इंतजार रही थी। लिन हाओ हैरानी से पूछता है कि यदि वो मर चुका था तो फिर जीवित कैसे है। मैंग मैंग उसे बताती है कि वो कभी नहीं मरेगा क्योंकि उसने पहले ही अपना निर्णय ले लिया था। जब लिन हाओ उसकी हालत के बारे में पूछता है तब मैंग मैंग एक और चौंकाने वाला रहस्य खोलती है कि केवल लिन हाओ ही नहीं बल्कि उसका भी पुनर्जन्म हुआ है। इसके बाद वो अतीत की एक एक घटना का सच बताने लगती है। वो याद दिलाती है कि गुफा में लिन हाओ की मुलाकात सोंग जियान से संयोग नहीं थी क्योंकि इंजन उसी ने चुपके से बदल दिया था। फिर वो स्वीकार करती है कि जियाओचेंग के बारे में उसने जो कुछ भी कहा था वो पूरी तरह सच नहीं था। जब लिन हाओ शियाचेन को देखकर हैरान होता है तब वो स्वयं को लिन मैंग मैंग कहकर परिचित कराती है और मजाक में कहती है कि यदि उसे किसी और नाम से पुकारा गया तो उसका भाई उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इसके बाद स्पष्ट होता है कि उसने केवल इसलिए ये सब किया था ताकि लिन हाओ रुक जाए। साथ ही शियाचेन भी उसकी मदद करने इसलिए गया था क्योंकि उसे लगा था कि लिन हाओ किसी बड़े खतरे में है। मैंग मैंग याद करती है कि उसने घबराकर अपनी दीदी से लिन हाओ की खबर लाने की विनती की थी क्योंकि वो बहुत देर से वापस नहीं आया था। उसकी विनती स्वीकार कर ली गई थी। बाद में उसे यह विश्वास हो गया था कि जियाओचेंग ऐसा इंसान बन चुका है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। इसलिए उसने मन ही मन उम्मीद की थी कि लिन हाओ उसकी वापसी में मदद करेगा क्योंकि इस लंबी कयामत में सभी को एक दूसरे का सहारा चाहिए था। इसके बाद मैंग मैंग अपने भाई से कहती कि वो उसे आखिरी बार एक कहानी सुनाना चाहती है। उसकी यादों में वो भयावह दृश्य भी लौट आता है जब किसी ने एक छोटे बच्चे को धमकाते हुए उसके भाई का चेहरा दिखाया था और डराकर वहां से भगा दिया था। उसी समय मैंग मैंग अपने भाई को बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ी थी। तभी सिस्टम ने तीव्र भावनात्मक उतार चढ़ाव का पता लगाया, संसाधनों का संकेत प्राप्त किया, सिस्टम बाइंडिंग पूरी हुई और टाइम रिवाइंड शुरू हो गया। मैंग मैंग ने अपने भाई को बताया कि उसकी विशेष क्षमता यूनिवर्सल रीडिंग है जिसकी मदद से वो किसी भी भाषा या टेक्स्ट को समझ सकती है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। तो उसने स्वीकार किया कि उसने जितनी भी कहानियां सुनाई थी वे वास्तव में अपने भाई के लिए नहीं बल्कि स्वयं को हिम्मत देने के लिए थी। आखिरकार उसने प्राचीन किताब के आखिरी पन्ने का रहस्य बताया जिसमें विनिमय विधि लिखी हुई थी। उसने उसी विधि का उपयोग करके अपने भाई की जिंदगी के बदले अपनी जिंदगी का विनिमय कर दिया था। लिन हाओ ये सुनकर पूरी तरह टूट गया और बार बार पूछने लगा कि उसने आखिर किस चीज का विनिमय किया है, लेकिन मैंग मैंग ने शांत स्वर में कहा कि वो अब उसे ढूंढने निकल रही है। उसने स्वीकार किया कि पूरी जिंदगी उसके भाई ने हमेशा उसकी रक्षा की थी और इतने दूर तक पहुंचने के बाद वो सचमुच बहुत खुश थी। अंत में उसने मुस्कुराते हुए अपनी पूरी जिंदगी को बेहतरीन बताया और अपने भाई को अंतिम बार अलविदा कह दिया। मैंग मैंग के बलिदान के तुरंत बाद सिस्टम सक्रिय हो गया। उसने घोषणा की कि भगवान के सम्मान का समय आ चुका है और रिवाइवल वेव केवल 3 मिनट में आने वाली है। सिस्टम ने भगवान से उसका आनंद लेने का संदेश दिया जबकि सामने से शांत स्वर में इसकी स्वीकृति दी गई। उसी समय लिन हाओ को जगाते हुए उसे एक भयावह सच्चाई बताई गई कि उसकी जिंदगी उसे यूं ही वापस नहीं मिली थी। उसकी बहन ने अपनी जान का सौदा करके उसे पुनर्जीवित किया था। जिस प्राचीन पुस्तक को वो अब तक केवल एक साधारण किताब समझता रहा था वो वास्तव में एक अनुबंध थी जिसके माध्यम से उसकी बहन ने अपनी जिंदगी के बदले उसका पुनरुत्थान कराया था। इसके बाद यह भी बताया गया कि उसे पहले ही ओरिजिनल लिक्विड दिया जा चुका था ताकि वो एक सच्चे भगवान का रूप धारण करके अपने सबसे बड़े शत्रु को परास्त कर सके। उसके सामने एक अत्यंत पवित्र आत्मा प्रकट हुई जिसे जीवन में केवल एक बार देखने का अवसर मिलता था। वह आत्मा काफी हद तक मैंग मैंग जैसी दिखाई दे रही थी, इसलिए संभावना जताई गई कि वही उसकी बहन की आत्मा हो सकती है। अब आगे क्या करना है ये पूरी तरह लिन हाओ पर निर्भर था। ये सच्चाई सामने आते ही लिन हाओ का क्रोध फूट पड़ा। उसे पता चला कि उसकी बहन की आत्मा को भी शत्रुओं ने अपने भीतर समाहित कर लिया था और उसी भयावह संगठन ने पूरी दुनिया पर आई इस आपदा को जन्म दिया था। तभी विरोधी ने घबराकर महसूस किया कि लिन हाओ ने ओरिजिनल लिक्विड की संपूर्ण शक्ति को अपने भीतर समा लिया है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा होना संभव भी है। उसे लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो चुका है। फिर आशंका जताई गई कि उसके भीतर मौजूद वो व्यक्ति शायद इस अपार शक्ति के कारण मर भी सकता है। दूसरी ओर किसी ने शांत स्वर में कहा कि अब कुछ निश्चित रूप से कहना कठिन है क्योंकि सारी ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी है। देखते ही देखते फिर से वही संघर्ष शुरू हो गया और चारों ओर यह निराशा फैल गई कि सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन तभी विरोधी झुंझलाकर चिल्लाया कि यह सब आखिर कभी समाप्त क्यों नहीं होता। उसे महसूस हुआ कि लिन हाओ लगातार अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। इसी दौरान लिन हाओ ने स्वयं को मृत मान लिया, लेकिन अगले ही पल उसने स्पष्ट कर दिया कि अब किसी सफाई या दया की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके मन में केवल एक ही लक्ष्य बचा था, अपने सभी दुश्मनों का अंत करना। दूसरी ओर विरोधी ने दावा किया कि वो पहले ही सब कुछ समाप्त कर चुका है और भगवान आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो स्वयं भी समझ नहीं पा रहा था कि परिस्थितियां उसकी योजना के अनुसार क्यों नहीं चल रही थी। तभी उसने प्रसन्न होकर घोषणा की कि अगली लहर बस आने ही वाली है। उसी क्षण उसने बताया कि उसका फ्यूजन सफल हो चुका है और अब सृष्टि के सभी नियम उसके नियंत्रण में आ गए हैं। फिर भी आश्चर्यजनक रूप से युद्ध समाप्त नहीं हुआ। विरोधी झुंझलाकर चीख उठा जबकि सामने से उसका उपहास उड़ाते हुए उसे केवल एक नकलची कहा गया जो किसी और का रूप धारण करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद विरोधी ने हैरानी से पूछा कि जबकि नंबर 1 ओरिजिनल लिक्विड अभी भी अस्थिर था तब लिन हाओ को नंबर 0 ओरिजिनल लिक्विड कैसे मिल गया। उसने निराश होकर कहा कि अब सब कुछ केवल एक कदम की दूरी पर रह गया है और वैसे भी अंत में सभी को मरना ही है। लेकिन लिन हाओ ने शांत स्वर में संकेत दिया कि ऐसा होना आवश्यक नहीं है। उसी समय सभी की निगाहें उसके नए रूप पर टिक गईं। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि वो आखिर किस अस्तित्व में बदल चुका है। उसकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि हर कोई स्तब्ध रह गया। विरोधियों ने अंतिम प्रयास करते हुए उसे समाप्त करने का आदेश दिया क्योंकि उन्हें लगा कि युद्ध अब अपने अंत के बिल्कुल करीब है। उसी निर्णायक क्षण लिन हाओ ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने गॉड टियर स्किल चार्ज को सक्रिय कर दिया। विरोधी ने विश्वास के साथ घोषणा की कि अब उसका अंत निश्चित है और उसके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लिन हाओ ने स्वीकार किया कि पहली नजर में ऐसा ही लगता है, लेकिन उसने शांत आत्मविश्वास के साथ बताया कि उसके पास अपने शत्रु से एक अतिरिक्त गॉड टियर स्किल अधिक है। अगले ही पल उसने अपनी अंतिम शक्ति सक्रिय कर दी, गॉड टियर स्किल नलिफाई। जैसे ही ये क्षमता प्रभावी हुई विरोधी पूरी तरह स्तब्ध रह गया। वो अविश्वास से हंसने लगा, लेकिन अगले ही क्षण उसकी सारी शक्तियां एक एक करके निष्प्रभावी हो गईं। उसकी सभी स्किल्स पूरी तरह समाप्त हो गईं। ये महसूस होते ही उसके चेहरे पर भय छा गया और उसकी दर्द भरी चीखें पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। अंतिम युद्ध समाप्त होने के बाद दुनिया धीरे धीरे एक नए अध्याय की ओर बढ़ने लगी। सभी लोग मिलकर पूरी ताकत से काम कर रहे थे और एक दूसरे को जोर लगाकर धक्का देने के लिए प्रेरित कर रहे थे। काम की गति बहुत धीमी थी, इसलिए उन्हें बार बार जल्दी करने के लिए कहा गया क्योंकि इस रफ्तार से लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत समय लग जाता। तभी किसी ने उत्साह से सामने दिखाई दे रही जमीन की ओर इशारा किया। कई लोगों को यह विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके सामने सचमुच भूमि थी, इसलिए उन्होंने इसे पागलपन समझा। इसी बीच लिन हाओ ने किसी को याद दिलाया कि वो अभी भी उसका भाई है, लेकिन सामने से ठंडा जवाब मिला कि वो अब उसका भाई नहीं है। इसके बाद सभी हैरान रह गए जब एक व्यक्ति अचानक वहां से जाने लगा। उससे पूछा गया कि वो आखिर कहां जा रहा है। उसने बताया कि फिलहाल यही स्थान नई भूमि तक पहुंचने का शुरुआती बिंदु है।
कुछ लोगों ने उसे भी पागल कहा और सलाह दी कि वो घर लौट जाए, लेकिन वो अपने निर्णय से पीछे नहीं हटा। कुछ पल के लिए सब शांत हो गए, फिर हल्की सी हंसी के साथ माहौल बदल गया। नई उम्मीदों के बीच मैंग मैंग उत्साह से अपने भाई की प्रशंसा करने लगी और बोली कि वो सचमुच कमाल का है। उसके मन में अब एक नया सपना जन्म ले चुका था। उसने उत्सुकता से पूछा कि क्या अब वे और भी बड़ी जमीन की तलाश कर सकते हैं। लिन हाओ ने उसे आश्वस्त किया कि अब उसे पहले जैसा दर्द नहीं हो रहा और वो पूरी तरह ठीक है। मैंग मैंग मुस्कुराकर फिर से उसे आलसी कहकर चिढ़ाने लगी। उसने मजाक करते हुए पूछा कि वीकेंड होने के बावजूद वो सो क्यों नहीं रहा और क्या वो फिर बाहर खेलने चला गया था, क्योंकि अब वो पहले की तरह उसके साथ समय नहीं बिताता। इन हल्के फुल्के पलों के बीच भी सभी लोग लगातार आसपास की जांच करते रहे और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश देते रहे। अंततः सही स्थान की पहचान कर ली गई जहां से आगे की योजना शुरू की जानी थी। इसके बाद यात्रा की तैयारी तेजी से आगे बढ़ी। युआन जियाओचेंग ने अपनी बायोटेक विशेषज्ञता का उपयोग करके मिट्टी इकट्ठा करने का काम सफलतापूर्वक पूरा किया। इससे संसाधनों की दोबारा आपूर्ति संभव हो सकी और आगे की लंबी यात्रा के लिए पर्याप्त सामग्री सुनिश्चित हो गई। दूसरी ओर लिन हाओ के नियंत्रण में मौजूद म्यूटेटेड जलीय जीव भी धीरे धीरे विकसित हो रहे थे और भविष्य के लिए एक मजबूत बैकअप योजना बनते जा रहे थे। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि कयामत की बाढ़ कोई सपना या भ्रम नहीं थी, बल्कि एक कठोर वास्तविकता थी जिसका सामना पूरी दुनिया ने किया था। फिर भी नए भविष्य की ओर देखते हुए किसी ने महसूस किया कि अब आगे का रास्ता पहले जितना खतरनाक नहीं लग रहा। इसी बीच लिन हाओ और मैंग मैंग की पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई। दोनों उसी पुराने स्थान को देखकर भावुक हो उठे जहां आए हुए उन्हें बहुत समय बीत चुका था। लिन हाओ को यह सब कुछ फिर से थोड़ा नाटकीय लगा, लेकिन मैंग मैंग ने पहले की तरह मुस्कुराकर कहा कि भविष्य में वो इतना व्यस्त हो जाएगा कि उसके पास उसके लिए समय नहीं बचेगा। लिन हाओ ने हंसते हुए पूछा कि आखिर वो कितना व्यस्त हो सकता है, लेकिन मैंग मैंग ने वही उत्तर दोहराया कि वो सचमुच बहुत व्यस्त रहने वाला है। दोनों की हंसी एक बार फिर उस शांत वातावरण में गूंज उठी। अंत में लिन हाओ ने मन ही मन महसूस किया कि मैंग मैंग हमेशा किसी न किसी रूप में उसके साथ रहेगी। उसी एहसास के साथ वो चाहता था कि उसकी बहन कुछ और देर तक उसके साथ बनी रहे, ताकि उस लंबे और कठिन सफर के बाद मिले इस सुकून भरे पल को वो हमेशा अपने दिल में संजो कर रख सके। नई भूमि की खोज के बीच लिन हाओ का सामना रहस्यमय जल मानवों मैफोक से हुआ। वो जानना चाहता था कि वे आखिर उससे क्या चाहते हैं। तब जल मानवों ने उसे बताया कि वो अभी तक प्राचीन पुस्तक के वास्तविक रहस्य से अनजान है। उनके अनुसार वो पुस्तक केवल साधारण विनिमय का माध्यम नहीं थी, बल्कि उसका असली उद्देश्य किसी को जल मानवों में से एक बनाना था। उन्होंने आगे खुलासा किया कि लिन हाओ की बहन अब उनके जल लोक में मौजूद है। ये सुनते ही लिन हाओ स्तब्ध रह गया। जल मानवों ने समझाया कि उसकी बहन अब एक अलग रूप में जीवित है। इसके बाद उन्होंने प्रस्ताव रखा कि यदि वो उनके लिए छिपकली मानवों लिजर्डमैन के विरुद्ध युद्ध लड़े और उनका हथियार बने, तो विनिमय की प्रक्रिया के दौरान वो अपनी बहन से फिर मिल सकेगा। इतना ही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर वह स्वयं भी जल मानवों में से एक बन सकता है। इसी समय एक और रहस्य सामने आया। किसी ने स्वयं को युआन जियाओचेंग का क्लोन बताते हुए कहा कि जब भी वो सामने आए, इसका अर्थ होगा कि असली युआन जियाओचेंग पहले ही मर चुका है। उसने बताया कि जो कुछ भी होगा, उसका कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड करेगा और सारी जानकारी एक यूएसबी ड्राइव के माध्यम से वापस भेज दी जाएगी। उसने लिन हाओ से कहा कि वो हर बात को अच्छी तरह समझ ले, क्योंकि आगे बदला लेना है या बलिदान देना है, इसका निर्णय केवल उसी को करना होगा। ये सब सुनकर लिन हाओ पूरी तरह उलझ गया। तभी किसी ने घोषणा की कि अब येलो फैंटम के सामने आने का समय आ गया है। उसके अनुसार अब तक बिखरे हुए सारे रहस्य और पहेली के टुकड़े एक दूसरे से जुड़ चुके थे। इसके बाद जल मानवों ने लिन हाओ को करोड़ों वर्ष पुराने विकास का इतिहास सुनाया। उन्होंने बताया कि सबसे पहली मछली जिसने समुद्र छोड़कर किनारे पर चलने का साहस किया था, अंततः अपनी सीमा तक पहुंच गई। उसे लगा कि मृत्यु एक बार फिर उसके सामने खड़ी है, लेकिन अब वो वापस समुद्र में लौट भी नहीं सकती थी। उसने जिस दृढ़ संकल्प के साथ अपना सफर शुरू किया था, उसी दृढ़ता के साथ वो अंत तक आगे बढ़ती रही। तभी एक छोटे से कीड़े ने उस मरी हुई मछली को देखा और ताजा जीवन का स्वाद लेने की लालसा में उसका मांस खाना शुरू कर दिया। बाद में एक ट्रिलोबाइट ने भी उसका कुछ हिस्सा खा लिया और उससे उसे एक बिल्कुल नया जीवन मिला। लेकिन विकास यही नहीं रुका। एक अत्यंत सूक्ष्म जीव उसके शरीर के भीतर प्रवेश कर गया और उसने उसे जीवन का एक नया रूप प्रदान किया। इसी परिवर्तन के साथ वो एक नए युग में प्रवेश कर गया। जल मानवों ने आगे बताया कि उसी क्षण से जीवन की नदी चमकने लगी। ठंडे आकाश के नीचे हर जीव को स्वतंत्रता मिली और रोमांचक विकास एवोल्यूशन का नया युग शुरू हुआ। लेकिन उसी के साथ हत्या और संघर्ष का सिलसिला भी आरंभ हो गया। जो पहली मछली कभी साधारण जीव थी, वो अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे बुद्धिमत्ता, नए अंग और असीम महत्वाकांक्षा प्राप्त हो चुकी थी। वही विचित्र प्राणी आगे चलकर सभी का पूर्वज बना। उन्होंने स्वीकार किया कि वो वास्तव में उनका पूर्वज था, लेकिन समय के साथ वो उस जीवन से बहुत अलग हो गया जिसे वे जानते थे। उसने अपने ही वंश के लोगों का शिकार करना शुरू कर दिया और तथाकथित भगवान को जगाने के लिए किसी भी सीमा तक जाने लगा। लिन हाओ ने जानना चाहा कि आखिर ये तथाकथित भगवान कौन है। उत्तर मिला कि विकास की यात्रा के दौरान उस प्राचीन पूर्वज ने जिस सबसे शक्तिशाली इंसान को देखा था, उसी को उसने भगवान मान लिया और जीवन भर उसी भ्रम में जीता रहा। ये सुनकर कुछ लोग व्यंग्य से हंस पड़े, लेकिन लिन हाओ के मन में केवल एक ही सवाल था, उसकी बहन आखिर अब कहां है। जल मानवों ने बताया कि वह एक बहुत दूर स्थित समुद्र में है। उनके पूर्वज ने इतनी महान शक्ति प्राप्त कर ली थी कि वो मृतकों को भी दोबारा जीवित कर सकता था। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जिस विनिमय अनुबंध को लोग जीवन का सौदा समझते हैं, वो वास्तव में केवल उस पूर्वज की बहादुरी और शक्ति को उधार लेने का माध्यम था। यह सुनते ही लिन हाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि वह अपनी बहन से मिलने वहां जाना चाहता है। जल मानवों ने उसकी इच्छा स्वीकार कर ली, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि उससे पहले उसे विकास के दौरान उत्पन्न हुए भयानक छिपकली मानवों लिजर्डमैन से लड़ने में उनकी सहायता करनी होगी। जब लिन हाओ ने पूछा कि इतनी शक्तिशाली जाति को उसकी आवश्यकता क्यों है, तब उन्होंने बताया कि छिपकली मानव भी विकास की विकृत उपज है और उन्होंने पहले ही लिन हाओ की चमत्कारी शक्ति देख ली है। उनके अनुसार केवल वही उन राक्षसों को परास्त कर सकता है। लिन हाओ ने कुछ क्षण सोचने के बाद उनकी शर्त स्वीकार कर ली और सबने साथ मिलकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। दूसरी ओर कुछ लोग अब भी इन सब बातों को बकवास मान रहे थे। उनका कहना था कि छिपकली मानव जैसी चीजों पर विश्वास करने के बजाय विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन जब उनसे लिन हाओ की चमत्कारी शक्ति का वैज्ञानिक कारण पूछा गया, तो वे स्वयं कोई उत्तर नहीं दे सके। उनमें से एक ने स्वीकार किया कि वह सचमुच नहीं जानता कि यह सब कैसे संभव है। उसने यह भी बताया कि अंतिम युद्ध के दौरान उसकी लगभग सारी क्षमताएं समाप्त हो चुकी थी। अब केवल बिशुई ही अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। फिर भी उसने विश्वास के साथ कहा कि जब तक बिशुई कहीं न कहीं मौजूद है, वो उसे अवश्य ढूंढ निकालेगा और किसी भी कीमत पर उसे वापस घर लेकर आएगा।